अध्याय 1 युवान राजवंश कठपुतली सम्राट। पूर्वी महाद्वीप स्वर्गीय युवान राजवंश। मैं लिन युवान हूँ, स्वर्गीय युवान राजवंश का 9वां सम्राट। नहीं, मैं ब्लू स्टार से लिन युवान हूँ। स्वर्गीय युवान राजवंश के शाही महल में एक विशाल रंग पलंग पर गहरे रक्त वस्त्र में लिपटा हुआ एक पतला पीला युवक अचानक उठ बैठा। अपने चारों ओर मौजूद परिचित लेकिन विचित्र प्राचीन सजावट और फर्नीचर को निहारते हुए लिन युवान ने अंततः पुष्टि की कि वह वास्तव में पुनर्जन्म लेकर आया है। जो व्यक्ति मूल रूप से ब्लू स्टार पर एक साधारण कार्यालय कर्मचारी था, वह अब स्वर्गीय युवान राजवंश का सम्राट बन गया था। स्वर्गीय युवान राजवंश पूर्वी महाद्वीप के एक कोने में स्थित था। उनकी पीढ़ी तक आते आते ये परंपरा 9 पीढ़ियों से चली आ रही थी। हालांकि लिन युवान को जो जानकारी मिली थी, उसके अनुसार ये स्वर्गीय युवान राजवंश बहुत जल्द ही सत्ता परिवर्तन की कगार पर था और उनकी जान लगातार खतरे में थी। हालांकि उसका वर्तमान शरीर एक सम्राट का था, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ एक कठपुतली था। 3 साल पहले स्वर्गीय युवान राजवंश के 8वें सम्राट की महल की गहराई में हत्या कर दी गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। सम्राट के इकलौते उत्तराधिकारी होने के नाते सम्राट की मृत्यु के बाद लिन युवान स्वाभाविक रूप से सिंहासन पर आसीन हुए। हालांकि उस समय युवा होने के कारण यदि वह सिंहासन पर आसीन भी हो जाता, तो उसके पास अपनी शाही प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। उनके करीबी विश्वासपात्र धीरे-धीरे गायब हो गए और दरबार के मंत्री दूसरों से प्रभावित हो गए। 3 साल बीत गए। महल के विशाल भाग में महारानी मां सब कुछ नियंत्रित करती थी। शाही दरबार में प्रधानमंत्री का राज्य के मामलों पर पूरा नियंत्रण होता था और महारानी और प्रधानमंत्री ने एक दूसरे के साथ मिलकर करके लिन युवान को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया ताकि महारानी सिंहासन पर आसीन होकर स्वर्गीय युवान राजवंश की महिला सम्राट बन सके। वह महारानी लिन युवान की जन्मदाता माता नहीं थी। लिन युवान की जन्मदाता मां, जो कि वास्तविक महारानी थी, लिन युवान को जन्म देने के कुछ ही समय बाद चल बसी। वर्तमान महारानी उपपत्नियों में से एक थी और उन्हें 3 साल पहले दिवंगत सम्राट द्वारा ही महारानी बनाया गया था। महारानी बनने के कुछ ही समय बाद दिवंगत सम्राट की महल के भीतरी इलाकों में हत्या कर दी गई थी। अभी भी युवा लिन युवान कई मंत्रियों के समर्थन से महान सिंहासन पर आसीन हुए और वह महारानी स्वाभाविक रूप से वर्तमान महारानी बन गई। एक विशाल शाही राजवंश, हर में 3000 सुंदरियों के साथ, फिर भी केवल एक ही उत्तराधिकारी। ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। लिन युवान ने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि स्वर्गीय युवान राजवंश के दिवंगत सम्राट के खिलाफ जरूर कोई साजिश रची गई होगी। यद्यपि दिवंगत सम्राट अत्यंत समर्पित थे, फिर भी उन्होंने लिन युवान की जन्मदाता मां के निधन के बाद महारानी के पद को 13 वर्षों तक रिक्त रहने दिया। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के रूप में और वह भी एक सम्राट के रूप में जिसके हर में 3000 सुंदरियां और कई रखेली थी। सामान्य परिस्थितियों में केवल एक ही उत्तराधिकारी कैसे हो सकता है? जैसे ही लिन युवान के विचारों की दौड़ शुरू हुई, अचानक उसे अपने दिल में एक कंपन महसूस हुई और उसके दिल के भीतर से एक तेज डर निकला। अच्छा नहीं है। इस क्षण लिन युवान को भी समझ आ गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पूर्ववर्ती की पहले ही हत्या हो चुकी थी और इसलिए अब उसकी पुनर्जन्म लेने की बारी थी। अब वह भी जागा था और उसके शरीर में फिर से स्फूर्ति आ गई थी, जिससे उसके दिल में छिपा खतरा फिर से फूट पड़ा। क्या पुनर्जन्म के तुरंत बाद उसकी दोबारा मृत्यु होने वाली थी? मैं तैयार नहीं हूँ। हालांकि वह कुछ नहीं कर सकता था। दिल का दर्द बढ़ने के साथ-साथ लिन युवान को अपने शरीर की गर्मी लगातार कम होती हुई महसूस हो रही थी। उसकी जीवन शक्ति धीरे-धीरे समाप्त हो रही थी। इस समय विशाल महल में लिन युवान के अलावा एक भी पहरेदार या महल की नौकरानी मौजूद नहीं थी। उसे बचाने कोई नहीं आएगा और एक अज्ञात खतरे का सामना करते हुए वह खुद को भी नहीं बचा सका, वो केवल मौत का इंतजार कर सकता था। जल्द ही लिन युवान की चेतना धुंधली होने लगी और उसका पहले पीला पड़ा चेहरा नीला सफेद हो गया। उसका शरीर भी धीरे-धीरे करने लगा। दिन सर्वोच्च शाही राजवंश सिस्टम ने अपने स्वामी को सफलतापूर्वक पहचान लिया है। प्रणाली, मेरे पास सिस्टम भी है। जैसे ही लिन युवान की चेतना पूरी तरह से विलीन होने वाली थी, एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी जिससे लिन युवान की आत्मा हिल गई। मेजबान के शरीर में अवशिष्ट विष का पता लगाना। ये विष अत्यंत घातक है और मेजबान के जीवन को खतरे में डालता है। शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शुद्धिकरण। सफाई सफलतापूर्वक हो गई, संकट हल हो गया। जैसे ही वह यांत्रिक आवाज बंद हुई, लिन युवान ने महसूस किया कि शून्य लोक से निकली एक ऊर्जा उसके पूरे शरीर को घेर रही है। इससे पहले कि लिन युवान कोई प्रतिक्रिया कर पाता, वह ऊर्जा उसके शरीर के रोमछिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसके अस्तित्व के हर कोने में फैल गई। उसके दिल से उठने वाला तीव्र दर्द पल भर में गायब हो गया। एक गर्माहट का एहसास फैल गया जिससे ठंड तुरंत दूर हो गई। उनका नीला सफेद रंग धीरे-धीरे स्वस्थ गुलाबी रंग में बदल गया। उनका कठोर शरीर लचीला हो गया और उनसे एक जीवंत ऊर्जा का संचार होने लगा, जिससे वे जीवन से परिपूर्ण प्रतीत होने लगे और उन्हें आपास मृत्यु के कोई लक्षण नहीं दिखाई देने लगे। शरीर ठीक होने के साथ ही लिन युवान की चेतना भी उस ऊर्जा से पोषित हुई और पूरी तरह जागृत हो गई। मैं जिंदा हूँ। एक हल्के धक्के के साथ लिन युवान ड्रैगन बेड से उठ बैठा। उसके नंगे पैर 1 इंच मोटे उत्तमकालीन को छू गए। लिन युवान ने धीरे से अपनी मुट्ठी खींची और थोड़े से प्रयास से शक्ति का एक प्रवाह फूट पड़ा। उसने अपने शरीर को घुमाया और उसकी हड्डियों से चटकने की आवाजें निकली। एक सुखद अनुभूति फैल गई जिससे लिन युवान लगभग विस्मय से भर उठा। उनका शव पूरी तरह से बरामद कर लिया गया था। ये प्रणाली वास्तव में एक धोखे की तरह थी जिसने सीधे तौर पर उस खतरे को खत्म कर दिया जो उसके जीवन को खतरे में डाल सकता था। हालांकि इसे वक्त केवल इस एक विपत्ति से बच पाया। महल के भीतर ही सम्राट की हत्या करने में सक्षम होने के कारण लिन युवान ने बिना सोचे समझे ही जान लिया कि यह निश्चित रूप से महारानी का ही काम है। अगर उन्होंने इस बार पुनर्जन्म नहीं लिया होता तो महारानी का लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुका होता। लेकिन अब जबकि वो स्वर्गीय युवान राजवंश का सम्राट बन चुका था और जीवित था, अगर उसने महारानी को वश में नहीं किया तो भविष्य में ऐसे खतरे कम नहीं होंगे। ये सोचते ही लिन युवान के दिल में हत्या करने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। यहाँ तक कि फंसा हुआ खरगोश भी काटता है, इसलिए अगर कोई उसे मारना चाहे तो लिन युवान स्वाभाविक रूप से नरम दिल नहीं होगा। हालांकि अभी जल्दबाजी करने का समय नहीं था। अपनी पिछली यादों के आधार पर लिन युवान जानता था कि ये दुनिया उसके पिछले जीवन की प्राचीन काल की तरह सामंती शाही राजवंश नहीं थी। ये दुनिया वास्तव में एक उच्च स्तरीय मार्शल बल थी। पूरी दुनिया में मार्शल दाव का वर्चस्व था और बलवानों का सम्मान किया जाता था। मार्शल दाव के विशेषज्ञों को उनकी शक्ति के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों और रैंकों में विभाजित किया गया था। मार्शल दाव में प्रवेश रैंक 1 से रैंक 9 तक था। पहला स्थान सबसे निचला था, 9वां स्थान सबसे उच्चतम। यदि तीसरे रैंक से नीचे के मार्शल आर्टिस्ट साधारण बलवान पुरुषों की तुलना में केवल थोड़े ही अधिक बलवान होते। लेकिन चौथे रैंक पर पहुंचने के बाद चुची का अभ्यास करने से उनके हमले चुची से मजबूत हो गए और उनके हाथ के मात्र 40,000 पाउंड की ताकत उत्पन्न हो सकती थी। आम लोग अगर चोट लगने से मर जाएंगे और अगर खरोंच भी लग जाए तो घायल हो जाएंगे। किसी व्यक्ति की मार्शल दाव साधना जितनी मजबूत होती है, उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से उतनी ही भयावह हो जाती है। 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंचने पर ही उनकी ताकत आम लोगों की समझ से परे हो जाती थी। ऐसा कुशल योद्धा 10,000 सैनिकों से लड़ सकता है और विशाल सेना के बीच से आसानी से दुश्मन का सिर काट सकता है। यहाँ तक कि 1,000 सैनिक और 10,000 घोड़े भी उनके सामने कुछ नहीं थे। मार्शल दाव के 9वें रैंक के बाद कोई ग्रैंडमास्टर बन सकता है। ग्रैंडमास्टर विशेषज्ञ अब नश्वर नहीं रहे, वे हवा में चल सकते थे और स्वचांद दूसरे दुश्मनों को मार सकते थे। अपने पिछले जन्म में वे अमर प्राणियों के समान होते। प्रारंभ में उनके पास महाद्वीप पर एक संप्रदाय स्थापित करने की योग्यता थी। महाद्वीप में कहीं भी घूमने वाले ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्ट को विशेषज्ञ कहा जा सकता है। ग्रैंडमास्टर के बाद क्या होगा, ये लिन युवान की समझ से परे था। महाद्वीप पर मार्शल आर्टिस्टों का बोलबाला था और बलवानों का सम्मान किया जाता था। शाही राजवंश, संप्रदाय और कुलीन परिवार बड़ी संख्या में मौजूद थे। शक्तिशाली मार्शल दाव विशेषज्ञ देवताओं और राक्षसों के समान थे जो 10,000 से लड़ने, पहाड़ों को हिलाने और समुद्रों को दबाने और यहाँ तक कि शून्य क्षेत्र को चकनाचूर करने और तारों को नियंत्रित करने में सक्षम थे। कुछ विशेषज्ञों ने धार्मिक संप्रदायों की स्थापना की जिनकी विरासत 10,000 वर्षों तक कायम रही। कुछ शाही राजवंशों ने दसियों हजार मील तक फैले क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा और करोड़ों लोगों पर शासन किया। कुछ शक्तिशाली कुलीन परिवार भी थे जो गुप्त रूप से अनगिनत शाही राजवंशों को नियंत्रित करते थे और दुनिया भर से संसाधनों का दोहन करते थे। सैकड़ों वर्षों की विरासत, करोड़ों प्रजाजनों और हजारों मील के भूभाग के बावजूद स्वर्गीय युवान राजवंश पूरे महाद्वीप में महत्वहीन था और निम्न श्रेणी का राजवंश था। शाही राजवंश पूरे महाद्वीप की सत्ता संरचना के भीतर यह महज एक ऐसी इकाई थी जिसने अभी 9वें स्थान पर कदम रखा था। महाद्वीप पर न केवल व्यक्तिगत क्षमताओं को वर्गीकृत किया गया था, बल्कि ग्रुप के रैंकों में भी सख्त विभाजन थे। मजबूत से लेकर कमजोर तक सभी ग्रुपों को मिलाकर 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। रैंक 1 सबसे मजबूत था, रैंक 9 सबसे कमजोर। निम्न श्रेणी स्वर्गीय युवान राजवंश जैसे शाही राजवंश बिना किसी ग्रैंडमास्टर की देखरेख के केवल 9वें दर्जे की गुत्थी दहेज पार करने वाले ही माने जा सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों की नजर में यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे हाथ के इशारे से मिटाया जा सकता था।
लेकिन फिर भी लिन कबीले के शाही परिवार के पास 10 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना थी और उनकी रक्षा के लिए शाही परिवार के भीतर 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट मौजूद थे। चूंकि महारानी और प्रधानमंत्री ने लिन परिवार के शासन को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने का साहस किया, इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से लिन परिवार की नींव से निपटने के लिए पर्याप्त मार्शल दाव शक्ति अर्जित कर ली होगी। मार्शल दाव के विशेषज्ञ जब तक वे ग्रैंडमास्टर के पद तक नहीं पहुंच जाते तब तक वे सफल नहीं हो सकते। वे अपने जीवनकाल को बढ़ा नहीं सके। स्वर्गीय युवान राजवंश के सैकड़ों वर्षों में संस्थापक पूर्वज के अलावा एक भी ग्रैंडमास्टर नहीं हुआ था। सबसे मजबूत केवल शिखर पर थे 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट। स्वर्गीय युवान राजवंश के 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट पहले से ही शिखर पर खड़े विशेषज्ञ थे। लिन परिवार की वीरता और लिन युआन की कम उम्र में सिंहासन पर आसीन होने की क्षमता शाही परिवार की गहरी शक्ति के समर्थन के कारण ही संभव हो पाई थी। इनमें 9वें दर्जे के कई मार्शल आर्टिस्ट भी शामिल थे। हालांकि पिछले 3 वर्षों में लिन युआन के पीछे छिपी हुई उन ताकतों को एक एक करके खत्म कर दिया गया था। 9वें दर्जे का केवल एक बूढ़ा हिजड़ा चमत्कारिक रूप से जीवित बच गया जो उसके साथ सेवा कर रहा था। वह बूढ़ा हिजड़ा बेहद ताकतवर था। 9वें दर्जे के हिजड़ों में शिखर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। और यही एक कारण था कि महारानी और अन्य लोगों ने लिन युआन की सीधी हत्या करने की हिम्मत नहीं की। बदला लेने के लिए कठपुतली बनने के भाग्य से बचने के लिए पर्याप्त ताकत की जरूरत थी। दुर्भाग्यवश लिन युआन के पूर्ववर्ती बचपन से ही दुर्बल थे, जिसके कारण मार्शल दाव साधना में उनकी प्रगति अत्यंत धीमी थी। 6 वर्ष की आयु में साधना शुरू करने के बावजूद शाही परिवार के पूर्ण समर्थन के बावजूद वे अब तक केवल तीसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट ही बन पाए थे। एक ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट एक साधारण व्यक्ति से केवल थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली था। बदला लेना असंभव था। उसकी जान बचाना भी एक विलासिता थी। अब मैं सिर्फ सिस्टम पर ही भरोसा कर सकता हूं। अब सिस्टम ही उसके लिए स्थिति को बदलने का एकमात्र मौका था। जैसे ही लिन युआन सिस्टम को खोलने ही वाली थी, अचानक उसकी आवाज सुनाई दी। बधाई हो होस्ट, आपको एक न्यूबी गिफ्ट पैक मिला है। क्या होस्ट इसे खोलना चाहेंगे? अध्याय 2 सिस्टम गिफ्ट पैक शक्ति सुधार। बधाई हो होस्ट, आपको एक न्यूबी गिफ्ट पैक मिला है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? नए लोगों के लिए उपहार पैक। बिल्कुल सही समय है, मेरे लिए इसे खोल दो। लिन युआन की आंखें चमक उठी। सिस्टम ने वाकई उसे निराश नहीं किया। नए खिलाड़ियों के लिए उपहार पैक खोल दिया गया है। विभिन्न तत्वों वाली ड्रैगन रूपांतरण कला प्राप्त हुई। सम्राट की सुनहरी आंखें प्राप्त हुई। 100 परिशोधित स्वर्ण कोड प्राप्त हुआ। यू वाचन शिखर प्राप्त हुआ। 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट। 308वीं रैंक प्राप्त की युद्ध कलाकार बेस्ट एजेंट। जैसे ही पुरस्कार वितरित किए गए, लिन युआन को अपनी आंखों में ठंडक का एहसास हुआ और उसकी पुतलियों के भीतर हल्की सुनहरी रोशनी लगातार झिलमिलाती रही। लिन युआन ने दूर तक देखा और उसकी आंखों में सुनहरे ड्रैगन चमकते हुए दिखाई दिए, मानो कोई स्वर्गीय सम्राट अवतरित हुआ हो। उसी समय लिन युआन के शरीर के भीतर पहले से कमजोर ट्रूची, जो धीरे-धीरे प्रवाहित हो रही थी, सीधे सुनहरे ड्रैगन के आकार की ट्रूची में परिवर्तित हो गई, जो प्रभुत्वशाली भव्यता से भरी हुई थी। स्वर्णिम सच्ची ऊर्जा तैरते हुए ड्रैगन की तरह गतिमान थी, जो लगातार उसकी नसों में प्रवाहित होती रहती थी। जैसे ही लिन युआन के पूरे शरीर की सच्ची ऊर्जा असंख्य पथों के ड्रैगन रूपांतरण कला की सच्ची ऊर्जा में परिवर्तित हुई, उसकी आभा फैल गई, मानो छिपी हुई राजवंशी किस्मत जागृत हो गई हो। गर्जन। शून्य लोक से सुनहरी रोशनी नीचे उतरी और लिन युआन के चारों ओर घूमने लगी। उनके बीच ड्रैगन की दहाड़ी गूंज उठी। ये बिल्कुल वही ड्रैगन क्यों थे जो स्वर्गीय युआन राजवंश के राजवंशीय भाग्य से रूपांतरित हुए थे। ये भी एक कारण था जिसकी वजह से लिन युआन अब तक जीवित रह सका। शाही राजवंश के सम्राट के रूप में लिन युआन के शरीर की रक्षा ड्रैगन जी द्वारा की जाती थी। लिन युआन को जबरदस्ती मारना ड्रैगन जी के प्रकोप का कारण बन सकता था। ग्रैंड मास्टर के बिना अगर लिन युआन मारा भी जाता है तो भी हमलावर जवाबी हमले से मर जाएगा। जैसे ही लिन युआन ने असंख्य पथों वाली ड्रैगन रूपांतरण कला का प्रयोग किया, ड्रैगन की ऊर्जा धीरे-धीरे ठोस रूप धारण कर 10 फुट लंबे 5 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगन का रूप ले लिया। हालांकि सुनहरा ड्रैगन कुछ सुस्त सा लग रहा था और यहां तक कि उसके शरीर पर मौजूद ड्रैगन की ऊर्जा भी धीरे-धीरे कम हो रही थी। असंख्य पथों वाली ड्रैगन रूपांतरण कला सम्राटों के लिए विशिष्ट एक अद्वितीय साधना तकनीक। यह महाद्वीप पर प्रचलित सामान्य साधना तकनीकों की तरह नहीं था, जिनमें मार्शल आर्टिस्टों के समान रैंक विभाजन होते थे। माहिर पाथस ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट एक नो रैंक था, खेती की तकनीक जिसकी शक्ति राजवंश की किस्मत बढ़ने के साथ बढ़ती है। असंख्य पथों वाली ड्रैगन रूपांतरण कला का अभ्यास करने वाले मार्शल आर्टिस्ट ड्रैगन जी को अवशोषित करके उसका पोषण भी कर सकते थे। ये एक अद्वितीय साधना तकनीक थी जो वंश की किस्मत की पूरक थी। ड्रैगन जी जितनी मजबूत होगी, लिन युआन की साधना की गति उतनी ही तेज होगी। और लिन युआन की साधना में सुधार से ड्रैगन क्यूई को भी पोषण मिल सकता है, जिससे उसमें भी सुधार हो सकता है। इस समय गोल्डन ड्रैगन पर मौजूद ड्रैगन क्यूई का क्षय हो रहा था और लिन युआन ने सीधे उस ड्रैगन क्यूई को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया ताकि उसे पोषण मिल सके। उसी समय लिन युआन ने सिस्टम द्वारा जारी किए गए पुरस्कारों में से एक 100 रिफाइनमेंट्स गोल्डन कोड भी निकाल लिया। 100 परिष्करणों वाला स्वर्ण कोड एक अत्यंत मूल्यवान औषधीय गोली थी। इसके सेवन के बाद साधना के बिना भी इसमें निहित ऊर्जा समय के साथ-साथ एक साधारण व्यक्ति को भी 9वें दर्जे की शिखर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा कोई दुष्प्रभाव नहीं थे। वर्तमान में राजवंश की किस्मत और लिन युआन की स्वयं की शक्ति दोनों ही अत्यंत कमजोर थी। महाद्वीप पर बलवानों का सम्मान किया जाता है। शारीरिक शक्ति में सुधार करना स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता थी। बिना किसी झिझक के लिन युआन ने सीधे ड्रैगन आई के आकार के गोल्डन कोड को निगल लिया। दवा की गोली उसके मुंह में जाते ही पिघल गई और उसका पूरा शरीर भरपूर ऊर्जा से भर गया। असंख्य पथों वाली ड्रैगन रूपांतरण कला का अभ्यास करते हुए ड्रैगन क्यूई की सहायता से लिन युआन ने अपने पूरे शरीर में ऊर्जा को तेजी से परिष्कृत किया और उसका क्षेत्र लगातार बेहतर होता गया। महज 1 घंटे के भीतर लिन युआन ने सारी ऊर्जा को परिष्कृत कर लिया और उस उफनती हुई शक्ति को लिन युआन ने आसानी से नियंत्रित कर लिया। ये सिस्टम द्वारा उत्पन्न गोल्डन कोड का शक्तिशाली प्रभाव था। ताली बजाओ। खाली महल में मुक्कों और लातों की बौछार हो रही थी और लगातार चटकने की तेज आवाजें गूंज रही थी। उसके हमले आसानी से ध्वनि विस्फोट उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे 10,000 केटी के बराबर बम का विस्फोट हो सकता है। ये छठे रैंक के सैनिक की ताकत थी, युद्ध कलाकार। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अपने मुक्कों और लातों का परीक्षण करने के बाद लिन युआन ने अपना हाथ चक्कर दिया और उसकी उंगली की नोक से एक सुनहरी की धारा निकली। उसके शरीर से ची ऊर्जा की धारा निकली और एक शानदार तलवार की ऊर्जा में परिवर्तित होकर बाहर निकल गई। शरीर से सच्ची ची का निकलना 7वां रैंक युद्ध कलाकार। क्लैन। अलग हुई तलवार की ऊर्जा ने 10 फीट दूर स्थित मोटी कुंडलित ड्रैगन के सुनहरे स्तंभ पर प्रहार किया, जिसे गले लगाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता थी। एक तीखी आवाज के बाद कुंडलित ड्रैगन के सुनहरे स्तंभ पर एक चिकना अंगूठे के बराबर मोटा छेद दिखाई दिया। शरीर से 10 फीट दूर वास्तविक ची ऊर्जा का निकलना केवल 8वें रैंक तक पहुंचने से ही बड़ी मुश्किल से हासिल किया जा सकता था। युद्ध कलाकार। लेकिन लिन युआन ने इस समय इसे आसानी से पूरा कर लिया। इसके अलावा कुंडलित ड्रैगन के सुनहरे स्तंभ को गिरने के बाद सच्ची ऊर्जा तिरछे रूप से जमीन में समा गई, जिससे एक था अंधेरा गड्ढा बन गया। स्विश। लिन युआन ने एक कदम बढ़ाया और उसका पूरा शरीर तैरते हुए ड्रैगन की तरह था, जो पलक झपकते ही 10 फीट की दूरी तक की कुंडली मारे हुए ड्रैगन के सुनहरे स्तंभ के सामने पहुंच गया। कुछ समय बाद उसके हाथ में एक सुनहरी युद्ध तलवार प्रकट हुई और उसका शरीर सुनहरे कुंडलित ड्रैगन युद्ध कवच की एक परत से ढका हुआ था। लिन युआन का शरीर कुंडलित ड्रैगन स्वर्ण स्तंभ के किनारे से तेजी से गुजरा। उसकी युद्ध तलवार हवा में ऐसे लहराई जैसे तोपों को काटा जा रहा हो और वास्तव में उसने 2 व्यक्तियों द्वारा आलिंगन किए गए स्वर्ण स्तंभ को सीधे 2 हिस्सों में काट दिया। वूश वूश। लिन युआन मुड़ा और उसके हाथ में मौजूद सुनहरी युद्ध तलवार और उसके शरीर पर लिपटा हुआ ड्रैगन युद्ध कवच प्रकाश की धाराओं में परिवर्तित होकर विलीन हो गए और शुद्ध ट्रूची में परिवर्तित हो गए, जिसे उसने वापस अपने शरीर में समाहित कर लिया। क्यूई संघनन से एक आकृति का निर्माण शिखर 9वां रैंक। लिन युआन को मार्शल दाव के 9 रैंकों के बारे में प्राप्त हुई याद आ गई। अंततः उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये प्रणाली वास्तव में शक्तिशाली थी। महज 1 घंटे में ही वह 9वें रैंक की शिखर पर पहुंच गया। स्वर्गीय युआन राजवंश में ऐसी शक्ति वास्तव में सर्वोच्च स्तर की थी। यहाँ तक कि हिजड़ा वे, वह बूढ़ा हिजड़ा जिसे उसके पूर्ववर्ती हमेशा जीवन रक्षक ताबीज मानते थे, भी वर्तमान लिन युआन का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा जैसे-जैसे लिन युआन की शक्ति में काफी वृद्धि हुई, गोल्डन ड्रैगन जो लिन युआन के शरीर में समाहित हो गया था, वह भी धीरे-धीरे रूपांतरित हो रहा था। यद्यपि इसका 10 फुट लंबा शरीर बड़ा नहीं था, फिर भी निरंतर क्षय की प्रवृत्ति रुक गई थी। इसका कुछ हद तक मायावी शरीर भी काफी ठोस प्रतीत होता था। अपनी रक्षा करने की क्षमता मिलने के बाद लिन युआन को आखिरकार थोड़ी राहत महसूस हुई। वो वापस बिस्तर पर गया, वहां शांत से बैठ गया और उस बड़े उपहार पैकेज से मिलने वाली बाकी 2 पुरस्कारों को प्राप्त करने की तैयारी करने लगा। टकराना। महल का कसकर बंद दरवाजा अचानक खुल गया। एक सफेद बालों वाला व्यक्ति जो हिजड़े के वेश में था, एक चौके हुए बूढ़े कुत्ते की तरह कुछ पागलपन के साथ महल में घुसा और अपने पीछे एक आंधी से ले आया। महाराज। फिर बिना किसी झिझक के उसने सीधी स्क्रीन को दरकिनार कर लिन युआन के ड्रैगन बैट की ओर कूच किया। स्क्रीन से मुड़ने के बाद उसने एक राक्षसी चेहरे वाले युवक को काले ड्रैगन वस्त्र पहने हुए ड्रैगन पलंग पर प्रभावशाली ढंग से बैठे हुए देखा, जो पूरी तरह से सुरक्षित था। महाराज, आप ठीक हैं? अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो, अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। इस समय लिन युआन को पूरी तरह से सुरक्षित देखकर और ये देखकर कि जब महाराज बाहर थे तब उस विषयी महारानी ने उन पर हमला नहीं किया था, अंततः हिजड़ा को राहत मिली। लेकिन तभी उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है।
9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में हिजरा वे की आभाओं को बोध करने की क्षमता अत्यंत तीव्र थी। चाहे मार्शल आर्टिस्ट हो या आम लोग, सभी के चारों ओर एक आभा प्रवाहित होती है। शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट भले ही वे अपनी पांचों इंद्रियों को सील कर दे, फिर भी किसी व्यक्ति की आभा को महसूस करके उसके स्थान का पता लगा सकते हैं। इस समय हिजरा वे लिन युआन के सामने खड़ा था, लेकिन उसने पाया कि वह लिन युआन की आभा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनके सामने उपस्थित यह महाराज एक जीवित व्यक्ति नहीं, बल्कि मिट्टी की एक मूर्ति हो। एक पल के लिए हिजरा वे वहीं जम गया, यहाँ तक कि चुपना भी भूल गया। हम लिन युआन की निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनकी आंखों में सुनहरी रोशनी दौड़ रही थी और उन्होंने अपनी निगाहें घुसपैठ करने वाले हिजरा वे की ओर घुमाई। उनकी निगाहें मिली। बूम! हिजरा वे को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह एक चींटी में बदल गया हो, जबकि उसके सामने एक दिव्य ड्रैगन उस पर टूट पड़ रहा था। उस भयावह दबाव जो भव्यता से भरा हुआ था, लेकिन वे को ऐसा महसूस कराया मानो वह किसी स्वर्ग के सम्राट का सामना कर रहा हो जो धरती पर अवतरित हुआ हो। हिजरा वे ने त्यान युआन सम्राटों की 3 पीढ़ियों की सेवा की थी, लेकिन उसने कभी भी इतनी गहन शाही शक्ति नहीं देखी थी। इस शाही शक्ति के सामने पिछले 2 सम्राटों की शान का जिक्र करना भी व्यर्थ था। इस क्षण किन्नवी को अंततः इसका अर्थ समझ में आ गया। शाही ताकत किसी जेल जैसी। ये वृद्ध सेवक महाराज को प्रणाम करता है। अनायास ही हिजरा वे ने आदरपूर्वक जमीन पर घुटने टेक दिए और श्रद्धापूर्वक अपना सिर झुका लिया। अध्याय 3 फैक्ट्री सुपरवाइजर यू वाकिन। नाम वेई बाओ। मार्शल दाव साधना 9वें रैंक का अंतिम चरण युद्ध कलाकार। निष्ठा 100। लिन युआन की आंखों में सुनहरी रोशनी कौन गई और किन्नवी के बारे में कुछ जानकारी लिन युआन को प्राप्त हुई। लिन युआन को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि किन्नवी की वफादारी आश्चर्यजनक रूप से 100 अंकों तक पहुंच गई थी। इससे ये संकेत मिलता है कि हिजरा वे लिन युआन के प्रति पूरी तरह से वफादार था। ऐसी वफादारी का मतलब ये था कि अगर लिन युआन उसे मरने का आदेश भी दे दे, तो वह तुरंत आत्महत्या कर लेगा। उठना। ऐसा लगा मानो बहुत समय बीत गया हो। हिजरा वे को बस इतना महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया है, तभी उसे एक प्रभावशाली आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद उसके शरीर पर पड़ने वाला दबाव भी आधे से अधिक कम हो गया। इस क्षण किन्नवी ने आखिरकार राहत की सांस ली, धीरे-धीरे खड़ा हुआ बगल में सेवा करने के लिए अपना सिर झुकाया, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उमड़ रहा था। उसे दबाने के लिए सिर्फ औरा पर भरोसा करना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह महाराज की आभा को महसूस नहीं कर सका। ये पता चला कि महाराज की मार्शल दाव साधना उनकी अपनी साधना से कहीं अधिक थी। और एक सम्राट के रूप में शाही राजवंश के क्षेत्र के भीतर वह गोल्डन ड्रैगन को भी चला सकता था। गोल्डन ड्रैगन की सहायता से ये स्वाभाविक था कि वह महाराज की आभा को महसूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन शुरुआत में कमजोर रहे सम्राट युआन इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? क्या ऐसा हो सकता है कि महाराज इतने समय से अपनी वास्तविक क्षमताओं को छुपाते और सहन करते आ रहे हों? केवल आभा के बल पर, यहाँ तक कि भाग्य के स्वर्ण ड्रैगन की सहायता से भी 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट को पूरी तरह से दबाने के लिए महाराज की शक्ति कम से कम 9वें दर्जे की होनी चाहिए। एक 16 वर्षीय 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट। अब कौन आपकी गरिमा को कम आंकने की हिम्मत करेगा? ये सोचते हुए 9वें रैंक का अंतिम चरण का लगभग शिखर पर पहुंच चुका किन्नवी मार्शल आर्टिस्ट भी कांपने से खुद को रोक नहीं पाया। उसका दिल उत्साह से भर गया था। प्रधान हिजरे के रूप में उन्होंने सम्राटों की 3 पीढ़ियों की सेवा की थी। शाही परिवार और सम्राट के प्रति उनकी वफादारी उनके रग-रग में बसी हुई थी। अन्यथा वह 9वें रैंक का अंतिम चरण का खिलाड़ी है। एक मार्शल आर्टिस्ट शाही परिवार के ऐसे संकट में होने पर भी लिन युआन के पूर्ववर्ती इस कठपुतली सम्राट जो न तो विद्वान था और न ही मार्शल आर्ट में निपुण था, के प्रति वफादार नहीं रहता और इतनी मेहनत से उसकी रक्षा नहीं करता। सचमुच इस पुराने सेवक को पता था कि महाराज वंश की सौभाग्य शक्ति से संपन्न होकर मार्शल आर्ट और अद्वितीय दिव्य शक्ति के लिए नियत है। उस विशेष महारानी और विश्वासघाती प्रधानमंत्री की योजनाएं निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। हिजरा वे ने एक बार फिर प्रणाम किया, वह बेहद उत्साहित प्रतीत हो रहा था। अपने सामने खड़े सफेद बालों वाले बूढ़े हिजरे को देखकर जो इतना उत्साहित था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लिन युआन का चेहरा भावहीन था, गरिमा से भरा हुआ था, लेकिन वह मन ही मन असहाय होकर मुस्कुरा रहा था। अगर वह यहाँ पुनर्जन्म लेकर न आया होता और इस प्रणाली को न लाया होता, उस विशेष महारानी और विश्वासघाती प्रधानमंत्री के लक्ष्य तो बहुत पहले ही हासिल हो गए होते और वो भी 2 बार। ये सोचकर लिन युआन अपने दिल में उमड़ रही हत्या की भावना को रोक नहीं सका। बिना ताकत के लिन युआन शायद कुछ समय तक सहन कर लेता, लेकिन अब जब उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, तो लिन युआन का बिल्कुल भी सहन करने का इरादा नहीं था। नपुंसक वे, मैं उस विशेष महारानी और विश्वासघाती प्रधानमंत्री से निपटना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि हम अपनी वर्तमान शक्ति से सफल हो सकते हैं? हालांकि लिन युआन उस जहरीली महारानी को मारना चाहता था, लेकिन वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकता था। कम से कम उसे अपने प्रतिद्वंदी की ताकत को समझना तो जरूरी था। और शाही महल के पूर्व मुख्य हिजरे और कभी शाही महल के सबसे शक्तिशाली मार्शल दाव साधक होने के नाते हिजरा वे को इस संबंध में सबसे अधिक ज्ञान होना चाहिए। महाराज उस विशेषी महारानी से निपटना आसान है, उसकी शक्ति अधिक नहीं है, बस उसके पास 9वें दर्जे के 2 मध्यस्तरीय सैनिक हैं। मार्शल आर्टिस्ट साल भर उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन उस कपटी प्रधानमंत्री से निपटना बेहद मुश्किल है। न केवल वह स्वयं 9वें दर्जे के अंतिम चरण की ताकत रखता है, बल्कि उसके अधीन कई गुर्गे भी हैं, क्योंकि उसने जानवरों के कई प्रभावशाली लोगों को भर्ती किया है। इनमें 9वें दर्जे के क्षेत्र में 4 व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें स्वयं विश्वासघाती प्रधानमंत्री भी शामिल है। महाराज आप अभी 9वें रैंक पर पहुंचे हैं और यह पुराना सेवक 9वें रैंक के अंतिम चरण में है। अगर हम साथ मिलकर कार्रवाई करें तो विरोधी को संख्यात्मक लाभ होगा। भले ही इस बूढ़े नौकर में अभी भी कुछ ताकत बची हो, फिर भी उन्हें जोड़ने से हमारी जीत की संभावना केवल 10वें हिस्से के बराबर है। अंत में हिजरे वे की आवाज भी काफी धीमी हो गई। बोलने के बाद उसने सावधानीपूर्वक लिन युआन के चेहरे के भावों पर एक नजर डाली, फिर अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रहा। एक 10वां हिस्सा। लिन युआन थोड़ा भावुक हो गया। ऐसा लग रहा था कि शाही परिवार सचमुच बेहद कमजोर है। अगर ड्रैगन जी की सुरक्षा न होती तो लिन युआन को लगता कि विरोधी उसे सम्राट को सीधे मार सकता था। किन्नवी के बोलने के बाद लिन युआन को चुप देखकर उन्हें डर लगा कि लिन युआन निराश हो जाएगा, इसलिए उन्हें सलाह देने से खुद को रोक नहीं पाया। महाराज आप कुलीन कुल के हैं और आपको स्वयं को खतरे में नहीं डालना चाहिए। यदि कोई हानि होती है तो इस बूढ़े सेवक को 10,000 मौतों के लिए दोषी ठहराया जाएगा। महामहिम इतनी कम उम्र में ही आपने 9वें स्तर की साधना प्राप्त कर ली है। ग्रैंड मास्टर बनना लगभग निश्चित है। जब तक महाराज कुछ और समय तक बने रहते हैं और ग्रैंड मास्टर के पद तक पहुंच जाते हैं, तब तक विशेषी महारानी और विश्वासघाती प्रधानमंत्री को समाप्त करना सहज होगा। लिन युआन ने सवाल पूछा, इसलिए वह चुप नहीं रह सका। नहीं वह झूठ बोलने या कुछ छिपाने की हिम्मत कर सका, इसलिए उसने अपने मन की बात कह दी। लेकिन असल में वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि लिन युआन खुद को खतरे में डाले। लिन युआन की उम्र मात्र 16 वर्ष थी और वह पहले से ही 9वें स्तर की साधना कर चुकी थी। ग्रैंड मास्टर बनना उसके लिए बस कुछ ही समय की बात थी। स्वर्गीय युआन राजवंश में एक भी ग्रैंड मास्टर नहीं था। यदि लिन युआन कुछ और समय तक धैर्य बनाए रख सके और ग्रैंड मास्टर के पद तक पहुंच जाए, तो वह आसानी से सभी सहमति की आवाजों को दबाकर अपना शासन बहाल कर सकेगा। अगर वे अभी कार्रवाई करते हैं और लिन युआन को कोई दुर्घटना झेलनी पड़ती है, तो यह ऐसी चीज थी जिसे किन्नवी देखना नहीं चाहता था। हे मैं स्वाभाविक रूप से खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन कुछ लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते। लिन युआन का चेहरा शांत था, लेकिन उसके हाथ के नीचे की आर्मरेस्ट चुपचाप चूर-चूर होकर बिखर गई। आज रात की हत्या ने ये दिखा दिया कि दूसरा पक्ष अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भले ही गोल्डन ड्रैगन उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन गोल्डन ड्रैगन सर्वशक्तिमान नहीं था। अन्यथा इस महाद्वीप पर इतने सारे नष्ट हुए शाही राजवंश और अंतिम सम्राट भूल में न मिल जाते। यदि उसने पुनर्जन्म लिया होता और दूसरा पक्ष सचमुच सफल हो गया होता, अधिक से अधिक गोल्डन ड्रैगन पलटवार करेगा, जिसमें केवल एक योद्धा मारा जाएगा, जबकि मुख्य साजिश का संभवतः सुरक्षित और अछूता रहेगा। चूंकि दूसरे पक्ष ने पहले ही कार्रवाई कर दी थी, इसलिए यदि उसने जवाबी हमला नहीं किया, तो उसके आने वाले दिन शांतिपूर्ण नहीं होंगे। निष्क्रिय रूप से सहन करने की तुलना में लिन युआन ने पहल करना पसंद किया। और किन्नवी के विश्लेषण को सुनकर लिन युआन को भी प्रतिद्वंदी की ताकत का मोटा-मोटा अंदाजा हो गया। स्वर्गीय युआन राजवंश में 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट सर्वोच्च श्रेणी के प्राणी थे। एक बार जब वे शाही दरबार के प्रति निष्ठा की शपथ ले लेते थे, तो उन्हें 10,000 परिवारों के माकुस के रूप में सम्मानित किया जा सकता था। पूरे स्वर्गीय युआन राजवंश में हजारों मील की भूमि और करोड़ों प्रजाजनों के बीच केवल लगभग 20 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट थे, जिनमें से प्रत्येक प्रसिद्ध था। उस विशेषी महारानी और कपटी प्रधानमंत्री का 5 9वें दर्जे के व्यक्तियों को अपने पक्ष में करने और उन्हें एकत्रित करने में सक्षम होना, साथ ही स्वयं कपटी प्रधानमंत्री को भी कुल मिलाकर 6 9वें दर्जे के शक्तिशाली व्यक्तियों को एकत्रित करना लिन युआन की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। कई आपदाओं के बाद शाही परिवार की शेष नींव वास्तव में केवल 4 9वें दर्जे के व्यक्तियों की थी। और लिन युआन की रक्षा के लिए उनमें से 3 पहले ही मारे जा चुके थे, केवल हिजरा वे ही बचा था। शक्ति में इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद लिन युआन की रक्षा करने में किन्नवी के प्रयास वास्तव में बहुत बड़े थे। एक 10वां मौका वास्तव में थोड़ा कम है। लिन युआन की यह बात सुनकर किन्नवी को काफी राहत मिली, लेकिन लिन युआन के अगले शब्दों ने उसके शांत मन को फिर से तनावग्रस्त कर दिया। हालांकि दूसरे पक्ष की मुझे जान से मारने की इच्छा है और मैं और इंतजार नहीं कर सकता। नपुंसक वे, अगर हम इस व्यक्ति को अपनी टीम में शामिल कर लें तो हमारी जीत की संभावना कितनी होगी? निर्देशक यू बाहर आइए और हिजरा वे को आपको देखने दीजिए। लिन युआन की आवाज बंद होते ही हिजरा वे की रीढ़ की हड्डी में से हन दौड़ गई और एक ठंडी और भयानक आवाज ने तुरंत उसे घेर लिया।
और जिस बात ने हिजरा बेग को चौंका दिया और क्रोधित कर दिया वही थी जिसके औरा से उसके पीछे से आवाज कर रही थी वो उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। 9वें स्थान की एक शक्तिशाली टीम और वो भी 9वें दर्जे की चोटी। हत्यारा कौन है भाई? अवचेतन रूप से हिजरा बेग ने अपने स्वामी की रक्षा करने वाले एक वफादार कुत्ते की तरह अपनी बाहें फैलाई और लिनयुआन के सामने खड़े होकर उसे रोकने के लिए मुड़ गया। उसके दुबले पतले शरीर ने लिनयुआन को अपने पीछे ढाल बना लिया। लिनयुआन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद उसने उस दिशा की ओर घातक इरादे से देखा जहां से वह आ रही थी। अंधेरे से धीरे-धीरे एक युवक निकला जिसने काले रंग की अधिकारी की टोपी, चांदी सफेद रंग का मछली ड्रैगन वाला चोला पहना हुआ था जिसके पीछे हवा में एक सफेद बादल लहरा रहा था। उसके कमर पर एक लंबी तलवार थी और उसके पैरों में आधिकारिक जूते थे। उसका चेहरा पीला और दाढ़ी रहित था। उसकी बाहें कनपी तक फैली हुई थी और हालांकि आंखें खोलने और बंद करने पर एक स्त्रीत्वपूर्ण आभा प्रवाहित होती थी। उसकी कमर सीधी थी और उसका चेहरा ज़ेद पत्थर जैसा था। वहां खड़े होकर उसमें एक वीर और योद्धा जैसी गरिमा झलकती थी। अगर उसने हिजरे के वस्त्र न पहने होते तो वह किसी राजकुमार की शिष्य जैसा दिखता। आपका विषय पश्चिमी द्वीपों के निदेशक यू हुआटिन। महामहिम नमस्कार। यू हुआटिन ने हिजरे बेग के बढ़ते हुए घातक इरादे और 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट की आभा को नजरअंदाज करते हुए धीरे-धीरे लिनयुआन के सामने एक झांकी और चलकर रुक गया। उसके शरीर पर 9वें दर्जे की शिखर शक्तिवान व्यक्ति की आभा पूरी तरह से नियंत्रित थी। वह आदरपूर्वक घुटने टेककर बैठ गया। प्रणाम करते हुए सिर झुकाना। अध्याय 4 लिनयुआन की शक्ति नई पुस्तक कृपया संग्रह करें। नाम यू हुआटिन। पहचान पश्चिमी द्वीपों के निदेशक। मार्शल दाव साधना 9वें रैंक का शिखर। निष्ठा 100। लिनयुआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया और उस युवक को देखा जो आदरपूर्वक उसके सामने घुटने टेककर बैठा था। यू हुआटिन यानी निर्देशक यू एक महान हिजड़ा थे जिन्होंने अपने पिछले जीवन में ये पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया कि स्त्रीत्व का अर्थ काय होना नहीं होता। वह उन खलनायकों में से एक था जिनकी लिनयुआन सबसे ज्यादा प्रशंसा करता था। 9वें दर्जे की शिखर साधना और शाही महल से प्राप्त घातक मार्शल आर्ट के साथ इस स्वर्गीय लिनयुआन राजवंश में उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति ग्रैंडमास्टर रैंक से नीचे लिनयुआन को छोड़कर निसंदेह सबसे मजबूत थी। ये तो 9वें दर्जे का शिखर विशेषज्ञ है। इतना शक्तिशाली व्यक्ति शाही महल में कब छिपा था? हिजरा बेग को बचपन से ही शाही महल में भेजा गया था और अब तक उन्हें शाही महल में सबसे उम्रदराज और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले व्यक्ति के रूप में माना जाता था। वह शाही महल को अपनी हथेली की तरह जानता था, यहाँ तक कि उसके कुछ गहरे रहस्यों से भी वाकिफ था। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शाही महल के भीतर एक ऐसा भयावह अस्तित्व छिपा हुआ है। यू हुआटिन के पहनावे और आभा से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता था कि वह भी उसी की तरह एक शाही हिजड़ा था। उन्होंने शाही हिजड़ों के बीच इतने युवा और शक्तिशाली व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा वेस्टर्न को किस प्रकार का संगठन था? नपुंसक वेग निदेशक यू की सहायता से आपको क्या लगता है कि हम विषाणु महारानी और विश्वासघाती प्रधानमंत्री से निपटने में कितने आश्वस्त हैं? अगर यह व्यक्ति हमारी मदद करता है तो चाहे विष महारानी और विश्वासघाती प्रधानमंत्री के पक्ष के सभी 9वें दर्जे के विशेषज्ञ भी इकट्ठा हो जाएं, हम उन्हें मौके पर ही मार गिरा सकते हैं। इस बार हिजरे बेग का लहजा बेहद दृढ़ था। हालांकि उनकी टीम में केवल 3 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट थे लेकिन उनके पास एक 9वें दर्जे का शिखर और एक 9वें दर्जे का अंतिम चरण का मार्शल आर्टिस्ट था। ड्रैगन जी के आशीर्वाद से महाराज निश्चित रूप से 9वें दर्जे के शिखर विशेषज्ञ का मुकाबला कर सकते हैं। प्रतिद्वंदी के 6 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्टों में से एक 9वें दर्जे का अंतिम चरण का, 3 9वें दर्जे के मध्य चरण के और 2 9वें दर्जे के प्रारंभिक चरण के थे। 9वें रैंक के 2 पीक विशेषज्ञ और 9वें रैंक का एक लेट स्टेज विशेषज्ञ, 9वें रैंक के एक लेट स्टेज विशेषज्ञ और 9वें रैंक के अर्ली और मिडिल स्टेज के 5 विशेषज्ञों से लड़ रहे हैं। मार्शल आर्टिस्टों के खिलाफ सीधी लड़ाई में जीत हासिल करना आसान होगा। विरोधी के पास प्रतिरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसके अलावा चूंकि विरोधी पूरी तरह से अप्रस्तुत था इसलिए हिजरा बेग को लगा कि अचानक हमले से विष महारानी और विश्वासघाती प्रधानमंत्री का इस बात पता निश्चित है। हालांकि लिनयुआन के रूपांतरण को देखकर किन्नर सुखद रूप से आश्चर्यचकित रह गया। उसी समय हिजरा बेग कुछ हद तक असमंजस में पड़ गया। क्या वह शाही महल के भीतर की हर चीज को सचमुच समझता था? ऐसा विशेषज्ञ राजमहल में कब प्रकट हुआ? यू हुआटिन की उपस्थिति और लिनयुआन की शक्ति में आए बदलाव ने वास्तव में किन्नर को काफी झटका दिया था। महाराज इस बूढ़े सेवक को कुछ कहना है लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कहना चाहिए या नहीं। आत्मसंदेह में डूबे होने के बावजूद किन्नर ने लिनयुआन के हितों का ध्यान रखने की पूरी कोशिश की और एक पल की झिझक के बाद किन्नर ने दांत पीसकर बात की। ओह हिजरा बेग खुलकर बोलो। महामहिम विषयी महारानी और विश्वासघाती प्रधानमंत्री ने विद्रोही अधिकारियों और देशद्रोहियों का एक समूह इकट्ठा कर लिया है। यद्यपि सीमावर्ती सेना उनके नियंत्रण में नहीं है लेकिन शाही शहर की रक्षा करने वाली सम्राट की अपनी सेना में 9 ऐसे जनरल हैं जिनके उनसे घनिष्ठ संबंध हैं। ये बूढ़ा नौकर चिंतित है। क्या हिजरा बेग को इस बात की चिंता है कि वे विद्रोही सेना खड़ी कर लेंगे, सीधे शाही शहर में प्रवेश करेंगे और एक बड़ी सेना का इस्तेमाल करके हमारा नरसंहार करेंगे? यहाँ तक कि 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट भी अगर एक बड़ी सेना की घेराबंदी का सामना कर रहा हो और फंस जाए और समय पर भागने में असमर्थ हो तो अंततः उसकी चोट और टूटी दोनों ही समाप्त हो जाएंगी और अंत में वह थकावट से मर जाएगा। ग्रैंडमास्टर रैंक तक पहुंचने पर ही असीमित मात्रा में चोटी और उड़ने की क्षमता प्राप्त होने पर व्यक्ति को निम्न स्तरीय शाही राजवंशों की अनदेखी करने की प्रारंभिक योग्यता प्राप्त होती है। ये बूढ़ा नौकर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। लिनयुआन की आवाज कोमल थी लेकिन उसमें छिपी बर्फीली ठंडक को कोई भी महसूस कर सकता था। लिनयुआन के शब्दों में व्याप्त निर्मलता को सुनकर हिजरा बेग जल्दी से जमीन पर घुटने टेककर बैठ गया। नपुंसक वेग इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लिनयुआन खड़ा हुआ और उसने हिजरा बेग को भी खड़ा कर दिया। हिजरा बेग वफादार और समर्पित था। लिनयुआन अपने ही लोगों के प्रति इतना कठोर नहीं था। नपुंसक वेग की चिंताएं निराधार नहीं है। 1,20,000 सैनिकों वाली सम्राट की अपनी सेना अगर उनमें से आधे भी शाही महल के रक्षकों के भरोसे शाही शहर पर हमला कर दे तो संभवतः पहले ही हमले में ध्वस्त हो जाएगी। उस समय जब एक विशाल सेना शहर को घेरे हुई थी और ग्रैंडमास्टर की शक्ति के बिना हम भी सेना के बीच थककर मर सकते थे। लेकिन क्या होगा यदि हम पहले उन 9 सेनाओं के जनरलों को पकड़ लें और फिर किसी को क्षमादान का हमारा शाही फरमान लेकर उन सभी 9 सेनाओं पर नियंत्रण करने के लिए भेज दें? लिनयुआन अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर टहल रहा था। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह शांत और संयमित था, आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था और व्यर्थ की बातें नहीं कर रहा था। सेना की लामबंदी मुख्य रूप से उसके जनरलों पर निर्भर करती है। वे सैनिक केवल आदेशों का पालन करते हैं और उनके अपने कोई विचार नहीं होते। जब तक उन जनरलों को पकड़ लिया जाता है और साथ ही लिनयुआन द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी किए गए क्षमादान के शाही फरमान के साथ सेना को पूरी तरह से नियंत्रण में लाया जा सकता है। अंततः स्वर्गीय लिनयुआन राजवंश के साधारण सैनिकों के दिलों में वह लिनयुआन संपूर्ण स्वर्गीय लिनयुआन राजवंश के वैश्य शाही वंशज थे। वह स्वर्गीय लिनयुआन राजवंश के सम्राट थे, सर्वोच्च गुरु। महामहिम मुझे क्षमा करें, आपकी विधि व्यवहार है। बात बस इतनी सी है कि इस पुराने नौकर के पास फिलहाल ज्यादा काम के लोग नहीं है। वे सभी सेनापति मार्शल आर्टिस्ट हैं और 8वें रैंक तक पहुंच चुके हैं। अगर उन्हें तुरंत वश में नहीं किया गया तो एक बार सतर्क हो जाने पर स्थिति विनाशकारी होगी। हिजरा बेग लिनयुआन के तरीके से सहमत था लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास बहुत अधिक उपयोगी अधीनस्थ नहीं थे। यदि वे एक ही समय में सभी 9 सैन्य शिविरों के जनरलों को नियंत्रित नहीं कर सकते थे और विश्वासघाती प्रधानमंत्री और विषयी महारानी को ये खबर मिली, वे सीधे अपने मुखौटे उतार देंगे और सेना को शहर पर हमला करने के लिए भेज देंगे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। नपुंसक वेग की चिंताएं बिल्कुल वाजिब हैं। 9 सैन्य शिविरों में मुख्य और उपकमांडर दोनों ही 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट हैं। इन सबको मिलाकर देखें तो वहां कम से कम 18 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट तैनात हैं। सैन्य शिविर में घुसपैठ करने और कम समय में 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट को वश में करने के लिए कम से कम उसी रैंक के 3 विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। 8वें दर्जे के दर्जनों मार्शल आर्टिस्ट भले ही शाही महल में मौजूद सभी मौजूदा बलों को मिला दिया जाए तब भी उस संख्या तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बारे में आप और मैं बिल्कुल स्पष्ट हैं और जहरीली महारानी और विश्वासघाती प्रधानमंत्री तो इससे भी कहीं अधिक जागरूक हैं। हालांकि हम पूरी तरह से अप्रस्तुत नहीं हैं। नपुंसक यू अपने अधीनस्थों को सामने आने दो ताकि नपुंसक वेग निश्चिंत हो सके। लिनयुआन मुस्कुराया और अपनी नजरें अपने बगल में खड़ी यू हुआटिन की ओर घुमा ली। महाराज के आदेशानुसार यू हुआटिन जो लिनयुआन के आने के बाद से चुपचाप उसके बगल में एक पृष्ठभूमि की तरह खड़ा था ने झुककर प्रणाम किया और फिर पलक झपकते ही सोने के कमरे से बाहर निकल गया। किन्नर वेग लिनयुआन और यू हुआटिन के बीच की बातचीत सुन रहा था और जितना अधिक वो सुनता गया उतना ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। यू हुआटिन के सोने के कमरे से बाहर निकलने के बाद ही उसने प्रतिक्रिया दी। तुरंत बाद बूम बूम बूम। यू हुआटिन के जाने के कुछ ही समय बाद सोने के कमरे के बाहर सूक्ष्म मार्शल आर्टिस्ट की आभाएं एक के बाद एक उठने लगी। हिजरा बेग की बेहद अनुभूति ने सोने के कमरे के बाहर मार्शल आर्टिस्टों की आभाओं का एक घना समूह देखा जिसकी संख्या आसानी से 3 अंकों से अधिक थी। और जिस बात ने हिजरा बेग को वास्तव में भयभीत कर दिया वह ये थी, इन सभी की आभाएं 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंच चुकी थी। दरअसल वे सभी 8वें दर्जे की चोटी थी। 100 से अधिक 8वें दर्जे की चोटी मार्शल आर्टिस्ट। इस समय हिजरा बेग को शिष्टाचार की कोई परवाह नहीं थी और वह मानो पंखों से चलने वाले पैरों से सोने के कमरे के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ा। जब उसने यू हुआटिन के नेतृत्व में सोने के कमरों के सामने चौक में व्यवस्थित रूप से खड़े मार्शल आर्टिस्टों को देखा जो सभी चोटी पहने हुए थे और उनकी कमर पर लंबी तलवारें थी, एक धमाके के साथ हिजरा बेग का दिमाग सुन्न हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतने सारे 8वें दर्जे के शिखर कैसे हो सकते हैं। मार्शल आर्टिस्ट चुपके से शाही महल के अंदर ठीक उसकी नाक के नीचे प्रकट हो गए थे।
कैसा रहेगा? हिजरा वे, उन्हें देखो, क्या वे उन गद्दारों को मारने और सेना को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं? हिजरा वे ने पीछे मुड़कर लिन युआन को देखा, जो शांत भाव से अपने हाथों को पीठ पर बांधकर सोने के कमरे से बाहर निकला और एक रात से आभा बिखेर रहा था। पता नहीं उसने क्या सोचा, लेकिन वो तुरंत जमीन पर लेट गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बेकाबू होकर रोने लगा। ये वृद्ध सेवक महाराज को बधाई देता है। दिवंगत सम्राट की आत्मा को शांति मिले। महाराज युवान सम्राट अंततः अपनी सत्ता पुनः प्राप्त करने जा रहे हैं और उन विद्रोही अधिकारियों और देशद्रोहियों को अंततः उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। अध्याय 5 रोचक महारानी मां। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। अचानक मधुर घंटियों की एक श्रृंखला ने शाही महल की शांति भंग कर दी। यदि कोई शून्य लोक से शाही महल को नीचे की ओर देखे तो उसे पता चलेगा कि घंटियां बजने के बाद पहले शांत रहने वाला महल अचानक जीवंत हो उठा। उस समय आकाश अभी भी धुंधला था, केवल हल्की फुल्की तारों की रोशनी बिखरी हुई थी। मोमबत्तियों की रोशनी से अंधेरा छट गया और शाही महल के हर कोने से अनगिनत आकृतियां उभर आईं। किन्नरों, महल की दासियों और शाही अंगरक्षकों सभी ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया और शाही महल के द्वार जो पूरी रात बंद थे वे भी गड़गड़ाहट के साथ खुल गए। आज ग्रैंड कोर्ट की मासिक सभा थी। शाही राजधानी में 5वें रैंक से ऊपर के सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों को उपस्थित होना अनिवार्य था। वे सैकड़ों की संख्या में थे। महल के द्वारों के बाहर जो दरबारी अधिकारी पहले ही आ चुके थे और एक साथ जमा हो गए थे, द्वार खुलते देख वे भी व्यवस्थित ढंग से अंदर चले गए। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बैंगनी रंग का चोला पहने हुए था, 8 फीट लंबा था, उसका चेहरा गंभीर था और उसकी दाढ़ी के 3 बाल उसकी छाती तक लटक रहे थे, जिससे उसका सीधा खड़ा होने का रूप काफी प्रभावशाली लग रहा था। ये तो बिल्कुल वर्तमान चांसलर लू चेंग थे, चांसलर लू। महल के द्वार से प्रवेश करने वाले दरबारी अधिकारियों में से लगभग 60% इस चांसलर के पीछे चले और यद्यपि उनमें से अधिकांश युवा थे, वे सभी उच्च पदस्थ और प्रभावशाली थे और ग्रैंड कोर्ट असेंबली हॉल की ओर चलते हुए भी चंद्रमा के चारों ओर दारू की तरह उनके चारों ओर घेरा बनाए हुए थे। रात भर लगातार हंसी मजाक और बातचीत होती रही, जिससे माहौल बेहद जीवंत बना रहा। वे शाही महल में खुलेआम शोर शराबा कर रहे थे और महल के नियमों की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे थे और उनके बगल में व्यवस्था बनाए रखने वाले भीतरी सेवक और शाही अंगरक्षक महल के नियमों को लागू करने के लिए बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। चांसलर के समूह की तुलना में दूसरा पक्ष, जिसमें आमतौर पर अधिक उम्र के शेष 40% अधिकारी शामिल थे, अपेक्षाकृत शांत प्रतीत हुआ। बैंगनी वस्त्र धारण किए 3 बुजुर्गों के नेतृत्व में वे ग्रैंड कोर्ट असेंबली हॉल की ओर भी बढ़े। जल्द ही सभी लोग आ गए और ग्रैंड कोर्ट असेंबली हॉल में अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए और स्वर्गीय युवान राजवंश के नामांकित सम्राट लिन युआन के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगे। महाराज आ रहे हैं। नागरिक और सैन्य अधिकारियों के सभी पदों पर आ जाने के बाद हिजरे एक ही आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अधिकारियों की निगाहों के सामने लिन युआन किन्नर के साथ हॉल के ऊपरी हिस्से से प्रकट हुए और ड्रैगन सिंहासन पर बैठ गए। महाराज, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। लिन युआन को प्रकट होते देख नीचे मौजूद अधिकारियों ने भी उन्हें प्रणाम किया। इस समय इन दरबारियों के बीच मतभेद स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। 3 बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्गों के नेतृत्व में दरबारियों के एक समूह ने अभी भी सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, लेकिन चांसलर के नेतृत्व वाला समूह बेहद सती था। उनके लहजे और व्यवहार में जरा भी सम्मान का भाव नहीं था। चांसलर भी वहां खड़े हुए खड़े रहे, उन्होंने दिखावा करने की जहमत नहीं उठाई। ये देखकर लिन युआन को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। लिन युआन को अपने पूर्ववर्ती की यादें मिलने के बाद दरबार की स्थिति के बारे में कुछ समझ आ गई थी। स्वाभाविक रूप से अदालत पूरी तरह से उस धूर्त चांसलर के प्रभुत्व में नहीं थी, अन्यथा उनके पूर्ववर्ती अब तक पद पर नहीं टिक पाते। वे तीनों बुजुर्ग दिवंगत सम्राट द्वारा नियुक्त महत्वपूर्ण मंत्री थे और वे लिन परिवार के प्रति वफादार थे। यद्यपि उनका पूर्ववर्ती अक्षम था और शाही परिवार पतन की ओर था, फिर भी वर्तमान महारानी द्वारा सत्ता पर कब्जा करने और महारानी के पद पर आसीन होने को बर्दाश्त नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी और उन लोगों का एक समूह एकजुट किया जिन्होंने विश्वासघाती चांसलर का साथ देने से इनकार कर दिया और इस तरह वे तथाकथित राजभक्त बन गए। बात सिर्फ इतनी थी कि धूर्त चांसलर और महारानी ने मिलीभगत कर ली थी और उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे केवल नामांकित का संघर्ष ही कर सकते थे। उनके अलावा बाकी सभी लोग महारानी और विश्वासघाती चांसलर के गुट का हिस्सा थे। लिन युआन का अनादर करना उनके लिए सामान्य बात थी। आप रहने भी दो। किन्नर गुस्से में चिल्लाने ही वाला था, लेकिन लिन युआन ने हाथ हिलाकर किन्नर को उत्तेजित न होने का इशारा किया। लिन युआन को उनकी औपचारिकता की परवाह नहीं थी, न ही वह नाराज था। आखिर मरे हुए लोगों के समूह पर कौन गुस्सा करेगा? सम्राट के साथ विश्वासघात करने का मतलब था अपने परिवार की 9 पीढ़ियों का विनाश। लिन युआन की नजरों में उनका भाग्य पहले से ही तय था। लिन युआन ड्रैगन सिंहासन पर ऊंचाई पर बैठा था, उसकी आंखें थोड़ी झुकी हुई थी, उसका चेहरा भावहीन था, हमेशा की तरह। ये देखकर विश्वासघाती चांसलर के पीछे खड़े गद्दार और भी ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो गए। तीनों बुजुर्गों के नेतृत्व में दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, केवल सहाय को भरते हुए वे अपनी जगह पर खड़े होकर महारानी की आने की प्रतीक्षा करने लगे। आखिरकार राज्य के मामलों से निपटना ही था। महारानी आ गई हैं। जैसे जैसे वातावरण धीरे-धीरे शांत होता गया, वैसे-वैसे जोर-जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी और तुरंत ही सबकी निगाहें हॉल के बाहर की ओर मुड़ गईं। वहां फीनिक्स का मुकुट और फीनिक्स का सुनहरा वस्त्र पहने एक महिला के हिजड़ों और महल की दासियों से घिरी हुई धीरे-धीरे हॉल में प्रवेश करती है। फीनिक्स के वस्त्र धारण की महिला का चेहरा गरिमा में था, उसका व्यवहार शालीन था, त्वचा गोरी थी और वह सुंदर थी, देखने में बहुत युवा लग रही थी, लेकिन उसका शरीर सुडौल था, जो एक परिपक्व महिला के अद्वितीय आकर्षण को दर्शाता था, जैसे एक पका हुआ आड़ू जो बेहद मोहक लग रहा था। ये तो वर्तमान महारानी सुकिन ही थी। इस विशाल महल में अब उसका नाम लेने की हिम्मत भी नहीं होती थी, हर कोई उसे केवल महारानी सु के नाम से ही पुकारता था। महारानी सु को प्रकट होते देख तीनों बुजुर्गों समेत सभी दरबारी फिर से झुक गए। अभिवादन की एक समान आवाज तुरंत हॉल के अंदर और बाहर गूंज उठी। हम महारानी डोवेजर को सादर प्रणाम करते हैं। महारानी डोवेजर को शुभकामनाएं। वो जहां से भी गुजरती, कोई भी सीधे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं करता था, सभी आदरपूर्वक सिर झुकाते थे। कई मंत्रियों का सामना करते हुए महारानी सु ने बिना किसी हड़बड़ी के 2 सेवकों को, जो महल की दासियों के रूप में सजी हुई थी और अपनी पीठ पर लंबी तलवारें लिए हुई थी, 9 सीढ़ियां पार कर आई और शांति से लिन युआन के बगल में एक फीनिक्स रथ पर बैठ गई, जो ड्रैगन सिंहासन से भी अधिक राजसी था। उसने लिन युआन की तरफ देखा तक नहीं। उसके चेहरे के भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो कल रात को कुछ भी हुआ ही न हो। लिन युआन ने महारानी के पीछे खड़ी 2 नौकरानियों पर एक नजर डाली, उसके दिल में आग सी जल रही थी। शाही महल के अंदर स्वर्ण शाही हॉल में महारानी सु के पीछे की नौकरानियों ने हथियार लेकर अंदर जाने का साहस किया। ये तो सरासर उसकी गर्दन पर सवार होकर मत त्याग करने जैसा था, सम्राट के रूप में उसके प्रति जरा भी सम्मान नहीं दिखाना। मेरे सभी प्रिय मंत्रियों को औपचारिकता से छूट दी जाती है। कुछ देर बाद जब महारानी सु बैठ गई, तो उन्होंने आखिरकार अपने लाल होंठ खोले और एक मधुर मनमोहक आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। इस समय दरबारी एक-एक करके खड़े हो गए। यहाँ तक कि चांसलर, जो मूल रूप से लिन युआन को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे और दरबार में पूर्ण शक्ति रखते थे, उन्होंने भी ऐसा किया, जो अत्यंत सम्मानजनक प्रतीत होता है। शुरू में लिन युआन ने सोचा था कि अंतिम चरण का 9वें रैंक का विशेषज्ञ एक नाजुक महिला के प्रति वफादार होगा, शायद महारानी सु की सुंदरता या इसी तरह की किसी चीज की लालसा में। लेकिन लिन युआन को महारानी सु को सचमुच देखने के बाद ही बात समझ में आई। महारानी सु बिल्कुल भी सरल नहीं थी। नाम सुकिन, मार्शल आर्ट साधना, 9वीं रैंक शिखर युद्ध कलाकार, निष्ठा 0। यह महारानी बिल्कुल भी साधारण महिला नहीं थी। 9वें स्थान की चोटी मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते वह किन्नर से भी अधिक शक्तिशाली थी। इसके अलावा इस महारानी के चारों ओर एक शक्तिशाली ड्रैगन ऊर्जा मौजूद थी और इसकी सघनता, ये स्थिति उनकी वर्तमान स्थिति के समान ही थी। और महारानी के प्रकट होने के बाद लिन युआन ने महसूस किया कि उसके शरीर में समाहित ड्रैगन की कांपने लगी, मानो उसका सामना किसी दुश्मन से हुआ हो, वह बेचैनी से गिर रही हो, किसी को ले जाना चाहती हो। लिन युआन के इसे शांत करने के अथक प्रयासों के कारण ही यह विस्फोट नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि यह महारानी वास्तव में स्वर्गीय युआन राजवंश की ड्रैगन जी को हथियाने की साजिश रच रही थी। वह इसका इस्तेमाल ग्रैंडमास्टर बनने की राह में सफलता हासिल करने के लिए करना चाहती थी। क्षेत्र लिन युआन की आंखों में एक चमक आई और पल भर में ही उसने महारानी के इरादों का अनुमान लगा लिया। ये काफी दिलचस्प था। अध्याय 6 में रानी को पदच्युत करना चाहता हूं। नई पुस्तक, कृपया इसे अवश्य खरीदें। महारानी डोवेजर के पास स्पष्ट रूप से सब कुछ दबाने की शक्ति थी। अगर वह लिन युआन के आखिरी रक्षक हिजरे को मार डालती है, तो वह लिन युआन के चारों ओर मौजूद सभी सुरक्षात्मक शक्तियों को आसानी से नष्ट कर सकती है। संपूर्ण शाही राजवंश उसकी दया पर निर्भर होगा। लेकिन उसने 3 साल तक ये सब सहन किया था। इतनी जबरदस्त ताकत के साथ उसने सत्ता हथियाने के लिए केवल प्रधानमंत्री के साथ मिलीभगत की, न कि सीधे तौर पर सिंहासन पर कब्जा किया। वह धीरे-धीरे इस दिशा में काम कर रही थी, धीरे-धीरे सम्राट के रूप में लिन युआन की प्रतिष्ठा को कम कर रही थी और उसे उसकी ड्रैगन की शक्ति छीन रही थी। उसका लक्ष्य सिंहासन पर कब्जा करने से पहले इस ड्रैगन जी को पूरी तरह से अवशोषित करना था। तब तक न केवल ड्रैगन जी से कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होगी, बल्कि वह राष्ट्र की महानगरी को भी आगे ले जाने में सक्षम होगी और अपने उत्थान के क्षण में इसका उपयोग ग्रैंडमास्टर बाधा को तोड़कर ग्रैंडमास्टर विशेषज्ञ बनने के लिए करेगी। सामान्य जीवन से बिल्कुल परे। यह महारानी सचमुच सरल नहीं है। बाहर के अनगिनत लोगों का मानना था कि महारानी सु एक साधारण कमजोर महिला थी, जिन्हें मार्शल दाव की केवल बुनियादी समझ थी। किसने कल्पना की होगी कि एक राष्ट्र की महारानी कोई नाजुक महिला नहीं थी जो केवल अपनी सुंदरता के बल पर सत्ता में आई, बल्कि वह स्वर्गीय युआन राजवंश की सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट अभ्यासी थी। ठीक उसी समय लिन युआन के मन में विचारों की बाढ़ आ गई थी। नीचे तैनात अधिकारियों ने देखा कि महारानी आ चुकी हैं। इसके बाद विभिन्न अदालत के अधिकारियों ने राज्य से संबंधित मामलों पर चर्चा शुरू की। हालांकि जिन मामलों में सम्राट के निर्णय की आवश्यकता होती थी, उन मामलों में वे अधिकारी प्रतीकात्मक रूप से लिन युआन से पूछते थे, लेकिन फिर महारानी की ओर देखते थे। स्पष्टतः कई अधिकारियों की नजर में लिन युआन महज एक प्रतीक चिन्ह था। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए तीनों यूपी असहाय थे।
एक एक करके अदालती मामले सुलझते गए, लेकिन किसी ने भी सम्राट लिन युआन से पूछने की जहमत नहीं उठाई। लिन युआन भी खाली बैठे रहने से खुश था। वो लगातार अदालत में मौजूद विभिन्न अधिकारियों पर नजर रखता था। उनमें से जिसने उनका ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया वे बैंगनी रंग के वस्त्र पहने हुए 3 बूढ़े व्यक्ति थे। ये तीनों ही वर्तमान दरबार के 3 युग थे। ग्रैंड ट्यूटर झाओ मुझी, ग्रैंड प्रीसेप्टर क्यांग बुजू, ग्रैंड गार्जियन सन जियांगलिन। स्वर्गीय युआन राजवंश ने 3 युग और 6 मंत्रालयों की प्रणाली लागू की। अपने पिछले जीवन में महान सुई के 3 विभागों और 6 मंत्रालयों के समान। तीनों युग सीधे सम्राट के प्रति जवाबदेह थे और प्रत्येक 2 विभागों की देखरेख करता था, जिससे पूरे राष्ट्र पर नियंत्रण रहता था और साथ ही पारस्परिक पर्यवेक्षण की एक प्रणाली के रूप में भी कार्य करता था। तीनों युगों के नीचे लोक निर्माण मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, युद्ध मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय और रीति रिवाज मंत्रालय थे। मूल रूप से ये तीनों शाही दरबार में सबसे महत्वपूर्ण सहायक मंत्री थे। लेकिन दिवंगत सम्राट की मृत्यु के बाद लू चेंग ने महारानी के समर्थन से सभी अधिकारियों का नेतृत्व करने के लिए जबरन एक तथाकथित प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी। तीनों युग जिन्हें सम्राट के अलावा दरबार में सबसे सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए था, अब महारानी और प्रधानमंत्री द्वारा दबा दिए गए थे और उनकी आवाज सुनी नहीं जा सकती थी। इसके बावजूद लिन युआन के प्रति उनकी वफादारी 80% से अधिक थी और उनके पीछे उन अधिकारियों की लिन युआन के प्रति वफादारी 60 से 80% के बीच थी। उन्हें वफादार प्रजा का समूह माना जाता था। हालांकि उनके शरीर में पहले रहने वाला व्यक्ति बहुत कमजोर था, इन प्रजाजनों की सहायता के बावजूद भी वह प्रधानमंत्री और महारानी से मुकाबला करने में संघर्ष कर रहा था। यह एक सड़ी हुई लकड़ी का विशिष्ट मामला है जिसे सहारा देकर खड़ा नहीं किया जा सकता था। इससे ये लोग कुछ हद तक निराश भी हो गए। वर्तमान स्थिति यह थी कि जब तक प्रधानमंत्री और महारानी राज्य के मामलों को स्थिरतापूर्वक संभाल सकते थे और राष्ट्र की नींव को नहीं हिला सकते थे, तब तक वे आसानी से आपत्ति नहीं करेंगे। और भविष्य में महारानी के रूप में सिंहासन पर आसीन होने के लिए राष्ट्र के भाग्य और ड्रैगन क्वीन का उपयोग करके ग्रैंडमास्टर बाधा को तोड़ने के लिए उन्हें स्वाभाविक रूप से एक टूटे हुए स्वर्गीय युआन राजवंश की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि तीनों युग और अन्य लोग महारानी और विश्वासघाती प्रधानमंत्री के साथ मतभेद रखते थे, फिर भी वे सरकारी मामलों को संभालने में कुशल थे। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखा गया। सौभाग्य से इस दरबार में अभी भी वफादार प्रजा मौजूद है। लिन युआन ड्रैगन सिंहासन पर ऊंचे स्थान पर बैठा था, उसका चेहरा भावहीन था, उसके मन में लगातार विचार घूम रहे थे। जल्द ही अदालत में चल रही चर्चा समाप्त हो गई। महारानी और प्रधानमंत्री में वाकई कुछ कौशल था, वे विभिन्न राजकीय मामलों को सहजता से संभालते थे। जैसे ही सूरज आकाश में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा, सम्राट के निर्णय की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण राजकीय मामलों को उनके निर्देशानुसार काफी हद तक निपटा लिया गया था। इससे लिन युआन को पूरे दरबार की सामान्य स्थिति का जायजा लेने का अवसर भी मिला। सम्राट गोल्डन आइस के साथ कौन वफादार था और कौन विश्वासघाती था, ये एक नजर में ही स्पष्ट हो गया था। 6 मंत्रालयों में से 60% से अधिक अधिकारियों की निष्ठा 40% से नीचे गिर गई। इनमें से लोक निर्माण मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, न्याय मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय सबसे अधिक भ्रष्टाचार से ग्रस्त थे। मंत्रियों, उपमंत्रियों आदि सभी ने उस विशेष महारानी और विश्वासघाती प्रधानमंत्री के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। धार्मिक अनुष्ठान मंत्रालय और युद्ध मंत्रालय की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी। क्या आप में से किसी आदरणीय मंत्री के पास बताने के लिए कुछ और है? प्रधानमंत्री पक्ष की जीत के साथ अंतिम अदालती मामला समाप्त होने के बाद महारानी सुकिन ने अपने गुलाबी होठों को हल्के से खोलते हुए नागरिक और सैन्य अधिकारियों की ओर देखा। उनकी आवाज दरबारी सभा के भव्य हॉल में गूंज उठी। कुछ हद तक अव्यवस्थित दरबार में तुरंत सन्नाटा छा गया। सभी अधिकारियों ने अपने सिर झुका लिए। महारानी के बोलने के बाद किसी ने भी अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। चूंकि ऐसा है तो आज की अदालती कार्यवाही यही समाप्त करते हैं। सभी अधिकारियों को अपने एक शब्द पर सिर झुकाते देख महारानी के होठों पर एक मोहक मुस्कान आ गई। अपने हाथ के हल्के इशारे से वह अपने पीछे खड़े नौकरों को आगे बढ़ने और दरबारी सभा के अंत की घोषणा करने का संकेत देने ही वाली थी। इंतजार, मुझे आज अभी भी कुछ घोषणाएं करनी है। अदालती सभा को इस तरह समाप्त करना क्या ये कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं होगी? हालांकि इससे पहले कि उसके पीछे खड़े नौकर आगे बढ़ पाते, दरबार की भव्य सभा के हॉल में एक शांत लेकिन हल्की सी मुस्कान से भरी आवाज गूंज उठी। जो अधिकारी से झुकाए बैठे थे उन्होंने वह परिचित लेकिन अजीब सी आवाज सुनी और वे खुद को सिर उठाने से रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री लू चेंग के नेतृत्व में अधिकारियों ने लिन युआन को देखा, जो बेहद रंग के ड्रैगन वस्त्र पहने हुए ड्रैगन सिंहासन से उठ खड़ा हुआ था और उनके चेहरे पर तिरस्कार और भास का भाव था। हे क्या 3 साल तक कठपुतली रहे इस सम्राट के पास अभी कुछ विचार हो सकते हैं? जहां तक वफादार अधिकारियों की बात है, जिनका नेतृत्व 3 युग कर रहे थे, लिन युआन को आखिरकार खड़े होते देख उन्हें आश्चर्य और खुशी का मिला-जुला एहसास हुआ, लेकिन उनके दिलों में कुछ आशंका भी थी। यहां तक कि तीनों युग भी लिन युआन को देखकर उत्साह के साथ-साथ उदासी की एक झलक भी दिखा रहे थे। लिन युआन अंततः खड़ी हो गई, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली। हालांकि समय थोड़ा देर से आया। हालांकि वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, फिर भी उन्हें वास्तविकता का सामना करना पड़ा। महारानी और प्रधानमंत्री द्वारा 3 वर्षों तक शासन चलाने के बाद दरबार के कई अधिकारी लगभग पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके थे। वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर लिन युआन उठ खड़ी हो और हंगामा करने की कोशिश करे तो इसके परिणाम। इस मामले को अभी भी धीरे-धीरे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। तीनों युग लिन युआन को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। कुछ कहने के लिए उन्होंने अपने मुंह खोले, लेकिन जैसे ही उनकी निगाहें लिन युआन से मिली, बूम! उनके मन में अचानक एक अद्वितीय शक्तिशाली दिव्य ड्रैगन प्रकट हो उठा। भव्य, रहस्यमय, महान। एक कठपुतली सम्राट के पास ऐसी आभा कैसे हो सकती है? पल भर में उन तीनों को ऐसा लगा मानो वे दिवंगत सम्राट का सामना कर रहे हों। नहीं, वर्तमान सम्राट तो दिवंगत सम्राट से भी अधिक राजसी हैं। आज शायद सचमुच आसमान में बदलाव आने वाला है। तीनों युग अपने मन में कथनीय रूप से उत्साहित थे, लेकिन उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। वे केवल लिन युआन को टकटकी लगाए देख रहे थे। उनकी आंखों में जलते दिव्य प्रकाश की चमक थी। इस समय न केवल नीचे बैठे अधिकारी, बल्कि महारानी सुबी, जो वहां पहाड़ की तरफ स्थिर बैठी थी, अपनी निगाहें उस ओर घुमाने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या चमत्कारिक रूप से जीवित बचे इस नन्ही कठपुतली सम्राट के पास अभी भी कुछ विचार हो सकते हैं? महारानी सुकिन, आपने सम्राट को धोखा दिया है, दरबार में अशांति फैलाई है और मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। आज मैं महारानी सुकिन को उनके पद से हटा दूंगा। भीड़ की स्तब्ध निगाहों के बीच लिन युआन की आवाज दरबारी सभा के भव्य हॉल में जोरदार ढंग से गूंज उठी। अध्याय 7 चुटकुले पर हंसो। नई किताब, कृपया इसे बुकमार्क कर लें। मैं महारानी सु को पदच्युत कर दूंगा। एक उदासीन आवाज जो असीम भव्यता से परिपूर्ण प्रतीत होती थी, शाही दरबार के हॉल में गूंज उठी, मानो सबके कानों में बिजली की कड़क सुनाई दी हो। लिन युआन की आवाज सुनकर दरबार के सभी अधिकारी विश्वास से लिन युआन की ओर देखने लगे, जो ड्रैगन सिंहासन के सामने काफी ऊंचाई पर खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, मानो उसने केवल एक मामूली बात की घोषणा की हो। उनके चेहरे सदमे और आश्चर्य से भरे हुए थे। क्या लिन युआन पागल हो गया था? अब शाही दरबार का नियंत्रण किसके हाथ में था? स्थिति को कौन नियंत्रित कर रहा था? क्या इस कठपुतली सम्राट को स्थिति समझ नहीं आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महारानी न केवल राष्ट्रमाता है, बल्कि महाराज की माता भी है। महाराज अपनी माता के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया उपहास का पात्र बन जाए? भले ही आप सम्राट हो, लेकिन सिर्फ आपके कहने मात्र से महारानी का पद कैसे समाप्त किया जा सकता है? मुझे लगता है कि सम्राट जी अपना दिमाग खो बैठे हैं। महामहिम युवा हैं और संभवतः अपने आसपास के उन कपटी बदमाशों के बहकावे में आ गए होंगे। आपका विशेष सुझाव देता है कि महामहिम को गुमराह करने वाले बदमाश को फांसी दी जाए ताकि दूसरों को सबक मिले। पलक झपकते ही पहले शांत रहने वाला शाही दरबार अचानक शोरगुल से भर गया। चांसलर ने आश्चर्य से लिन युआन की ओर देखा, फिर लिन युआन के बगल में खड़ी महारानी सु के साथ एक नजर का आदान-प्रदान किया और फिर चुपचाप वहीं खड़े रहे, जिससे उनके पीछे के अधिकारियों को आरोप लगाने का मौका मिल गया। महारानी सु ने लिन युआन की पीठ की ओर देखा और उसके पीछे खड़ी 2 निर्भीक नौकरानियों को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, जो अपनी तलवारें निकालने ही वाली थी। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें झिलमिला उठी और उसने लिन युआन को दिलचस्पी से देखा। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसका दिमाग लगातार गणना कर रहा था। जब सुकिन ने आज लिन युआन को देखा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। कल रात चांसलर द्वारा लिन युआन की हत्या के लिए भेजे गए लोग स्पष्ट रूप से सफल हो गए थे, फिर भी लिन युआन आज उनके सामने बिना किसी नुकसान के प्रकट हुए। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वर्गीय युआन राजवंश की शाही किस्मत अभी खत्म नहीं हुई थी। ड्रैगन क्यू अभी भी इस लड़की की रक्षा कर रहा था और आज इस कठपुतली लड़के ने अचानक मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की। क्या उसके हाथ में कोई तुरु का पत्ता था? मौन। शाही दरबार में इतनी दृढ़ता करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर कि अधिकारी शाही दरबार के हॉल को एक अव्यवस्थित माहौल में बदलने वाले थे और उड़ते शोर से छत लगभग उखड़ने वाली थी। लिन युआन के पीछे चुपचाप खड़े रहे हिजरा वेई ने आगे कदम बढ़ाया। पल भर में 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट की हिंसक आभा पूरे हॉल में फैल गई। हिजरा वेई ने नीचे मौजूद विद्रोही प्रजाजनों को देखा, उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। इस समूह ने जिन्होंने महामहिम के फरमान का विरोध करने का साहस किया, वे सभी मृत्यु के पात्र थे। किन वेई के मन में लिन युआन का विरोध करने की हिम्मत करने वाले सभी लोग विद्रोही प्रजा थे, ऐसे लोग जो मृत्यु के पात्र थे। ये सोचते ही उसके शरीर की आभा और भी अधिक कठोर और ठंडी हो गई। शाही महल को नियंत्रित करने और सम्राटों की 3 पीढ़ियों की सेवा करने में सक्षम होना। हिजरा वेई न केवल सम्राट के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा पर निर्भर था, बल्कि उसके तरीके भी अत्यंत क्रूर थे, जिसके चलते उसने कम से कम 8000 बल्कि 10,000 लोगों की जान ली थी। इस क्षण 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट के अंतिम चरण के प्रभाव के साथ मिलकर ये भयावह हत्या का इरादा प्रकट हुआ। आपस में बहस कर रहे अधिकारियों को अचानक एक सिहरन सी महसूस हुई। वे लिन युआन के पीछे चुपचाप खड़े बूढ़े हिजड़े को देखकर भयभीत हो गए। भला किसने सोचा होगा कि इस बूढ़े हिजड़े के पास इतनी भयानक शक्ति होगी? स्वर्गीय युआन राजवंश में अंतिम चरण की 9वीं श्रेणी की शक्ति ही मार्क्वेस की उपाधि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी। वो एक आंतरिक सेवक, एक नौकर बनकर कैसे संतुष्ट हो सकता था? महाद्वीप पर बलवानों का सम्मान किया जाता है। हिजरा वेई के पास इतनी ताकत थी कि वह आसानी से सबको मार सकता था। और हिजरा वेई, जो 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट है, की चेतावनी के आगे सबने अपना मुंह बंद कर लिया।
शाही दरबार अचानक बहुत शांत हो गया। नपुंसक वे, शाही दरबार में अधिकारियों को धमकाने की बारीकी से हिजड़े की बात है। महामहिम, महान पूर्वज का एक फरमान था, आंतरिक सेवकों को सरकारी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अपराधियों को बिना दया के मृत्युदंड दिया जाएगा। आपका प्रजाजन नपुंसक वे को मृत्युदंड देने का आदेश चाहता है। जिस समय हिजड़ा वे अधिकारियों को धमका रहा था, उसी समय चांसलर लू, जो अब तक चुप रहे थे, निडर होकर बाहर निकल गए। जैसे ही चांसलर लू प्रकट हुए, उनके शरीर से एक समान रूप से शक्तिशाली आभा निकली, जिसने हिजड़े वे द्वारा लाए गए प्रबल दबाव को दूर कर दिया। दोनों शाही दरबार में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, बराबर की टक्कर के कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और चांसलर का समर्थन मिलने के बाद अधिकारी तुरंत फिर से उत्तेजित हो गए। हम आपकी प्रजा आपसे निवेदन करते हैं कि उस विश्वासघाती खलनायक को फांसी देने का आदेश जारी करें। शाही दरबार में अशांति फैलाने वाले हिजड़े मौत के पात्र हैं। महाराज, आप इस हिजड़े के बहकावे में आ गए होंगे। आपका प्रजाजन हिजड़े वे को मृत्युदंड देने का आदेश चाहता है। हम आपकी प्रजा आपसे नपुंसक वे को फांसी देने का आदेश जारी करने का अनुरोध करते हैं। पल भर में एक अध्यादेश की मान पहाड़ और सुनामी की तरह पूरे हॉल में गूंज उठी। कुलपति, आपके शब्द गलत हैं। शाही दरबार में अधिकारी भले ही शोर मचा रहे हों, लेकिन मुख्य आंतरिक सेवक के रूप में हिजड़ा वे को महामहिम के लिए शाही दरबार में व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व और अधिकार है। नपुंसक वे ने सरकारी मामलों में कोई दखल नहीं दिया है, तो फांसी की बात कैसे हो सकती है? शाही दरबार में धारने की हिम्मत तो तुम्हारी ही है, ये घोर अपमान है। क्या तुम्हें महाराज की कोई परवाह भी है? शाही दरबार में धारना, महाराज का अपमान करना तुम्हारा अपराध क्या है? बैंगनी रंग का वस्त्र पहने हुए ग्रैंड ट्यूटर झाऊ मुझी बाहर निकले, लेन युआन को प्रणाम किया और फिर सीधे चांसलर के पीछे मौजूद वीर से सवाल किया। और ग्रैंड ट्यूटर झाऊ मुझी के हमले के बाद उन साम्राज्य समर्थक अधिकारियों ने भी उनका अनुसरण किया। एक के बाद एक खुलकर बोलते हुए चांसलर के ऊपर आरोप लगाया। चांसलर का साथ देने वाले अधिकारियों ने स्वाभाविक रूप से हार मानने से इनकार कर दिया। शाही दरबार के दो प्रमुख गुट तुरंत ही एक भयंकर टकराव में उलझ गए। कभी गंभीर रहने वाला शाही दरबार अचानक एक शोरगुल भरे बाजार में बदल गया, एक अराजक अव्यवस्था में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय थी और कम समय में विजेता का निर्धारण करना संभव था। मुख्य बात यह थी कि मुद्दा पहले ही इस ओर मुड़ चुका था कि क्या हिजड़ा वे को फांसी दी जानी चाहिए, हिजड़ों का राजनीति में हस्तक्षेप करना इत्यादि। जहां तक महारानी को पद से हटाने का सवाल है, उस पर सभी ने मौन रूप से ध्यान नहीं दिया। उस अराजक दृश्य को देखकर लिन युआन ने मुड़कर महारानी सू को टकटकी लगाकर देखा, जो अपने फीनिक्स पर शांति से बैठी थी। महामहिम, वर्तमान में अधिकारी उत्तेजित हैं, यदि स्थिति को ठीक से नहीं संभाला गया तो इससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। महामहिम, आपके नवीन को विभिन्न मंत्रियों को स्पष्टीकरण देने के लिए इस महल में सुरक्षित रखने के लिए क्यों नहीं सौंप देते? लिन युआन की निगाहों को भांपते हुए महारानी सू ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए धीरे-धीरे बात की, मानो वह लिन युआन की सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रख रही हूं। एक हल्की टिप्पणी के साथ उसने महारानी को पदच्युत करने के पिछले विषय को सहजता से दरकिनार कर दिया और साथ ही लिन युआन के बदले में अंतिम पंख काटने की तैयारी कर ली। और जब महारानी सू बोल रही थी, नीचे मौजूद अधिकारी जो पहले अराजक स्थिति में थे और आपस में बहस कर रहे थे और एक दूसरे के पूर्वजों को कोसने की इच्छा कर रहे थे, उन्होंने तुरंत व्यवस्था बहाल कर दी। महारानी सू के बोलते ही पूरा शाही दरबार शांत हो गया। किसी ने भी महारानी सू के भाषण में दखल देने की हिम्मत नहीं की। उनका अधिकार इतना प्रबल था। महामहिम, महारानी दो की बातें तर्कसंगत हैं। महामहिम, आपका प्रजाजन आपसे निश्चित वे को अस्थायी रूप से महारानी को सुरक्षित रखने के लिए सौंपने का अनुरोध करता है, अन्यथा वह सम्राट के हृदय को भ्रष्ट कर देगा और शाही दरबार में अशांति फैलाएगा। ये देखकर कि लिन युआन चुप रही और केवल महारानी को टकटकी लगाए देखती रही, चांसलर लू फिर आगे बढ़े और बोले, हम आपकी प्रजा आपसे निश्चित वे को महारानी के हवाले करने का निवेदन करते हैं। जब चांसलर लू बोल रहे थे, शाही दरबार के अधिकांश अधिकारियों ने मानो पूर्वाभ्यास के बाद एक स्वर में जवाब दिया और महल के अंदर और बाहर पहाड़ों जैसी गर्जना गूंज उठी। क्या आप मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं? लिन युआन ने मुड़कर नीचे चांसलर लू के नेतृत्व में मौजूद कई अधिकारियों को आधी मुस्कान के साथ देखा। हम आपकी प्रजा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हम आपकी प्रजा आपसे निश्चित वे को महारानी के हवाले करने का निवेदन करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते, अधिकारियों के चेहरों पर डर का कोई निशान नहीं था। वे सभी चांसलर के पीछे खड़े थे और उनके भावों में उपहास का भाव झलक रहा था। उनकी निगाहें लिन युआन पर तिरस्कार से भरी हुई थी, जैसे कि वे कोई मजाक देख रहे हों। अध्याय 8, क्रूर हमला। नई किताब, कृपया इसे खरीदें और नोट करें। ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर लिन युआन स्वाभाविक रूप से सभी के भावों को आसानी से समझ सकता था। इस तरह के भाव उनके पूर्व स्वरूप की स्मृति में गहराई से अंकित थे। जब भी उसके पूर्व स्वरूप ने शाही दरबार में सत्ता पर नियंत्रण करने का जरा सा भी इरादा दिखाया, तो नीचे के अधिकारियों के चेहरों पर ये तीखी अभिव्यक्तियां और निगाहें दिखाई देने लगी। और हर बार उसका पिछला रूप केवल क्रोध से देखकर रह जाता था, पूरी तरह से असहाय। पहले तो उसके पिछले स्वरूप ने संघर्ष करने, प्रतिरोध करने के बारे में सोचा था, लेकिन सब व्यर्थ था। कई बार कोशिश करने के बाद उसके पूर्व स्वरूप ने वास्तविकता को पूरी तरह से पहचान लिया। सब कुछ नियंत्रित करने की शक्ति के बिना, भले ही वह इस पद पर बैठा हो, वह केवल एक मिट्टी की मूर्ति, एक कठपुतली सम्राट था। इसलिए उसका पूर्व स्वरूप सुन्न हो गया। लेकिन अब लिन युआन का सिस्टम के साथ पुनर्जन्म हो चुका था और वह पहले की तरह अंतर्मुखी नहीं रह गया था। स्वाभाविक रूप से वह अदालत के अधिकारियों के बहकावे में नहीं आएगा। हे लिन युआन, वह स्वर्गीय युआन राजवंश का एकमात्र सम्राट था, सर्वोच्च सम्राट। उनकी इच्छा ही इस शाही राजवंश की इच्छा थी। जो भी कोई उससे सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करता, उसकी मौत हो जाती। नीचे के उन विद्रोही अधिकारियों के दबाव का सामना करते हुए और महारानी सू और चांसलर लू की सूक्ष्म उपहास को भांपते हुए, सभी को आश्चर्यचकित करते हुए, लिन युआन न केवल क्रोधित नहीं थे, बल्कि उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। लिन युआन के चेहरे पर मुस्कान देखकर हालांकि वीर को इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। उन सभी को लगा कि लिन युआन अत्यधिक गुस्से के कारण हंस रहा था। उन्होंने लिन युआन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और शाही फरमान जारी करने का अनुरोध करते रहे। जिस समय अधिकारी सबसे अधिक तीव्रता से चिल्ला रहे थे, ऊंचे चबूतरे पर खड़ी केवल लिन युआन और महारानी सू ने ही शाही दरबार के भव्य हॉल के प्रवेश द्वार पर चांदी सफेद मछली ड्रैगन वस्त्र पहने एक युवा आकृति को धीरे-धीरे प्रकट होते देखा। इस व्यक्ति, महारानी डॉवी अपने फीनिक्स रथ पर ऊंची जगह पर बैठी थी, युवाटियन को नीचे देख रही थी और उनसे निकलने वाली नौवीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट की आभा को महसूस करते हुए वह चौंकी से खुद को रोक नहीं सकी। 9वें दर्जे का ऐसा मार्शल आर्टिस्ट शाही महल में कब प्रकट हुआ? हालांकि इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाती, शाही दरबार में दहाड़ते हुए महाराज को विवश करते हुए आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। एक ठंडी कठोर आवाज ने कई अधिकारियों के शोर को दबा दिया। इसके तुरंत बाद एक तेज तलवार की रोशनी चमकी। एक युवा अधिकारी जो भव्य हॉल के प्रवेश द्वार के सबसे करीब था और सबसे अधिक खुशी से चिल्ला रहा था, शाही फरमान का अनुरोध करने में लगा हुआ था और उसे अपने पीछे युवाटियन की उपस्थिति का बिल्कुल भी पता नहीं था। जैसे ही तलवार की रोशनी उस पर पड़ी, युवक के पास भरी चीख निकालने का ही समय था, इससे पहले कि तलवार की रोशनी से उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसका सिर ऊपर उठा और उसकी छाती से गर्म खून तेजी से निकला और चारों ओर फैल गया। कुछ अधिकारी समय रहते बचने में असमर्थ रहे और तुरंत खून से लथपथ हो गए। उस तीखी दर्द भरी चीख ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब वे मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक युवक खून से लथपथ एक लंबी तलवार लिए हुए भव्य हॉल के प्रवेश द्वार पर लापरवाही से खड़ा था और उसने सूक्ष्मता से दरवाजे को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। और उसके बदले में लाल वस्त्र पहने एक युवा अधिकारी का सिर पहले ही धड़ से अलग कर दिया गया था। उसकी मृत्यु निर्वाध रूप से हो चुकी थी। शाही दरबार के भव्य हॉल में हत्या करने की हिम्मत करने वाला यह व्यक्ति कौन था? इस क्षण सभी अधिकारी स्तब्ध रह गए। ये शाही दरबार का भव्य हॉल था। शाही अंगरक्षकों और महारानी के लोगों के अलावा यहाँ प्रवेश करने से पहले चांसलर को भी अपने हथियार डालने पड़े। यहाँ तलवार निकालकर किसी को जान से मारने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये कठपुतली सम्राट को चुनौती देना नहीं था, ये चांसलर और महारानी को करारा जवाब देना था, ये स्वर्गीय युआन राजवंश को चुनौती देना था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। इस चौंकाने वाली खबर को पचा पाने से पहले ही वीर के अग्रभाग में कवचधारी मार्शल आर्टिस्ट ने दहाड़ लगाई। रुकना! लिन युआन की आवाज अभी उसके होठों से निकली ही थी कि एक जोरदार मुक्के की वजह से वह दब गई। बूम! हवा में कंपन हुआ और मुक्के की ताकत से सीटी की आवाज सुनाई दी। कवचधारी जनरल ने शाही दरबार के भव्य हॉल में निर्भीकता से हमला किया। लिन युआन के शब्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए और उसका पहला वार घातक था। उसके पहुंचने से पहले ही ठोस मुक्के की ऊर्जा 10 झांक की दूरी तय करते हुए सीटी बजाती हुई युवाटियन की ओर जा गिरी। जिस युवा अधिकारी की हत्या हुई वह ठीक इसी जनरल का बेटा था। इस व्यक्ति ने जनरल तियान के बेटे को मारने की हिम्मत की है। ये सचमुच मौत को दावत दे रहा है। जनरल तियान 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट है। ऐसे खूबसूरत लड़के से निपटना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इस व्यक्ति का तो अंत निश्चित है, इसे कोई नहीं बचा सकता। शाही दरबार के भव्य हॉल में किसी पर हमला करने और उसे जान से मारने की हिम्मत करने वाले इस व्यक्ति को सम्राट भी नहीं बचा सकते। उस खूबसूरत लड़के के लिए कितनी दुख की बात है। दाढ़ीधारी जनरल तियान को घृणा से प्रहार करते देख वहां मौजूद सभी अधिकारी चुप हो गए और युवाटियन को दया भरी नजरों से देखने लगे, मानो वह कोई मृत व्यक्ति हो। हालांकि 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट के पूरे बल से किए गए हमले का सामना करते हुए युवाटियन ने उसकी ओर एक नजर तक नहीं डाली। शाही फरमान की अवहेलना करने और महाराज का अपमान करने के कारण आपकी नौकरियां नष्ट कर दी जाएंगी। युवाटियन की ठंडी आवाज हॉल में गूंज उठी और उसके हाथ में खून से लथपथ लंबी तलवार धीरे से हिल गई। तुरंत ही चूची से गिरी हुई लंबी तलवार से चिपकी हुई खून की बूंदें तोप के गोलों की तरह बाहर निकली। तलवार को छोड़कर शून्य लोक में एक गर्जना के साथ विस्फोट हो गया। टकराना! रक्त के तोप के गोलों के प्रभाव से आने वाली पंच की ऊर्जा सीधे चकनाचूर हो गई। आकाश में खून की कुछ बूंदें फैल गईं और मुक्के की ऊर्जा को भेदते हुए वे तुरंत हमलावर के सिर पर जा गिरी, जिससे उसकी सुरक्षात्मक वास्तविक ऊर्जा जबरदस्ती टूट गई और उसकी खोपड़ी में कई छोटे-छोटे घाव हो गए। उसी समय रक्त में समाहित सच्ची ऊर्जा अचानक उसकी खोपड़ी के भीतर से फूट पड़ी। चूची उग्र रूप से भड़क उठी, जिसने सीधे उसके दिमाग को चूर-चूर कर दिया।
उफ मैं अत्यंत शक्तिशाली 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट जनरल त्यान यू हुआटियन से 3 झांक की दूरी तक पहुंचने से पहले ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और अपनी जीवन शक्ति पूरी तरह से खो बैठे। घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ ने पल भर में पूरे माहौल को शांत कर दिया। 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट को इतनी आसानी से मार दिया गया, ऐसा तो सिर्फ 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकता है। क्या सम्राट के साथ सचमुच 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट था? जो अधिकारी पहले तमाशा देख रहे थे, वे सभी पीछे हट गए, अनजाने में चांसलर के करीब चले गए। वे यू हुआटियन से दूरी बनाना चाहते थे। ये दुष्ट से शाही दरबार के भव्य हॉल में इतनी मनमानी करने की हिम्मत की थी। ये लाड प्यार से पाले गए गणमान्य व्यक्ति आमतौर पर महज एक शब्द से हजारों लोगों के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सचमुच आगे बढ़कर लड़ने के लिए, सीधे खतरे का सामना करने के लिए प्रेरित करना, ऐसा कैसे हो सकता है? उनका जीवन अनमोल था। तुम कौन हो जो शाही दरबार के भव्य हॉल में ऐसी हिंसा और हत्या करने की हिम्मत कर रहे हो? अन्य लोग पीछे हट सकते थे, लेकिन चांसलर के रूप में, सभी अधिकारियों के प्रमुख के रूप में चांसलर को इस समय आगे आना ही था। भले ही उसने देखा कि यू हुआटियन भी उसकी तरह 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट है और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, फिर भी उसे सबसे अलग दिखना होगा। अन्यथा वह लू चेंग और महारानी तीनों की सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। वह तो सिर्फ 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट था, ज्यादा से ज्यादा वे एक लड़ाई लड़ेंगे। इस भव्य हॉल में 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट एक से अधिक थे और लू चेंग को आगे बढ़ते देख लू चेंग और सुकिन से जुड़े अधिकारियों ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए लू चेंग की पूछताछ का सामना करते हुए यू हुआटियन को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने उसकी ओर देखने के लिए अपनी निगाहें घुमाने की भी जहमत नहीं उठाई। विभिन्न अर्थों से भरी सैकड़ों निगाहों के सामने वो युवक जो कुछ देर पहले इतना अपमानित प्रतीत हो रहा था, ने धीरे-धीरे अपने हाथ में पकड़ी हुई लंबी तलवार को रख दिया। फिर वह सीधे जमीन पर घुटने टेककर अपना सिर जमीन पर झुकाकर लिन युआन को भव्य प्रणाम किया। आपका प्रजाजन यू हुआटियन महाराज को प्रणाम करता है। महामहिम द्वारा सौंपा गया कार्य आपके सेवक ने पूरा कर लिया है और आपको रिपोर्ट देने के लिए वापस आ गया है। महामहिम की रक्षा करने की अपनी उत्सुकता में आपके एक प्रजाजन ने 2 दुष्ट को मार डाला और महाराज को परेशान किया। यह एक ऐसा अपराध है जिसके लिए 10,000 मृत्युदंड दिए जा सकते हैं। मैं महाराज से क्षमा मांगता हूं। पहले तो हैरान और गुस्से में भरे अधिकारी तुरंत अवाक रह गए। ऊंचे चबूतरे पर सुकिन ने यू हुआटियन के आदरपूर्वक प्रणाम को देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद उसकी निगाहें अंततः लिन युआन पर पड़ी। 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट को इतना सम्मानजनक बना पाना आज दूसरी बार लिन युआन ने उसे चौंका दिया था। लिन युआन के शांत चेहरे को देखकर सुकिन के दिल में बेचैनी फैल गई। हालात बेकाबू होने का एहसास बहुत ही अप्रिय था। अध्याय 9 पवित्र इच्छा का उल्लंघन मृत्युदंड के समान है। कृपया मतदान करें और अनुबंध प्राप्त करें। अनुबंध भेज दिया गया है। वूश सुकिन के पीछे चुपचाप खड़ी दो नौकरानियों ने सुकिन के कुछ बोले बिना ही अपनी लंबी तलवारें निकाल ली। उनकी आकृतियां झिलमिला उठी और वे यू हुआटियन के ठीक सामने 3 झांक की दूरी पर थे। 2 उमड़ती हुई चीख ऊर्जा दृढ़ता से यू हुआटियन पर टिकी हुई थी जो मुख्य हॉल के नीचे जमीन पर लेटा हुआ था। वे सुकिन के आदेश का इंतजार कर रहे थे कि वे यू हुआटियन को घेरकर वहीं मार डालें। जहां तक सम्राट युआन की बात है, जो ड्रैगन सिंहासन पर ऊंचे स्थान पर बैठे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। यू हुआटियन द्वारा सम्राट युआन की ओर से कार्य करने के दावे को तो उन्होंने और भी सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया। अहंकारी पागल, महाराज के नाम का झूठा इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज की हत्या करने के लिए शाही दरबार में घुसपैठ करना और शाही राजवंश के अधिकारियों की हत्या करना, ये हमारे स्वर्गीय युआन राजवंश के लिए एक चुनौती है। महाराज के लिए एक चुनौती है। तुम्हारी हिम्मत है कि तुम शाही दरबार में ही स्वर्गीय युआन राजवंश के अधिकारियों का बेरहमी से वध करो। अगर हम तुम्हें जाने देंगे तो कोई और मंत्री कैसे सुरक्षित रह पाएगा? महामहिम, मैं इस पागल को गिरफ्तार करने के लिए एक शाही फरमान जारी करने का अनुरोध करता हूं। महारानी के बगल में खड़ी 2 दासियों को यू हुआटियन को डराने की कोशिश करते देख लू चेंग ने तुरंत बात की। उसने तुरंत यू हुआटियन पर एक बड़ा सा लेबल चिपका दिया। उन्होंने उसे एक हत्यारा बताया जिसने लिन युआन के नाम के आड़ लिन युआन और मंत्रियों की हत्या करने का इरादा किया था, जिससे वह सभी मंत्रियों के खिलाफ खड़ा हो गया था। इस तरह भले ही यह 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट लिन युआन का खास आदमी होता, लिन युआन अब उसके लिए बोलने में असमर्थ होता। अगर लिन युआन बोलने की हिम्मत करता तो वह सभी मंत्रियों के खिलाफ खड़ा हो जाता। लू चेंग की लिन युआन के बारे में समझ के आधार पर इस छोटी कटपुतली में उतनी हिम्मत नहीं थी। इस समय यहां तक कि तीनों ड्यूक और अन्य लोग जो यू हुआटियन यानी अपने स्वयं के व्यक्ति की रक्षा करना चाहते थे, भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आखिरकार यह मामला वाकई बेहद गंभीर था। वे केवल असहाय होकर आगे बढ़ सके। उनकी आशा भरी निगाहें जो अभी उमड़ी थी, फिर से धुंधली पड़ गई। सम्राट युआन ने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। महारानी और प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर उखाड़ फेंकने की शक्ति प्राप्त किए बिना ही उन्होंने इतनी उत्सुकता से कदम उठा लिया। उसने केवल क्षणिक संतुष्टि की तलाश की, परिणामों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। ऐसे कार्यों से केवल उसके हाथों में मौजूद शक्ति ही कम हो जाएगी। तीनों ड्यूक चुप हो गए और उनके पीछे खड़े साम्राज्य समर्थक अधिकारी भी शांत हो गए। और कुछ देर की चुप्पी के बाद ये देखकर कि यू हुआटियन महारानी के लोगों से भयभीत प्रतीत हो रही थी, सम्राट युआन ने सहमति दे दी और साम्राज्य समर्थक गुट चुप रहा। शाही दरबार के वे अधिकारी जिन्होंने महारानी और प्रधानमंत्री के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, तुरंत उत्साहित हो गए। महाराज, ये व्यक्ति बेहद निर्भीक है। शाही दरबार में ही शाही राजवंश के अधिकारियों की हत्या करने का साहस कर रहा है। यह न केवल हम महाराज की सेवा करने वाले वफादार दरबारी के लिए एक उत्सव है, बल्कि शाही राजवंश के लिए भी एक उत्सव है, महाराज के लिए भी एक उत्सव है। यदि इस व्यक्ति को कड़ी सजा नहीं दी गई तो इसे मंत्रियों में दहशत फैल सकती है, देश में अस्थिरता आ सकती है और यहां तक कि महाराज की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ सकता है। हम महारानी डोवेजर से विनती करते हैं कि वे सजा दें। हम आपसे विनती करते हैं कि आप दंड दें। लू चेंग के पीछे एक युवा सेंसर ने अवसर का लाभ उठाया और निर्णायक रूप से उनके पीछे से बाहर निकल आया। उसने लिन युआन के प्रति दिखावटी विनम्रता दिखाई, लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी निगाहें महारानी डोवेजर पर टिकी हुई थी, जो फीनिक्स पर बैठी हुई थी और उत्सुकता से अपनी वफादारी व्यक्त कर रही थी। साथ ही वह चाहता था कि महारानी यू हुआटियन को तुरंत दंड करे, अधिमानतः इस खलनायक को मौके पर ही मार डाले। जिन अधिकारियों ने निष्ठा की शपथ ली थी, उन्हें महारानी की शक्ति का स्पष्ट अंदाजा था, अन्यथा वे निर्णायक रूप से उनके साथ शामिल नहीं होते। 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट भी दूसरे 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्टों की घेराबंदी में मारा जाएगा। यू हुआटियन का हमला इतना क्रूर था कि उसने शाही दरबार में किसी की हत्या करने का साहस किया। निश्चित रूप से यह कठपुतली शासक लिन युआन के लिए खड़े होने के लिए था। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि लिन युआन यानी इस कठपुतली सम्राट युआन ने 9वें दर्जे के विशेषज्ञ की वफादारी कैसे हासिल कर ली थी। लेकिन इन सब बातों का कोई महत्व नहीं था। यदि विरोधी ने दिन दहाड़े उन्हें सीधी जान से मारने की हिम्मत की तो इस हॉल के बाहर क्या होगा? क्या विरोधी एक-एक करके दस्तक देंगे और उन सभी को मार डालेंगे? 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट शायद इस महाद्वीप पर कुछ भी न हो, लेकिन इस स्वर्गीय युआन राजवंश में वह चलता फिरता परमाणु बम था। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, महारानी और प्रधानमंत्री के गुट के शेष अधिकारियों ने भी पहले न बोलने पर खेद व्यक्त करते हुए तुरंत उनकी भावनाओं का समर्थन किया। शाही दरबार का हॉल जो अभी शांत हुआ था, अचानक फिर से शोरगुल से भर गया। मंत्रियों का आक्रोश शांत करना कठिन है। यदि इस मामले को नहीं सुलझाया गया तो इससे सभी अधिकारियों के दिलों में भी ठंडक आ जाएगी। इस व्यक्ति ने शाही दरबार में घुसपैठ की, शाही राजवंश के एक उच्च पदस्थ अधिकारी की हत्या की और महाराज और मेरी हत्या का प्रयास किया। ये एक गंभीर अपराध है। इस अपराधी की ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। चुनलन और टीजू को मिलकर उसे पकड़ना चाहिए। महाराज, आपका क्या विचार है? नीचे उत्तेजित मंत्रियों को देखते हुए लिन युआन भावहीन चेहरे के साथ ड्रैगन सिंहासन पर बैठा था। उसकी निगाहें हमेशा की तरह खालीपन से चारों ओर घूम रही थी। सुकिन की आवाज सुनकर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। और हालांकि सुकिन सवाल पूछ रही थी, उसने इस दौरान लिन युआन की तरफ देखा तक नहीं, मानो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही हो। हम महारानी के आदेश का पालन करते हैं। जैसे ही महारानी ने बोलना शुरू किया, उनके पीछे खड़ी 2 दासियां लंबी तलवारें लिए हुए लिन युआन के बोलने का इंतजार किए बिना तुरंत हमला कर दिया। उनकी लंबी तलवारों ने हवा में असंख्य तलवार ऊंचा उठा और यू हुआटियन की ओर वार किया। दोनों ने बेरहमी से हमला किया। उनकी तलवारों की रोशनी नाच रही थी। सभी यू हुआटियन के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साध रहे थे। उम्मीद थी कि वे जल्दी से राजता को जीते हुए उस नौरंग के मार्शल आर्टिस्ट को मार डालेंगे जो अचानक प्रकट हुआ था और स्पष्ट रूप से लिन युआन का आदमी था। अफसोस, मैं आपको सलाह देता हूं, रुक जाना ही बेहतर है। लिन युआन ने दोनों को सीधे हमला करते देखा, लेकिन बहुत क्रोधित नहीं हुआ जितना कि सभी ने कल्पना की थी। उसने आंख भरी, मानो उसे किसी बात का पछतावा हो रहा हो। और जब मंत्रियों ने देखा कि लिन युआन ने वास्तव में प्रतिक्रिया दी, तो वे उपहास करने से खुद को रोक नहीं पाए। ये जानते हुए कि उसका सहायक बनने वाला है, क्या वाहे भरना भी उपयोगी था। ये छोटा कठपुतली सचमुच बुरा था। वे दोनों महारानी के खास लोग थे। वे उसकी बात सुनेंगे, कितना बड़ा मजाक है। दरअसल लिन युआन की आवाज सुनने के बाद दोनों नौकरानियां न केवल रुकी नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर एक ठंडी सी घृणा दिखाई दी और उनके हमलों की ताकत में 3 अंक की ओर वृद्धि हुई। असंभव। ठीक उसी समय जब सभी लोग यू हुआटियन को महारानी के शक्तिशाली रक्षकों द्वारा मार गिराए जाने का इंतजार कर रहे थे और लिन युआन के पहले झुंझुलाए हुए फिर निराश और सुन्न भाव का आनंद लेने के लिए उत्सुक थे, 2 चीखों ने उनके भ्रम को चकनाचूर कर दिया। सभी ने सहज रूप से अपना सिर घुमाया और पाया कि 2 दासियां जो अभी कुछ देर पहले ही पूरी तरह से ऊर्जावान थी और 9वें दर्जे के स्तर तक पहुंच चुकी थी, अब जमीन पर औंधी मुड़ रही थी। उनके शरीर में 3 टूटी हुई तलवारों के ब्लेड धंसे हुए थे। ब्लेड को क्रमशः उनके सिर, हृदय और पेट के नीचे घुसाया गया था। 2 टूटी हुई तलवारों की धारें उनके शरीर को घेरते हुए उनकी पीठ से बाहर निकली हुई थी। उनके घावों से लगातार खून बह रहा था और देखते ही देखते उनके कपड़े खून से लथपथ हो गए, जिससे फर्श पर खून के 2 धब्बे बन गए। उनके बगल में 2 टूटी हुई तलवारें जमीन पर पड़ी थी। हॉल के बाहर से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे तलवारों के ब्लेड से चकाचौंध भरी रोशनी परावर्तित हो रही थी। तेज धूप मंत्रियों की आंखों में पड़ रही थी, जिससे उनकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं। 9वें दर्जे के 2 मार्शल आर्टिस्ट यूं ही मर गए। अगली ही पल सबकी निगाहें स्वाभाविक रूप से उस हिजड़े पर पड़ी जिसे मार डाला जाना चाहिए था।
वह अभी अपने चांदी जैसे सफेद वस्त्र में लिपटा हुआ था, जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, गतिहीन था और उसके शरीर पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। हॉल में गूंजती ठंडी, कठोर आवाज के साथ केवल जमीन तक लिपटा हुआ चांदी जैसा सफेद नवादा ही लगातार लहरा रहा था। पवित्र इच्छा का उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध है। अध्याय 10 मुखौटे को चीरना। यू वाटिन को जमीन पर घुटने टेकते हुए और उन दो 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्टों को देखकर जो लंबे समय तक दबी शिकायतों के साथ मर गए और जिनके शरीर अभी भी फड़फड़ा रहे थे, पूरा शाही दरबार सन्नाटे में डूब गया। लू चेंग और महारानी सू ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने महारानी की आंखों में गंभीरता देखी। क्या अभी क्या हुआ? पलक झपकते ही दो मध्य चरण के छात्र 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्टों के साथ भी ठीक इसी तरह का व्यवहार किया जाता था। महारानी सुकिन की विश्वासपात होने के नाते लू चेंग स्वाभाविक रूप से उन दो मार्शल आर्टिस्टों की ताकत को जानती थी जो हमेशा महारानी के साथ रहते थे। वे दोनों वफादार अंगरक्षक थे जिन्हें महारानी ने बचपन से ही पाला पोसा था। उनकी योग्यता यौन में मिले प्रशिक्षण की परवाह किए बिना दोनों ही शीर्ष स्तर के थे और वे विशेष रूप से बॉडी इंटीग्रेशन तलवार तकनीकों में कुशल थे। यद्यपि दोनों मध्य चरण के 9वें रैंक के थे, तलवारें हाथ में लिए शत्रुओं से लड़ने के लिए एकजुट हुए थे, फिर भी वह जो अंतिम चरण का था 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट को हराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। यदि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई होती तो उसके जैसा अंतिम चरण का 9वां रैंक का योद्धा भी इन दोनों के हाथों कब तक घसीटा जा सकता था। वे इतनी आसानी से पराजित और मारे कैसे जा सकते थे? लड़ाई की शुरुआत से लेकर उनकी मृत्यु तक कितना समय बीत गया था? एक सांस या दो सांसें? ये सोचते ही लू चेंग के हाथ जो उसके आसियों के अंदर छिपे थे अनजाने में थोड़े कांपने लगे। सौभाग्य से उसने अभी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया था, अन्यथा लेटा हुआ व्यक्ति स्वयं भी हो सकता था। मैंने तुम्हें पहले ही रुकने के लिए कहा था, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? लिन युआन ड्रैगन सिंहासन से टिक गया, उसकी आंखें महारानी को हल्के से देख रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। भव्य हॉल में छाई खामोशी को तोड़ते हुए एक हल्की और सहज आवाज सुनाई दी। अधिकारियों को अचानक होश आया और उन्होंने मुड़कर देखा कि ड्रैगन सिंहासन और फीनिक्स रथ पर दो लोग सीधे बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे को निहार रहे थे। महामहिम, इसका वास्तव में कितना दुर्जेय अर्थ है। ऐसा लगता है कि इसकी योजना बहुत पहले से बनाई गई थी। मुझे आश्चर्य है कि महाराज के पास और कौन-कौन से तुरुप के पत्ते हैं, उन सभी को बाहर निकालिए। पहली बार सुकिन ने अपनी नजर अपने सामने खड़ी लिन युआन पर डाली। उसकी आंखें थोड़ी सी खुल गईं, उसकी थोड़ी ऊपर उठी और उसने ड्रैगन सिंहासन से एक पायदान ऊपर स्थित फीनिक्स रथ से लिन युआन को नीचे देखा। एक शिखर से संबंधित आभा 9वें दर्जे की मार्शल आर्टिस्ट चुपके से उसके शरीर से उठी और लिन युआन की ओर बढ़ने लगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस कठपुतली नहीं सम्राट ने उसे उकसाने की हिम्मत की, आखिरकार उसे ऐसा ही एक सहायक मिल गया। एक शिखर छोटे से स्वर्गीय युआन राजवंश में स्थित 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में बिना किसी बाधा के चल सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि कल रात की हत्या की कोशिश इसलिए नाकाम रही क्योंकि नीचे 9वें रैंक के मार्शल आर्टिस्ट का विवरण दिया गया है। हालांकि अगर वह अचानक सामने आए इस 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट पर भरोसा करते हुए वापसी करना और जवाबी हमला करना चाहता था, तो भी इसमें कुछ कमी रह गई थी। इतना ही नहीं, वह खुद भी एक शिखर थी। वह 9वें दर्जे की मार्शल आर्टिस्ट थी और पूरे स्वर्गीय युआन राजवंश की सम्राट की अपनी सेना में से 9 डिवीजनों का नियंत्रण उनके पास था। सम्राट की अपनी सेना के 90,000 सैनिक और यहां तक कि महल शहर की रक्षा करने वाले हजारों शाही अंगरक्षकों में से अधिकांश भी उसी के लोग थे। जब तक वह आदेश देती, वह सभी सैनिकों को जुटा सकती थी और नरसंहार करते हुए शाही शहर में प्रवेश कर सकती थी। तब तक शिखर की सुरक्षा के बावजूद भी 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट, ये छोटा सम्राट निश्चित रूप से यही मर जाएगा। बात सिर्फ इतनी थी कि तब तक प्राप्त शाही राजवंश की ड्रैगन जी कुछ हद तक दोषपूर्ण हो चुकी होगी और इसका प्रभाव उतना नहीं होगा जितना उसने वास्तव में योजना बनाई थी। ये कुछ हद तक अफसोसजनक था। सुकिन को अपनी सुरक्षा की जरा भी चिंता नहीं थी। अब शाही महल में लिन युआन के साथ हमेशा रहने वाले बूढ़े हिजड़े वे और शिखर के अलावा 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट जो अचानक नीचे प्रकट हुए, सुकिन ने बाकी सभी को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। साकुरा राजवंश की सबसे बड़ी शाही राजकुमारी और पूर्वी महाद्वीप में होकाइडो के 10 लाख के दायरे को दबाने वाले एक महाशक्तिशाली संप्रदाय, जुआनटियन संप्रदाय की एक बाहरी संप्रदाय की शिष्या होने के नाते उनके द्वारा महारत हासिल किए गए युद्ध कौशल और साधना तकनीक ऐसी थी जिनकी कल्पना इस छोटे से स्वर्गीय युआन राजवंश के मार्शल आर्टिस्ट नहीं कर सकते थे। अगर वह ड्रैगन जी के प्रकोप को सहने के लिए अनिच्छुक न होती, तो वह इस छोटे सम्राट का भी गला घोंट सकती थी, फिर शांति से निकल सकती थी, शाही महल का नरसंहार करने के लिए एक सेना खड़ी कर सकती थी और एक महिला सम्राट के रूप में जबरदस्ती सिंहासन पर आसीन हो सकती थी। वह अपनी मर्जी से आती थी और अपनी इच्छा से चली जाती थी। उसके पास मौजूद अपार शक्ति ही वह तुरुप का पत्ता थी जिसने उसे हर तरह की योजना बनाने का साहस दिया। मेरे तरीके भला आप उन्हें कैसे समझ सकते हैं? इसके अलावा अगर मेरे पास कुछ तरकीबें न होती, तो शायद मैं अभी यहाँ बैठ भी नहीं पाता। सुकिन की पूछताछ का सामना करते हुए लिन युआन अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्से की झलक दिखाई दी। उसके शरीर पर मायावी सुनहरी ड्रैगन ऊर्जा चिलमिला रही थी, जो सुकिन के गुप्त आभा दमन के सामने पूरी तरह से अविचलित रही। गर्जन। और जैसे ही लिन युआन खड़ी हुई, वह भाग्यशाली स्वर्ण ड्रैगन भी प्रकट हो गया। सुनहरा अजगर अपनी पूंछ हिलाता हुआ लिन युआन के सिर के ऊपर लगातार नाच रहा था। एक अत्यंत प्रभावशाली, राशि और पवित्र आभा तुरंत फैल गई, जिसने पूरी भव्य सभा भवन को अपने आलिंगन में ले लिया। इस क्षण नीचे मौजूद अधिकारी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। यह न केवल उस समय लिन युआन के आभा के कारण था, बल्कि इसलिए भी था कि लिन युआन वास्तव में गोल्डन ड्रैगन को स्वेच्छा से प्रकट होने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम था। ऐसा कुछ जो दिवंगत सम्राट भी हासिल नहीं कर पाए थे। जब संस्थापक महान पूर्वज जीवित थे, तभी भाग्य का स्वर्णिम ड्रैगन प्रकट होता था। सम्राटों की शेष 7 पीढ़ियां केवल भाग्य के स्वर्ण ड्रैगन का संरक्षण प्राप्त करने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अस्थायी रूप से ड्रैगन जी उधार लेने में सक्षम थी। भाग्य के सुनहरे ड्रैगन को प्रकट करने की उनकी इच्छा पूरी तरह से असंभव थी। महान पूर्वज एक सच्चे ग्रैंडमास्टर थे, एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने लाशों के ढेर और खून के सागर के बीच से सर्वोच्च उपलब्धियां हासिल की। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन युआन संस्थापक महान पूर्वज को टक्कर दे सके और एक पीढ़ी का ग्रैंडमास्टर बन सके? इस समय लक गोल्डन ड्रैगन को स्वेच्छा से लिन युआन की रक्षा करते देख तीनों युग और अन्य लोग इतने उत्साहित हो गए कि वे खुद को नियंत्रित नहीं कर सके। इसी बीच चांसलर के नेतृत्व में दरबारियों के चेहरे इतने भयावह थे मानो उनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो। सुकिन, जिसने कभी लिन युआन को अपनी नजरों में नहीं देखा था, इस समय चंबित होकर अपना मुंह खोल बैठी, उसकी आंखें विस्मय से भरी हुई थी। जाहिर है, उसने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जिस सम्राट को वह कठपुतली समझती थी, वह वास्तव में भाग्य के सुनहरे ड्रैगन को प्रकट करने में सक्षम था। आंतरिक न्यायालय को राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है, यही त्यान युआन का अटल नियम है। महारानी सुकिन ने लू चेंग के साथ मिलकर बार-बार राजकीय मामलों में हस्तक्षेप किया और शाही सत्ता हथिया ली। आज मैं सुकिन को महारानी के पद से हटा रहा हूं और गद्दार लू चेंग को मृत्युदंड दे रहा हूं। क्या आप सभी को कोई आपत्ति है? महामहिम बुद्धिमान है, आपकी प्रजा आपके आदेश का कड़ाई से पालन करेगी। तीनों युगों के नेतृत्व में साम्राज्य समर्थक अधिकारियों ने सम्राट को इस हालत में देखकर तुरंत घुटने टेक दिए और उत्साह से उन्हें प्रणाम किया। भव्य सभा भवन में साफ-सुथरी आवाजें गूंज उठी। इससे लू चेंग और उनके पीछे खड़े अधिकारियों के चेहरे के भाव और भी बदसूरत हो गए। यहां तक कि कुछ अधिकारी भी, जो लिन युआन के दबाव को सहन नहीं कर सके, उनके साथ जमीन पर घुटने टेकने के लिए विवश हो गए। हालांकि लू चेंग इतना दयनीय नहीं था, वह तो और भी ज्यादा गुस्से में था। लिन युआन वास्तव में उसे ही फांसी का पहला निशाना बनाना चाहता था। क्या वह लू चेंग को नीचा समझता था? कुलपति की पहचान के अलावा लू चेंग भी अंतिम चरण में थे, 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट। यदि वह इस स्वर्गीय युआन राजवंश को छोड़ भी देता, तब भी वह एक स्वतंत्र और बेरोक जीवन जी सकता था। ये सोचते हुए लू चेंग ने सुकिन की ओर जिज्ञासा भरी नजर से देखा। फीनिक्स रथ पर सीधी बैठी सुकिन ने अनजाने में सिर हिलाया और उसकी उंगली पर पहनी हुई ज़ैद की अंगूठी चूर-चूर होकर हवा में उड़ गई। लिन युआन, तुम छोटे बदमाश, तुमने तो सचमुच बहुत कुछ छुपा रखा है। ये तुम्हारा सौभाग्य था कि मैंने कल रात तुम्हारा वध नहीं किया। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि इन दो हिजड़ों और आपके शरीर पर मौजूद कमजोर गोल्डन ड्रैगन के भरोसे आप हमारा मुकाबला कर सकते हैं? शक्ति के बिना भले ही भाग्य के सुनहरे ड्रैगन का संरक्षण आपके पास हो, आप अच्छे से ज्यादा कुछ नहीं है। सुकिन की मौन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद लू चेंग ने सीधे जोर से अपशब्द कहे। चूंकि वे पहले ही दिखावे को ध्वस्त कर चुके थे, इसलिए लू चेंग को लिन युआन के साथ वो दिखावा करने की कोई परवाह नहीं थी। शाही महल के अंदर और बाहर सभी सैनिक उन्हीं के और महारानी के थे। न केवल इंपीरियल गार्ड्स, बल्कि सम्राट की अपनी सेना को भी उन्होंने रिश्वत देकर अपने वश में कर लिया था। इस शाही शहर में लिन युआन के कमाने वाले लोग बहुत कम थे और लड़ने में सक्षम केवल ये दो हिजड़े ही थे। हालांकि वह और महारानी सुकिन भी कमजोर नहीं थे। इन दोनों हिजड़ों को रोक दो। उनके हाथों में मौजूद लोग उनमें से प्रत्येक एक से लिन युआन डूबकर मर सकता था। लिन युआन, जो कठपुतली सम्राट था, आखिर किस चीज से उनका मुकाबला कर सकता था? अध्याय 11, यह एक विद्रोह है, शाही रक्षक मैदान में उतरते हैं। इस हिजड़े की ताकत वाकई असाधारण है, इस स्वर्गीय युआन राजवंश में वास्तव में अद्वितीय है। हालांकि ग्रैंडमास्टर के प्रवेश के बिना इस दुनिया में अंततः मनुष्य मांस और रक्त से बना एक नश्वर प्राणी ही है। क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ एक शिखर पर निर्भर रहना ही काफी है? 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट आकाश को उलट सकता है। चूंकि उसने पहले ही दिखावा उतारने का फैसला कर लिया था, इसलिए सुकिन ने इसे छिपाने की जहमत ही नहीं उठाई। सुकिन से निकलने वाली आवाज के गुप्त 5वें दर्जे के साधना स्तर से ऊपर की ओर बढ़ने लगी। छठा स्थान, 7वां स्थान, 8वां स्थान, 9वें स्थान का प्रारंभिक चरण, 9वें स्थान का मध्य चरण, 9वें स्थान का अंतिम चरण। बूम! बिना किसी रुकावट के 9वें रैंक के शिखर से संबंधित आवाज अचानक प्रकट हुई। सुकिन से दमन का एक शक्तिशाली भाव निकला, जो हॉल में युवा को टक्कर दे रहा था और उसे जरा भी पीछे नहीं था। ये कैसे संभव है? महारानी वास्तव में एक शिखर है, 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट। इस समय हॉल में मौजूद कई मंत्री अविश्वास से भर गए। उन्हें केवल इतना पता था कि महारानी सू के अधीन कई 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट थे, जिन्हें चांसलर भी शामिल थे। हालांकि उन्होंने चाहे जितना भी सोचने की कोशिश की हो, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी।
स्वयं महारानी सु वास्तव में एक शिखर थी, 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट। इसके अलावा सुकिन द्वारा अपनी साधना के स्तर का खुलासा करने के तुरंत बाद उसके शरीर के भीतर से ड्रैगन की हुई थी थोड़ी पीली लगातार संघर्ष करती हुई धारण की। लिन युआन के सिर के ऊपर मंडरा रहे भाग्य के सुनहरे ड्रैगन को टक्कर देते हुए महारानी दोबेजन न केवल एक शिखर है, 9वें दर्जे की मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ उसके शरीर की रक्षा करने वाला भाग्य का सुनहरा ड्रैगन भी मौजूद है। महारानी की रक्षा के लिए भाग्य का स्वर्ण ड्रैगन भी मौजूद है। क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि सुकिन से निकलते हुए भाग्य के सुनहरे ड्रैगन को देखकर और चांद से और हिजरे की आभा से भी कहीं अधिक शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए अदालत के अधिकारी पूरी तरह से अचंभित रह गए। उन्होंने चाहे जितना भी दिमाग खपाया हो, मेरी पता नहीं लगा पाई कि महारानी सु भी एक शिखर क्यों थी, 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट। लू चेन, सुकिन, क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? ये देखकर कि लू चेन ने वास्तव में लिन युआन के साथ इतना निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने का साहस किया और महारानी सु अभी भी एक शिखर थी, 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट। महारानी सु के शरीर पर व्याप्त घनी ड्रैगन जी को देखकर कोई भी आसानी से उनके इरादों का अनुमान लगा सकता था। ये सचमुच राष्ट्रों का कृत्य था। 3 युगों में से एक ग्रैंड ट्यूटर झाओमुझी खड़े हुए और लू चेन और सुकिन की ओर क्रोधित होकर दहाड़े। उसके पीछे शेष अधिकारी भी महारानी और लू चेन को बेहद गुस्से से घूर रहे थे। सामान्यतः लिन युआन की कायरता और महारानी के प्रभुत्व के कारण वे अपनी शक्तियों के दमन को सहन कर सकते थे। जब तक ये बहुत ही बेतुका नहीं था और शाही राजवंश की नींव को नहीं हिलाता था, तब तक ये राजभक्त उनके साथ सहयोग करते थे। लेकिन इस समय ये जानते हुए भी कि वे शायद उनका मुकाबला न कर सके, झाओमुझी और अन्य लोग इस बात को मुश्किल से सहन कर पा रहे थे कि ये लोग वास्तव में विद्रोह करना चाहते थे और स्वर्गीय युआन राजवंश को उखाड़ फेंकना चाहते थे। हम बुढ़िया किनारे जाकर दफा हो जा। झाओमुझी और अन्य लोगों के आरोपों का सामना करते हुए लू चेन ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अपनी आस्तीन के हल्के से इशारे से झाओमुझी और राजशाही अधिकारी पीछे की ओर उड़ गए। यहाँ तक कि तीनों ड्यूक जो सर्वोच्च साधना स्तर पर थे और 8वें दर्जे के अंतिम चरण तक पहुंच चुके थे, भी संयुक्त रूप से लड़ने के बावजूद 9वें दर्जे के अंतिम चरण के लू चेन के एक भी वार को सहन नहीं कर सके। युद्ध कलाकार, विद्रोहियों को बिना किसी अपवाद के मौत की सजा दी जाएगी। ये देखकर कि झाओमुझी और ये राजशाही अधिकारी लू चेन द्वारा बुरी तरह घायल हो गए थे। लिन युआन के बगल में खड़ा हिजड़ा भी धार्मिक आक्रोश में भड़क उठा और कुछ झांक की दूरी तय करते हुए लू चेन की ओर झपटा। उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि अगर लिन युआन को महारानी के पास अकेला छोड़ दिया जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि अन्य लोग महाराज की शक्ति को नहीं जानते थे। लेकिन वह हिजड़ा भी इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानता था। महावीर में एक सहस्राब्दी में एक बार आने वाले विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। महज 16 वर्ष की आयु में ही उसने 9वें दर्जे के स्तर तक साधना कर ली थी और भाग्य के स्वर्ण ड्रैगन के आशीर्वाद से वह 9वें दर्जे के शिखर योद्धा का भी मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम था। भव्य हॉल के अंदर फीनिक्स रथ पर सवार होकर सुकिन ने लिन युआन से अपनी निगाहें हटाकर यू हुआटिन की ओर देखा, जो हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी और पूरे हॉल को लगभग सील कर रही थी। लिन युआन के बारे में क्या? सुकिन ने स्वीकार किया कि लिन युआन ने खुद को अच्छी तरह से छिपा रखा था। उसके पास यू हुआटिन जैसा दुर्जय 9वें रैंक का शक्तिशाली योद्धा था और फिर भी वह अब तक टिके रहने में कामयाब रहा। इस तरह का हृदय स्वभाव वास्तव में उतना असहनीय नहीं था जितना वह आमतौर पर चित्रित करता था। हालांकि उनकी ताकत वही मौजूद थी। केवल तीसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट की ताकत के साथ अगर वह अपने शरीर की रक्षा करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गोल्डन ड्रैगन को भी जुटा ले तो आखिर वह कितना मजबूत हो सकता है। उस कमजोर शरीर के साथ इसे 5वें दर्जे तक बढ़ाना शायद उसकी सीमा होगी। 5वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट एक कमजोर व्यक्ति था जो उसकी सुरक्षात्मक रुचि को भेद भी नहीं सकता था। ऐसे चींटी जैसे प्राणियों की परवाह क्यों करें? शीर्ष 9वें रैंक के दो दिग्गज खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने थे। भव्य हॉल के अंदर चांसलर द्वारा घायल किए गए राजशाही अधिकारी और चांसलर के गुट के अधिकारी भी एक दूसरे को नियंत्रण में रखे हुए थे। लिन युआन के पूर्ववर्ती की दयनीय तृतीय श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट साधना की तुलना में इस भव्य हॉल के अधिकारियों यहाँ तक कि नागरिक अधिकारियों ने भी साधना में कम से कम चतुर्थ श्रेणी प्राप्त कर ली थी। कुछ तो 7वें और 8वें रैंक पर भी थे। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि ऐसी गंभीर परिस्थितियों में कोई अपना मानसिक संतुलन खो सकता है और सम्राट की हत्या का प्रयास कर सकता है। इसलिए तीनों युगों के नेतृत्व में कई मंत्री आगे आए और लिन युआन, महारानी सु और नीचे के विभिन्न दरबारी मंत्रियों को अलग कर दिया। महाराज, निश्चित रहिए, भले ही मेरी यह बुरी हड्डी टूट जाए, मैं निश्चित रूप से आपकी रक्षा करूंगा और आपको सुरक्षित रखूंगा। महामहिम की रक्षा करें। इसी क्षण राजशाही समर्थक अधिकारी आगे बढ़े और लिन युआन को अपनी सुरक्षा में ले लिया। जब तक महारानी और अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया दी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेवकूफों! हालांकि महारानी को इन अधिकारियों की हरकतों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इन लोगों को अभी अलग दिखने देने का मतलब था कि वह बाद में उन सभी से एक साथ निपट सकती थी। वे महज 2-30 मामूली लोग थे जो 9वें रैंक तक भी नहीं पहुंच पाए थे। सुकिन ने बिना कोई हरकत किए यू हुआटिन को ठंडी निगाहों से देखा। यू हुआटिन की क्षमता का कोई अंदाजा न होने के कारण सुकिन जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहती थी। दोनों पक्ष फिलहाल इंतजार कर रहे थे। सुकिन, हिजड़ा और लू चेन द्वारा विजेता का फैसला किए जाने और उसके नियंत्रण में मौजूद महल के शाही रक्षकों के आने का इंतजार कर रही थी। तब तक वह जबरदस्त गति का इस्तेमाल करके एक ही झटके में परिणाम तय कर सकती थी। यू हुआटिन तो बस लिन युआन के आदेश का इंतजार कर रहा था। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। जैसे ही माहौल टूटने की कगार पर था, अचानक भव्य हॉल के बाहर से साफ कदमों की आहट और कवच की प्लेटों के टकराने की आवाज गूंज उठी। खुले हुए हॉल के दरवाजों से सभी ने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। उन्होंने काले कवच में लिपटे सैनिकों की कतारें देखी, जिनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए थे। वे लंबे भाले पकड़े हुए थे और अपनी पीठ पर लंबे धनुष और शक्तिशाली क्रॉसबो ले जा रहे थे। वे ज्वार की तरह सभी दिशाओं से बाहर निकल रहे थे और पूरे भव्य हॉल को कसकर घेर रहे थे। ये शाही महल के शाही रक्षक थे। शाही महल के भीतरी हिस्से की रक्षा करने का जिम्मा सौंपे जाने पर वे सम्राट की अपनी सेना के 12 डिवीजनों की तुलना में कहीं अधिक दुर्जय अस्तित्व थे, जो शाही शहर के चारों ओर तैनात थे। इनमें से कुलीन चतुर्थ श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट पैदल सैनिकों के रूप में, पंचम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट दस्ते के नेता के रूप में, सप्तमों के रूप में और अष्टम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट कमांडर के रूप में कार्यरत थे। वे शाही राजवंश की सेना में सबसे विशिष्ट लोगों में से थे। युद्ध संरचना तकनीकों के साथ मिलकर यहाँ तक कि 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट भी एक बार शाही गार्डों से घिर जाने पर थककर मर सकता था। हाँ, शाही रक्षक आ गए हैं, तुम सब जल्दी से आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? शाही रक्षकों को आते देख तीनों युगों और अन्य लोगों के घबराए हुए चेहरे आखिरकार कुछ हद तक शांत हो गए। राजशाही समर्थक कुछ अधिकारी तो और भी अधिक प्रसन्न हो गए। उनके विचार में ये शाही रक्षक निश्चित रूप से महाराज को विश्वासघाती चापलूसों का सफाया करने में मदद करने आए थे। हे! तीनों युगों और अन्य लोगों को उत्साह से झूमते हुए देखकर सुकिन के चेहरे पर स्वाभाविक रूप से एक ठंडी घृणा उभर आई। इससे तीनों युगों और अन्य लोगों को कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ा और उनके चेहरों पर जो मुस्कान अभी आई थी, वह पल भर में जम गई। अध्याय 12 मैंने आपकी प्रत्याशा का पूर्वाभास कर लिया था। क्या इंपीरियल गार्ड्स को भी नियंत्रित किया जा सकता था? तीनों युगों और अन्य लोगों के मन में एक भारी आशंका का भाव उत्पन्न हुआ। सिर्फ 20 या 30 सैनिकों के भरोसे उन्हें 3000 पूरी तरह से हथियारों से लैस इंपीरियल गार्ड्स का सामना करना था, जिनकी निचली रैंक कम से कम चौथी रैंक की थी। ये तो मानो मौत की ओर कदम बढ़ाना ही था। भले ही तीनों युग और अन्य लोग बेहद वफादार थे, लेकिन वफादारी तो वफादारी होती है और साहस तो साहस होता है। बर्फीली और शक्तिशाली आभा वाले 3000 शाही रक्षकों का सामना करते हुए भी वे थोड़ा कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर भी उन्होंने लिन युआन के सामने खड़े कमजोर शरीरों को नहीं हटाया। वे अभी हठपूर्वक लिन युआन के सामने खड़े रहे। इसके अलावा अज्ञात कारणों से लिन युआन की सम्राट स्वर्णिम आंखों के भीतर तीनों युगों और अन्य लोगों की वफादारी इस समय बेतहाशा बढ़ रही थी, जो 90 से भी ऊपर पहुंच गई थी। उनकी ताकत चाहे जो भी हो, इस वफादारी से लिन युआन काफी संतुष्ट थे। हाँ, शाही रक्षक आ गए हैं, अब तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मृत हिजड़े, तुम तुरंत आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? शाही अंगरक्षकों के आगमन को देखकर लू चेन तुरंत जोर से हंस पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि सभी उसके अपने लोग थे। 3000 शाही अंगरक्षकों द्वारा युद्ध संरचना तैयार करने और स्वयं तथा महारानी के सहयोग से इन लोगों को पकड़ना या मारना बेहद आसान होगा। अंततः ये लड़ाई उन्हीं की जीत हुई। घुटने टेक दो, आत्मसमर्पण कर दो और अपने शरीर में मौजूद ड्रैगन जी को अभी सौंप दो। दिवंगत सम्राट के सम्मान में ये महल अभी भी तुम्हारी जान बख्श सकता है। कैसा रहेगा? ये देखते हुए कि उनकी तरफ की समग्र स्थिति तय हो चुकी थी, सुकिन ने एक बार फिर अपना पहले वाला संयम हासिल कर लिया। सुकिन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत गई हो? लिन युआन, जो पहले भीड़ के पीछे खड़ा था, आगे बढ़ने की इच्छा से अपने कदम बढ़ाने लगा, लेकिन सभी ने उसे रोक दिया। महारानी 9वें दर्जे की चोटी हैं, मार्शल आर्टिस्ट, क्या आप वहां जाकर अपनी जान जोखिम में डालने वाले हैं? त्याग देना। हालांकि जैसे ही उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, उन्हें लिन युआन के शरीर से एक शक्तिशाली आभा उठती हुई महसूस हुई। लिन युआन पर सुनहरा भाग्य का ड्रैगन चक्कर लगाता रहा, उसकी शुद्ध सोने जैसी आंखें नीचे की ओर देख रही थी, जिससे उन पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा था, जिसके कारण वे अनजाने में एक तरफ हट जाते हैं और रास्ता साफ कर देते हैं। महाराज, झाओमुझी अभी भी बोलना चाहता था, लेकिन लिन युआन के हाथ के इशारे से वो रुक गया। लिन युआन आगे बढ़ी और सुकिन के सामने स्थिर खड़ी हो गई। जैसे जैसे दोनों करीब आते गए, सुनहरे ड्रैगन उनके शरीर के चारों ओर लिपट गए, अपने शरीर को मरोड़ते हुए एक दूसरे पर धारने लगे और खामोश दहाड़ों की लहरें निकालते रहे। उनकी नाड़ियों में प्रवाहित होने वाली ड्रैगन के आकार की सच्ची ऊर्जा ट्रूची में हलचल मच गई और लिन युआन की 185 सेंटीमीटर की ऊंचाई ने उसे सुकिन को आसानी से नीचे देखने की अनुमति दी। मैं भी आपको मौका दे सकता हूं। घुटने टेककर आत्मसमर्पण करो, ड्रैगन जी को सौंप दो और मैं तुम्हें शीघ्र मृत्यु देने का आश्वासन देता हूं। अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए लिन युआन ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत महारानी को नीचे देखा, मानो उन्हें भी एक मौका दे रहा हो। सुकिन ने उसी ओर कुछ बार देखा, उसके चेहरे पर घोर उपहास और तिरस्कार से भरी एक मुस्कान आ गई।
स्पष्टतः उसने उसकी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। शाही रक्षकों, मेरा आदेश सुनो, प्रधानमंत्री को विद्रोहियों के इस समूह को पकड़ने में मदद करो और महामहिम को नीचे जाकर आराम करने के लिए आमंत्रित करो। लिन युआन को तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए सुकिन ने शाही रक्षकों को निर्णायक रूप से आदेश जारी किया। इस स्थिति तक पहुंचने के बाद उसका खेलने का मन नहीं रह गया था। लिन युआन के पीछे झाओ मुझी और अन्य लोग भी कुछ आश्चर्य से लिन युआन को देख रहे थे, यह सोच रहे थे कि उसे यह आत्मविश्वास कहां से मिला। क्या महाराज क्रोध से पागल हो गए थे? आखिरकार ये साजिश लगभग सफल हो ही गई थी। लेकिन यह शाही रक्षकों के विद्रोह के कारण विफल हो गया, जो शाही परिवार की रक्षा करने वाली सबसे शक्तिशाली सेना थी। ये तो किसी को भी असहनीय लगेगा। झाओ मुझी और अन्य लोगों ने धीरे से आह भरी, फिर भी उन्होंने हकीमत पर महाराज की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। भाग्य के स्वर्ण ड्रैगन की मान्यता प्राप्त करने और भाग्य के स्वर्ण ड्रैगन को बुलाने में सक्षम होने के कारण महाराज निश्चित रूप से उतने अक्षम नहीं हो सकते जितना वे आमतौर पर दिखाई देते हैं। एक बार जब वे इस विपत्ति से बच जाएंगे तो महाराज निश्चित रूप से उठ खड़े होंगे। नीचे लू चेंग, जो कि नवी से लड़ रहा था, ने अपने सामने के नवी को प्रसन्नता से देखा और उपहास किया। बूढ़े हिजड़े, तुम्हारा मालिक गुस्से से पागल हो गया है, तुम जल्दी से भाग क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम अभी चले जाओ तो तुम्हारी और उस नन्हे हिजड़े की ताकत को देखते हुए तुम्हारे पास अभी भी यहाँ से भागने का मौका है। एक बार जब शाही रक्षक और महारानी अपना कदम उठा लें तो भले ही आपके पास नौवीं श्रेणी की शक्ति हो, आप मारे जाएंगे। हिजड़ा बेन ने स्वर्गीय युवान राजवंश के सम्राटों की 3 पीढ़ियों की सेवा की थी। महल के भीतर गहन परिश्रम से निखरे उसकी हत्या करने के कौशल अत्यंत तीक्ष्ण थे। उन्होंने काफी आगे होने के बावजूद उनके हमले बेजोड़ रूप से क्रूर बने रहे। लू चेंग से लड़ते समय वे जरा भी पीछे नहीं रहे, बल्कि कुछ हद तक उनसे आगे भी निकल गए। लू चेंग का पहला कदम किन्नवेई की संकल्प को हिलाना था। दूसरे, वह सचमुच ऐसा ही सोचता था। किन्नवेई की ताकत कमजोर नहीं थी, अगर वह नाजुक मौके पर अपनी जान बचाने के लिए लड़ता तो लू चेंग शायद जीत न पाता। अगर वह भागता तो भागने दो। एक हिजड़ा किस तरह की हलचल मचा सकता है? एक बार जब वह और महारानी अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो इस स्वर्गीय युवान राजवंश को त्याग दिया जाएगा। तब तक अपनी अत्यधिक बढ़ी हुई ताकत के साथ उसे परेशानी पैदा करने आने का डर नहीं रहेगा। लेकिन जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी वह ये था कि ये सुनकर हिजड़ा बेन ने न केवल जरा भी घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और उसके हमले कुछ अंकों से और भी भयंकर हो गए। अगर आप चाहते हैं कि यह बुरा नौकर महाराज के साथ विश्वासघात करे तो बेहतर होगा कि आप अपनी ही चिंता करें। ये बुरा नौकर देखेगा कि तुम विद्रोही कैसे मरते हो। जब समय आए तो इस बुरे नौकर से अपनी जान बचने की गुहार मत लगाना। अगर उसे लिन युआन की ताकत का अंदाजा नहीं होता और लू चेंग ने उसे उकसाया भी नहीं होता तो शायद हिजड़ा बेन खुद लिन युआन को लेकर भाग जाता। लेकिन लिन युआन की ताकत को जानते हुए और पिछली रात भेजे गए 308वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्टों के बारे में जानकर शाही गार्डों को प्रकट होते देख हिजड़ा बेन न केवल घबराया नहीं बल्कि लिन युआन की प्रतिभा और मार्शल कौशल की और भी अधिक प्रशंसा करने लगा। ये शाही रक्षक आखिरकार उन्हीं के अपने लोग थे। जनरल झाओ, जनरल तियान, जनरल सन, अपने सैनिकों को लेकर हमला करो। युद्ध संरचना तैयार करो और इन सभी लोगों को इस महल के लिए बंदी बना लो। सुकिन की आवाज हवा में गूंजी और 3000 शाही रक्षक तुरंत हरकत में आ गए। सैन्य संरचना के भीतर से प्रकाश की धाराएं निकल रही थी। 5 पुरुषों ने वो बनाया, 10 पुरुषों ने शी बनाया। 100 आदमियों से एक दस्ता बनता है, 1000 आदमियों से एक सेना बनती है। 3000 सैनिक एक साथ आगे बढ़े, जिनमें से प्रत्येक छोटी सैन्य टुकड़ी आपस में जुड़कर विशाल सैन्य टुकड़ी का केंद्र बन गई। एक के बाद एक सैनिक मानव संरचना पर एक केंद्र के रूप में अवतरित हो रहे थे और लगातार अपनी शक्ति को सबसे आगे मौजूद 3 कमांडरों की ओर प्रवाहित कर रहे थे। बूम बूम बूम, तीव्र गर्जना की लहरें गूंज उठी। गठित सैन्य संरचना से वेदी दुष्ट ऊर्जा बाहर निकल रही थी। सैन्य गठन के अग्रभाग पर खड़े तीनों जनरलों के चारों ओर लाल और काले रंग की दुष्ट ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी और उनकी आभा बलपूर्वक 9वें रैंक के स्तर पर बढ़ रही थी। उनके पीछे उन सैनिकों की आभाएं एक इकाई में आपस में जुड़ गईं, जिससे लोगों को एक विनाशी होने का एहसास हुआ। ये स्वर्गीय युवान राजवंश द्वारा विकसित लौह दीवार संरचना थी। प्रत्येक फॉर्मेशन में 1000 सैनिकों के साथ कमांडरों की ताकत बढ़ाने के साथ-साथ इसने सभी सैनिकों को एक इकाई के रूप में जोड़ा, जिससे प्रत्येक सैनिक की शक्ति में थोड़ा सा इजाफा हुआ। सैन्य गठन की रक्षा को काफी हद तक बढ़ाना। 1000 शाही रक्षकों से बनी एक सैन्य टुकड़ी 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट का गला घोंट सकती है। 3 सैन्य संरचनाएं ऐसी थी जिन्हें 9वें दर्जे का शिखर भी हासिल कर सकता था। मार्शल आर्टिस्ट के लिए कम समय में सफलता हासिल करना मुश्किल होगा। शाही रक्षकों के तीनों कमांडरों को सुकिन और लू चेंग ने बहुत पहले ही वश में कर लिया था। इतनी शक्तिशाली सेना के साथ जब तक कोई ग्रैंड मास्टर दिग्गज कोई चाल नहीं चलता, सुकिन को जीत का पूरा भरोसा था। क्या स्वर्गीय युवान राजवंश में कोई ग्रैंड मास्टर बचे थे? कोई नहीं। इसलिए ये लड़ाई उनके लिए निश्चित जीत थी। महामहिम, क्या आप अभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे? सुकिन ने मुस्कुराते हुए लिन युआन की ओर देखा और उसके भयभीत चेहरे को देखने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन सुकिन को आश्चर्य हुआ। अब भी लिन युआन उसके सामने शांत भाव से खड़ी थी। इतनी बड़ी सेना के दबाव के बावजूद भी उसने जरा सा भी डर नहीं दिखाया। जैसे ही वह दोबारा बोलने वाली थी, असंख्य शाही रक्षकों के सामने खड़े तीनों कमांडर, जिनके चेहरे नकाबों से ढके हुए थे और अंतहीन लाल और काले रंग की दुष्ट ऊर्जा से घिरे हुए थे, एक साथ भव्य हॉल में दाखिल हुए। उस भयावह आभा के कारण नीचे दरबार के सभा भवन में बैठे अधिकारियों ने क्षण भर के लिए अपनी सांस रोकी। किन्नवेई और लू चेंग, जो आपस में एक दूसरे पर बात कर रहे थे, इन तीनों आभाओं के प्रभाव को महसूस करते हुए एक साथ रुक गए। अंतिम प्रहार करने के बाद वे जमीन पर गिर पड़े और एक दूसरे से दूर खड़े हो गए। हम महाराज को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। हॉल में मौजूद लगभग सभी लोगों को जिस बात ने अचंभित कर दिया, वह ये थी कि ये तीनों इंपीरियल गार्ड कमांडर, जो सुकिन के अधीनस्थ होने चाहिए थे, इस क्षण अप्रत्याशित रूप से एक साथ एक घुटने पर बैठ गए और सम्मानपूर्वक लिन युआन को प्रणाम किया। आपको इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? लिन युआन ने अपने सामने बैठी सुकिन को एक शानदार मुस्कान के साथ देखा, उसकी आंखों में तीखी बर्फ भरी हुई थी। अध्याय 13, विद्रोहियों को फांसी देना। क्या ये आपके अंतिम शब्द हैं? असंभव। नीचे लू चेंग ने जमीन पर घुटने टेके हुए तीनों कमांडरों को देखा, उसके चेहरे पर बेहद विकृत भाव थे। क्या ये उनके लिए अतिरिक्त सैनिक नहीं होने चाहिए थे? वे उस कठपुतली जैसे छोटे सम्राट के सामने घुटने क्यों टेकेंगे और सिर क्यों झुकाएंगे? अनंत दुष्ट ऊर्जा से प्रभावित होकर लू चेंग के पक्ष के अधिकारी पीले पड़ गए और उनके शरीर हल्के से कांपने लगे। उनके दिल में अत्यधिक भय व्याप्त था। तीनों इंपीरियल गार्ड कमांडरों में से प्रत्येक के पास 1000 इंपीरियल गार्ड थे और वे एक युद्ध संरचना बना सकते थे। यहाँ तक कि अंतिम चरण में भी 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट शाही रक्षकों की युद्ध पंक्ति में घुसने का साहस नहीं करेगा। हालांकि ऐसी शख्सियतों की ताकत की कुलीनता से तुलना करने लायक नहीं थी, फिर भी उनकी ताकत उससे कहीं अधिक थी। 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट, फिर भी उन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए। हालांकि प्रत्येक इंपीरियल गार्ड कमांडर केवल 1000 सैनिकों का प्रभारी होता था, फिर भी वह एक विशिष्ट दर्जे का चौथे दर्जे का सैन्य जनरल होता था। इसके अलावा उनके पास कुलीनता की उपाधियां भी थी। इन तीनों कमांडरों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री और अन्य लोगों को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। ये लगभग सर्वविदित तथ्य था कि शाही रक्षकों के कमांडर महारानी लोवेजर के ही लोग थे। लेकिन इस नाजुक क्षण में क्या उन्होंने वास्तव में विद्रोह कर दिया था? नहीं, ये सही नहीं है। क्या शाही रक्षक भी महारानी और प्रधानमंत्री के ही लोग नहीं हैं? जनरल झाओ, कियान और सन स्पष्ट रूप से हमारे ही लोग हैं। मैंने तो उनके साथ शराब भी पी है और साथ में अय्याशी के अड्डों पर भी गया हूं। हालांकि लू चेंग को इस तथ्य को स्वीकार करने में कुछ कठिनाई हुई। वह अभी बहुत ज्यादा घबराया हुआ नहीं था। आखिरकार उसके पास खुद 9वें दर्जे की अंतिम चरण की ताकत थी और उसे विश्वास था कि वह भाग निकलने में सक्षम है। हालांकि जो मंत्री उनके और महारानी के पक्ष में चले गए थे, वे इस समय बेहद भयभीत थे। दोनों पक्षों की मौजूदा ताकत की तुलना करते हुए उनके शरीर कांप रहे थे और उनके माथे ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। यदि महारानी और प्रधानमंत्री का पक्ष पराजित होकर मारा जाता, उनका सामना जिस चीज से होने वाला था, वह राष्ट्रों का सबसे बड़ा अपराध था। राष्ट्रों का अर्थ था परिवार की सभी 9 पीढ़ियों को मृत्युदंड देना। ये तो असल में महाराज के ही लोग हैं। लिन युआन के पीछे तीनों युगों और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बेहद रंगीन हो गए। जो भी पहले तक निडर होकर मौत का सामना करने के लिए तैयार थी, अचानक उसे पता चला कि वास्तव में उनका पक्ष भी भारी पड़ रहा है। जिनका पतन निश्चित था, अचानक उन्हें वापसी की उम्मीद जग गई। तीनों शाही रक्षकों के कमांडरों का लिन युआन के सामने घुटने टेककर प्रणाम करने का दृश्य अंधकार में प्रकाश की किरण के समान था, जिसने तीनों युगों और अन्य लोगों के चेहरों पर खुशी का भाव ला दिया। उठो, तीनों जनरलों। नीचे घुटनों के बल बैठे तीनों लोगों को देखकर लिन युआन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बेसिपों के एजेंटों ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इतने कम समय में इंपीरियल गार्ड्स को काबू में कर पाना, ये वाकई काफी अच्छा था। ये सेनापति आदेश का पालन करता है। वे तीनों एक जोरदार आवाज के साथ खड़े हुए, उनके कवच की प्लेटें आपस में टकराई और तीखी आवाजें निकली। उनके चेहरे पर लगे नकाबों के पीछे से झलकती निगाहें ठंडी और कठोर थीं। लू चेंग और बाकी लोगों को देखना ऐसा था मानो निर्जीव वस्तुओं को देख रहे हों। भव्य हॉल के ऊपर महारानी सुकिन, जो पहले आत्मविश्वास से भरी हुई थी और लिन युआन को जरा भी गंभीरता से नहीं ले रही थी, इस क्षण उनके चेहरे के भाव भी बदल गए। उसका पहले वाला आत्मविश्वास गायब हो गया था। उसे यह आभास हो गया था कि नीचे खड़े तीनों जनरल वास्तव में शाही रक्षकों के मूल 3 व्यक्ति नहीं थे। इंपीरियल गार्ड शिविर के भीतर तीनों जनरलों को चुपचाप मार गिराने और उनकी जगह नए जनरल नियुक्त करने में सक्षम होना। तीनों जनरल शुरू से ही इंपीरियल गार्ड्स के मुख्य शिविर में मौजूद थे। इसके अलावा वे स्वयं 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट थे। उनके पीछे पीछे काफी संख्या में भरोसेमंद अधीनस्थ कर्मचारी भी चल रहे थे। उन्हें थोड़े समय में मार गिराने और उनकी जगह नए लोगों को नियुक्त करने में सक्षम होना और उसके बाद पूरे इंपीरियल गार्ड्स पर नियंत्रण हासिल कर लेना। इस तरह के साधन वे सचमुच बहुत ही अच्छे थे। सुकिन ने भावहीन होकर लिन युआन को देखा। उसके दिल में तरह-तरह के विचार उठते और लुप्त होते रहे। लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। 3 जनरल। महारानी के मन में जो भी विचार हो, लिन युआन को उनकी कोई परवाह नहीं थी। इस समय तो वह सिर्फ सभी विद्रोहियों का संहार करना चाहता था। ये जनरल यहाँ है।
तीनों आगे बढ़े, उनके पीछे काले और लाल रंग की दुष्ट ऊर्जा का प्रवाह उमड़ रहा था। महामहिम, हमारे लिए विद्रोहियों को मार डालिए। लिन युआन के एक शब्द से ही महाराज, शाही राजवंश के वे सभी उच्चपदस्थ मंत्री गद्दार बन गए। ये सेनापति आदेश का पालन करता है। उन तीनों ने जोर से जवाब दिया और अपने शरीर से एक अद्भुत आभा निकालते हुए नीचे मौजूद कई अधिकारियों का वध करने के लिए आगे बढ़े। एक खौफनाक हत्या का इरादा आसमान और धरती पर व्यापक रूप से फैल गया। उन अधिकारियों को लगातार भय से व्याकुल रखना। नीचे के अधिकारियों में लू चेन के अलावा उच्चतम स्तर की साधना केवल मुश्किल से 8वें रैंक में प्रवेश कर रही थी। भला वे वेस्ट डिपो के एजेंटों के प्रतिद्वंदी कैसे हो सकते थे जिनकी ताकत 9वें दर्जे तक पहुंच चुकी थी और जिन्हें नरसंहार का भरपूर अनुभव था। लिन युआन द्वारा बुलाए गए वेस्ट डिपो एजेंट के रूप में जिनकी वफादारी 100% तक पहुंच गई थी, उन्होंने लिन युआन के आदेशों का 100% पालन किया। महज एक ही झड़प में एक दर्जन से अधिक अधिकारी उस जबरदस्त शक्ति के आगे टुकड़े हो गए। जहां तक लू चेन की बात है, जैसे ही तीनों उस पर टूट पड़े, उसने पहल करते हुए हिजड़ा से गिर गया और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। अंतिम चरण में 9वें स्थान पर उनकी क्षमता निस्संदेह प्रदर्शित हुई। उनके चारों ओर 3 झांक के दायरे में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह पास जाए। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए वह संघर्ष कर रहा था। जाहिर तौर पर उसने देख लिया था कि स्थिति खराब होती जा रही है और वह वहां से निकल जाना चाहता था। 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट लू चेन के हस्तक्षेप के बिना भव्य हॉल तुरंत शूरा क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। सुनहरे हॉल में खून के छींटे पड़े हुए थे। इस स्थिति का सामना करते हुए बिना सोचे समझे शेष लोग सीधे जमीन पर घुटने टेककर लिन युआन के सामने झुके और भीख मांगने लगे, जिससे उनका पहले वाला घमंडी रवैया पूरी तरह से गायब हो गया। महामहिम, हमारी जान बख्श दीजिए। महाराज, हमारी जान बख्श दीजिए। आपके मंत्री गलत थे, हम सभी लू चेन और महारानी की गूंज जादू के शिकार हो गए थे। हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने मंत्रियों को सुधार का एक मौका दें। जो अधिकारी पहले महारानी और प्रधानमंत्री के पक्ष में चले गए थे, वे अब पलट गए, कठपुतली सम्राट लिन युआन के सामने घुटने टेक लिए और विनती करने लगे। इस दृश्य को देखकर तीनों ड्यूक और अन्य लोग भावुक होकर लगातार आगे बढ़ते रहे। इन लोगों की गुहारों को सुनकर लिन युआन ने उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। महारानी और प्रधानमंत्री के पक्ष में बगावत करने वाले ये सभी गद्दार अधिकारी मृत्यु के पात्र थे। न केवल उन्हें मरना पड़ा, बल्कि उनके परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों को भी उनके इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। राष्ट्रों का अर्थ था परिवार की सभी 9 पीढ़ियों को मृत्युदंड देना। सुकिन, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे पास और क्या-क्या साधन है। लिन युआन ने नीचे से आ रही चीखों, बिनतियों और गालियों को स्वतः ही नजरअंदाज कर दिया और अपनी निगाहें सुकिन की ओर घुमा ली, जिसका चेहरा दुनिया रूप से शांत था। इस समय सुकिन ने शांत भाव से लिन युआन की निगाहों का सामना किया। फिर भी उसके दिल में उथल-पुथल मची हुई थी। आखिर इस कठपुतली नन्हे सम्राट ने खुद को कैसे छिपाया था। अचानक प्रकट होने वाली चोटी 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट, जिस तरीके से उन्होंने चुपके से 3 इंपीरियल गार्ड कमांडरों की जगह ले ली थी और यहां तक कि गोल्डन ड्रैगन को नियंत्रित करने और बुलाने की उनकी क्षमता भी। ये वे चीजें थी जिन्हें एक कठपुतली सम्राट को पूरा नहीं कर पाना चाहिए था। सुकिन के महल में प्रवेश करने से पहले ही वह लिन युआन के व्यक्तित्व और अन्य विशेषताओं को अत्यंत गहनता से समझ चुकी थी। और जब से सुकिन ने महल में प्रवेश किया था, तब से लिन युआन उसकी निगरानी में थी। स्वर्गीय युआन राजवंश के बारे में सुकिन को अत्यंत गहन ज्ञान था। अन्यथा वह अपनी योजना को पूरा करने के लिए तियान युआन को आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं करती। किसने सोचा होगा कि योजना पूरी होने ही वाली थी कि इतना बड़ा उथल-पुथल मच जाएगा। आखिर तुम हो कौन? अचानक मन में आए ख्याल से प्रेरित होकर सुकिन ने ये सवाल पूछा। क्या उसकी आंखों के सामने मौजूद लिन युआन वास्तव में वही पूर्व कठपुतली थी? हम स्वर्गीय युआन राजवंश के 9वें सम्राट लिन युआन हैं। क्या ये आपके अंतिम शब्द हैं? अध्याय 14 वेस्ट डिपो के एजेंटों की हड़ताल, विश्वासघाती चांसर का अंत। इस समय नीचे से आ रही चीखें धीरे-धीरे मन पड़ गई थी। नीचे शाही राजवंश के दर्जनों अधिकारी खून के तालाब में गिर पड़े थे। नीचे मौजूद सभी जीवित प्राणियों का वध करने के बाद वेस्ट डिपो के तीनों एजेंट बिना किसी हिचकिचाहट के लू चेन की ओर झपटे, जो समय हिजड़ा से लड़ रहा था। बदमाश लिन युआन, क्या तुम सचमुच हमसे आखिरी दम तक लड़ना चाहते हो? उन तीनों को अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर असीम दुष्ट ऊर्जा से घिरे होने के कारण भले ही पश्चिमी डिपो के एजेंटों की ताकत लू चेन की तुलना में थोड़ी कम थी, फिर भी इसने उस पर अत्यधिक दबाव डाला। इतना ही नहीं, लू चेन के सामने हिजड़ा भी था, जो एक बूढ़ा हिजड़ा था और वह भी 9वें दर्जे के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। एक बार उन चारों द्वारा घेर लिए जाने पर उसका भी यही गिरना था। ये देखकर कि सुकिन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है और कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण लू चेन को अपने समूह का अंतिम तुरुप का पता ही फेंकना पड़ा। मेरे लू वंश में अभी भी कई 9वें दर्जे के सेवक और सैकड़ों महारथी मौजूद हैं। स्वर्ग की पुत्र की 12 शाही सेनाओं में से 9 सेनाएं हमारी हैं। इस समय मेरे सैनिक यहाँ तेजी से आ रहे हैं और वे सेनाएं पहले ही रवाना हो चुकी हैं। तुम जीत नहीं सकते, उद्धरण चिन्ह। चलो अब चलते हैं और मैं अपने आदमियों को लेकर स्वर्गीय युआन राजवंश से पीछे हट जाऊंगा ताकि वे हमेशा के लिए फिर कभी उसमें प्रवेश न करें। स्वर्ग की पुत्र की 12 शाही सेनाएं शाही शहर के चारों ओर पहरा देते हुए उनकी कुल संख्या 120,000 सैनिक थी और वे सीधे सम्राट के अधिकार क्षेत्र में थे, जो शाही राजवंश की महान सेना के बीच एक विशिष्ट बल का गठन करते थे। यदि यह सचमुच वैसा ही होता जैसा लू चेन ने कहा था, तो इस समय 90,000 सैनिक महल शहर की ओर तेजी से बढ़ रहे होते। शेष एक 9वें रैंक के मध्य चरण के साथ लू चेन के महल में एक मार्शल आर्टिस्ट, 9वें रैंक के 2 प्रारंभिक चरण के मार्शल आर्टिस्ट और जानदू की कई मूर्तियां रह गईं। यदि उन्हें सचमुच शाही महल में घुसने की अनुमति मिल जाती, तो भले ही लिन युआन के पक्ष में 3000 शाही रक्षक, साथ ही हिजड़ा वे और यू हुआटियन मौजूद होते, वे निश्चित रूप से उनके प्रतिद्वंदी नहीं होते। कुलपति महोदय, घबराइए मत, हम पहुंच गए हैं। चांसलर को बचाओ, महारानी को स्थापित करो। वो बदमाश लिन युआन सम्राट बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। भाइयों, मेरे साथ आओ, उस बदमाश को मार डालो और जैसे ही महारानी सिंहासन पर बैठेगी, हम सब योग्य मंत्री बन जाएंगे। जैसे ही लू चेन की आवाज समाप्त हुई, दरबार के सभाकक्ष के बाहर हवा के चीने की आवाज के साथ-साथ भारी कदमों की आहट गूंज उठी। विभिन्न वेशभूषाओं से सजे सैकड़ों जियांग आकृतियां हथियारों से लैस होकर महल के शहर में घुस गईं, जिससे जोर-जोर से चिल्लाने की लहरें गूंज उठीं। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, महल नगरी में प्रवेश करने के बाद वे सीधे दरबारी सभाकक्ष की ओर चल पड़े। बाहर तैनात शाही रक्षकों को महत्वहीन समझना। उनकी राय में ये इंपीरियल गार्ड निश्चित रूप से उनके अपने लोग थे। उनसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। धनुष। जैसे ही जियांग के ये लोग शाही रक्षकों से 100 झांग की दूरी के भीतर पहुंचे, सैन्य टुकड़ी के भीतर से एक जोरदार आवाज आई। घनी सैन्य संरचना के भीतर सभी सैनिकों ने दोनों हाथों में धनुष पकड़े हुए थे और आसमान की ओर तीरों की बौछार कर रहे थे। अच्छा नहीं है, उद्धरण चिन्ह। बिखर जाओ, जल्दी से बिखर जाओ। कई जियांगों के बीच सबसे आगे खड़े 3 तलवारबाज योद्धा, जो मार्शल आर्टिस्ट थे, ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने जल्दी से अपनी स्थिति बदलते हुए किनारों की ओर रुख किया। बाकी लोगों की प्रतिक्रिया इतनी तेज नहीं थी। वूश, वूश, वूश। अगले ही पल धनुष की डोरियां कंपन करने लगी और तीरों की अंतहीन बारिश से पूरा आकाश ढक गया। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। लू चेन, धिक्कार है तुम पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की? ब्रॉड स्वॉर्ड संप्रदाय के मेरे भाई मेरा बदला जरूर लेंगे। पूरे आकाश को ढक लेने वाली तीरों की वर्षा का सामना करते हुए छठे रैंक और उससे ऊपर के सैकड़ों मार्शल आर्टिस्टों ने क्रोध से शाप दिया। तीरों की वर्षा का विरोध करते हुए वे तितर-बितर हो गए और पास की इमारतों में घुस गए। जो मार्शल आर्टिस्ट 7वें और 8वें रैंक तक पहुंच चुके थे, उनका प्रदर्शन कुछ बेहतर था। तीरों की बौछार का सामना करते हुए वे अपने शरीर के बाहर अपनी वास्तविक ऊर्जा को प्रक्षेपित करके असंख्य तीरों को रोक सकते थे। लेकिन जो मार्शल आर्टिस्ट अभी तक 7वीं रैंक तक नहीं पहुंचे थे, वे केवल अपने पास मौजूद हथियारों का उपयोग तीरों की वर्षा को रोकने के लिए कर सकते थे या तीरों की वर्षा के बीच बचने के लिए कई तकनीकों का उपयोग कर सकते थे। 3 दौर की गोलीबारी के बाद दरबार के दर्शक दीर्घा के बाहर सैकड़ों मार्शल आर्टिस्टों में से 50 से भी कम जीवित बचे। 9वें दर्जे के 3 मार्शल आर्टिस्टों को छोड़कर बाकी सभी मार्शल आर्टिस्ट आसपास की इमारतों में छिप गए और अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। राजमहल में अनाधिकृत प्रवेश करना एक गंभीर अपराध है। हालांकि इन लोगों के जश्न मनाने से पहले ही उनके बगल से एक बर्फीली ठंडी आवाज सुनाई दी। अंधेरे से तेज धार वाले ब्लेड निकले और लगातार उनकी जान लेते रहे। ये वही वेस्ट डिपो एजेंट थे जिन्हें लिन युआन के आदेश मिले थे और वे महल शहर के आसपास छिपे हुए थे। पश्चिमी डिपो के 300 एजेंटों में से जो 8वें रैंक के शिखर पर पहुंच चुके थे, उनमें से 100 को लिन युआन द्वारा शाही महल में ही छोड़ दिया गया था। शाही अंगरक्षकों का नियंत्रण संभालने गए 20 लोगों के अलावा शेष 80 लोगों को शाही महल में अलग-अलग जगहों पर तैनात कर दिया गया था। उनका उद्देश्य किसी भी जियांग को रोकना था। मार्शल आर्टिस्टों को अराजकता का फायदा उठाकर शाही महल में घुसने से रोका गया। कुलपति महोदय, घबराएं मत, हम तीनों भाई आपकी सहायता के लिए आ गए हैं। लू चेन द्वारा भर्ती किए गए कई मार्शल आर्टिस्टों में से अंत में केवल 3 तलवार चलाने वाले 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट ही दरबार के सभाकक्ष में एक तरफ से प्रवेश करने में सफल रहे। ये देखकर कि लू चेन 9वें दर्जे के 4 सैनिकों की घेराबंदी के कारण गंभीर खतरे में था और ये देखकर कि महारानी सुकिन अभी भी जीवित थी, उन्होंने तुरंत गुस्से में धार मारी और वेस्ट डिपो के उन 3 एजेंटों की ओर दौड़ पड़ी जो इंपीरियल गार्ड कमांडरों के रूप में अवतरित हुए थे। इस समय उनके पास भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब बस आखिरी लड़ाई लड़नी थी। हाँ भाइयों, जल्दी आओ। अगर हम थोड़ी देर और डरते रहे तो मेरी विशाल सेना के आते ही सब मर जाएंगे। तब तक जब महारानी सिंहासन पर आसीन होंगी, हम मंत्री होंगे जिन्होंने ड्रैगन के उदय में सहायता की थी। तीनों तलवारबाजों को खिड़की तोड़कर अंदर आते देख लू चेन तुरंत दिल खोलकर हंस पड़ा। उन मूर्ख मृतकों की मृत्यु पर दया करने का कोई औचित्य नहीं था, बशर्ते ये तीनों मिलकर उसे कुछ समय दिला सके। वह सीधे जिंदा बच निकलेगा, विशाल सेना से मिलेगा और फिर मार-काट मचाते हुए वापस लौटेगा। जहां तक दुश्मन से मिलकर लड़ने की बात है, आपस में लड़ो, बकवास। वे सब महज बहाने थे। लिन युआन के अनगिनत तरीकों से लू चेन पहले ही भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर चुका था। इस समय वह बस यहां से भाग जाना चाहता था। कुलपति महोदय, घबराइए मत, हम भाई लोग आ गए हैं।
तीनों तलवारबाज भाई हमेशा की तरह लू चेंग के आदेश का पालन करते हुए आगे बढ़ने ही वाले थे। बूम! चांदी जैसे सफेद वस्त्र पहने, कंधों पर चांदी जैसे सफेद दबारे और कमर पर लंबी तलवारें लटकाए हुए आकृतियां खिड़कियों के बाहर से तेजी से निकली और उन तीनों के ठीक सामने आकर खड़ी हो गईं। पलक झपकते तीनों व्यक्तियों के युद्ध क्षेत्र और लू चेंग के समूह के बीच का स्थान दर्जनों में स्थित एजेंटों से भर गया था। उन तीनों को सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि इनमें स्थित एजेंटों की शरीरों से एक विस्मयकारी आभा निकल रही थी। 8वीं श्रेणी की दर्जनों चोटियां मार्शल आर्टिस्ट। राजमहल में अनाधिकृत प्रवेश करना एक गंभीर अपराध है। 8वीं श्रेणी की दर्जनों चोटियां बेस्टों के एजेंटों ने एक साथ हमला किया। 9 स्तर तक पहुंच चुके तीनों तलवारबाजों के कुछ करने से पहले ही वे सर्वज्ञ की सूची में समा गए, नाखूनों के आकार के टुकड़ों में कट गए और आकाश में खून की धूल में बदल गए। असंभव! कोट। लू चेंग ने अपने सामने के इस अकल्पनीय दृश्य को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उसका दिमाग कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। ये क्या बकवास है? 8वीं रैंक का शिखर कब से आ गया? मार्शल आर्टिस्ट पत्तागोभी जितने सस्ते हो गए हैं। मरना! कोट। जाओ और इस बुरे मौके के लिए मर जाओ। अचानक प्रकट हुए 8वीं श्रेणी के दर्जनों शिखर एजेंटों ने लू चेंग को अपने जीवन पर संदेह करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन शाही गार्ड कमांडरों के रूप में अवतरित 3 पश्चिमी डिपो एजेंटों और लंबे समय से इस घटना के साक्षी रहे हिजड़े ने जरा भी संकोच नहीं किया। चारों के एक साथ प्रहार करने पर उनके हाथों में वास्तविक ऊर्जा का प्रवाह उमड़ पड़ा। लू चेंग की प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया, केवल उसका एक सिर बचा जो उड़कर जमीन पर जा गिरा। उसकी चौड़ी खुली आंखें भ्रम और आक्रोश से भरी हुई थीं। उनकी मृत्यु आंखें खुली हुई अवस्था में हुई। अध्याय 15 महारानी को फांसी देना और शक्ति प्रदर्शन करना। इस महल के लिए जान दे दो। लू चेंग की हिजड़ा और अन्य लोगों की घेराबंदी में तुरंत मृत्यु हो गई। ये देखकर कि नीचे का भव्य हॉल अचानक चांदी सफेद वस्त्र पहने और कमर पर तलवारें बांधे हुए शिखर के 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्टों से भर गया था, जो स्पष्ट रूप से लिन युआन के प्रति वफादार थे। महारानी सुकिन, जो पहले सोचती थी कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, अंततः खुद को रोक नहीं सकी। उसने लिन युआन पर हिंसक हमला किया। वह लिन युआन को बंधक बनाना चाहती थी, इस गहरे महल से भाग निकलना चाहती थी, अपने पक्ष में आ चुकी सम्राट की अपनी सेना के साथ एकजुट होना चाहती थी और फिर अपनी भविष्य की योजनाओं को अंजाम देना चाहती थी। बूम! बिना किसी चेतावनी के सुकिन के बालों में फंसी एक सुनहरी हेयर उछलकर बाहर निकल गई। हवा में ही यह एक तेज तलवार में बदल गया, जो सैकड़ों तेज तलवार ऊर्जा में विभाजित हो गया और नीचे वाटियों और बेस डिपो की असंख्य एजेंटों को घेर लिया। जहां-जहां तलवार की ऊर्जा का प्रवाह होता था, नीचे की जमीन पर दरारों की धारियां बन जाती थी। इसकी घातकता अत्यंत प्रबल थी। यह अच्छा नहीं है, महाराज। जैसे ही सुकिन की चीज में उतार चढ़ाव आया, हिजाबी और यू वाटियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए सुकिन पर हमला कर दिया। लेकिन असंख्य तलवारों के कारण उनका रास्ता बीच में ही रुक गया। महामहिम की रक्षा करें। लोमड़ी महारानी, अगर आप महाराज को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, तो पहले हमारे शवों पर से होकर गुजरें। सुकिन को अचानक हमला करते देख लिन युआन के पीछे तीनों युवक और अन्य लोगों ने गुस्से से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और बिना किसी झिझक के आगे बढ़कर लिन युआन के सामने खड़े होकर उसे रोकना चाहा। अगर वे उसे एक पल के लिए भी रोककर महाराज को सुरक्षित रख सके, तो संभवतः नीचे मौजूद विशेषज्ञ तेजी से ऊपर पहुंचकर इस चालाक महारानी को पकड़ सकेंगे। तब तक वे ये लड़ाई जीत चुके होंगे। बूम! गुलाबी टूटी ऊर्जा का प्रवाह हुआ और हवा में ही वह दर्जनों गुलाबी विशालकाय अजगरों में परिवर्तित हो गई। विशालकाय अजगर कुंडली मारकर मुड़ गए और लिन युआन के सामने खड़े कई मंत्रियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे सीधे हवा में उड़ गए। दोनों पक्षों की युद्ध क्षमता अतुलनीय थी। महारानी सुकिन 9वें दर्जे की मार्शल आर्टिस्ट थी, जबकि ये मंत्री अधिकतम 8वें दर्जे के थे और उम्रदराज होने के कारण वे युद्धकला में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। सुकिन के हाथों एक भी दौड़ टिकने से पहले ही वे एक के बाद एक गंभीर रूप से घायल होकर पीछे हट गए। लिन युआन, अगर तुम खुद को बेहद गहराई से छिपा भी लो तो क्या फर्क पड़ता है? अध्याय 15 महारानी को फांसी देना और शक्ति प्रदर्शन करना। इस महल के लिए जान दे दो। लू चेंग की हिजड़ा और अन्य लोगों की घेराबंदी में तुरंत मृत्यु हो गई। ये देखकर कि नीचे का भव्य हॉल अचानक चांदी सफेद वस्त्र पहने और कमर पर तलवारें बांधे हुए शिखर के 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्टों से भर गया था, जो स्पष्ट रूप से लिन युआन के प्रति वफादार थे। महारानी सुकिन, जो पहले सोचती थी कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, अंततः खुद को रोक नहीं सकी। उसने लिन युआन पर हिंसक हमला किया। वह लिन युआन को बंधक बनाना चाहती थी, इस गहरे महल से भाग निकलना चाहती थी, अपने पक्ष में आ चुकी सम्राट की अपनी सेना के साथ एकजुट होना चाहती थी और फिर अपनी भविष्य की योजनाओं को अंजाम देना चाहती थी। बूम! बिना किसी चेतावनी के सुकिन के बालों में फंसी एक सुनहरी हेयर उछलकर बाहर निकल गई। हवा में ही यह एक तेज तलवार में बदल गया, जो सैकड़ों तेज तलवार ऊर्जा में विभाजित हो गया और नीचे वाटियों और बेस डिपो के असंख्य एजेंटों को घेर लिया। जहां-जहां तलवार की ऊर्जा का प्रवाह होता था, नीचे की जमीन पर दरारों की धारियां बन जाती थी। इसकी घातकता अत्यंत प्रबल थी। यह अच्छा नहीं है, महाराज। जैसे ही सुकिन की चीज में उतार चढ़ाव आया, हिजाबी और यू वाटियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए सुकिन पर हमला कर दिया। लेकिन असंख्य तलवारों के कारण उनका रास्ता बीच में ही रुक गया। महामहिम की रक्षा करें। लोमड़ी महारानी, अगर आप महाराज को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, तो पहले हमारे शवों पर से होकर गुजरें। सुकिन को अचानक हमला करते देख लिन युआन के पीछे तीनों युवक और अन्य लोगों ने गुस्से से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और बिना किसी झिझक के आगे बढ़कर लिन युआन के सामने खड़े होकर उसे रोकना चाहा। अगर वे उसे एक पल के लिए भी रोककर महाराज को सुरक्षित रख सके, तो संभवतः नीचे मौजूद विशेषज्ञ तेजी से ऊपर पहुंचकर इस चालाक महारानी को पकड़ सकेंगे। तब तक वे ये लड़ाई जीत चुके होंगे। बूम! गुलाबी टूटी ऊर्जा का प्रवाह हुआ और हवा में ही वह दर्जनों गुलाबी विशालकाय अजगरों में परिवर्तित हो गई। विशालकाय अजगर कुंडली मारकर मुड़ गए और लिन युआन के सामने खड़े कई मंत्रियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे सीधे हवा में उड़ गए। दोनों पक्षों की युद्ध क्षमता अतुलनीय थी। महारानी सुकिन 9वें दर्जे की मार्शल आर्टिस्ट थी, जबकि ये मंत्री अधिकतम 8वें दर्जे के थे और उम्रदराज होने के कारण वे युद्धकला में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। सुकिन के हाथों एक भी दौड़ टिकने से पहले ही वे एक के बाद एक गंभीर रूप से घायल होकर पीछे हट गए। लिन युआन, अगर तुम खुद को बेहद गहराई से छिपा भी लो तो क्या फर्क पड़ता है? आज ये महल आपको एक सच्चाई सिखाएगा। इस महाद्वीप पर केवल ताकतवर लोग ही सत्ता संभालने के योग्य हैं। पास ही खड़े लिन युआन को देखते हुए सुकिन ने व्यंग्य किया, एक हाथ से पंजा बनाया और लिन युआन की गर्दन की ओर बढ़ गया। लिन युआन के सभी अधीनस्थ शारीरिक रूप से काफी सक्षम थे, लेकिन इन अधीनस्थ कर्मचारियों पर भरोसा करके स्थिति को बदलने की चाह रखना कुछ ज्यादा ही सोचना था। आपको यह अवश्य ही पता होना चाहिए कि सुकिन ने अकेले ही महल में प्रवेश करने और स्वतंत्र की साजिश रचने का साहस किया, क्योंकि उसकी अपनी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ और पीछे हट सकती थी। लिन युआन तो महज एक युवक था, ड्रैगन क्वीन के आशीर्वाद के बावजूद भी उसके पास कितनी शक्ति हो सकती थी। कम उम्र में सफलता मिलने से वह अहंकारी हो गया। इतनी नजदीक से उसका सामना करने की हिम्मत करके क्या उसने सचमुच सोचा था कि ड्रैगन जीवारा उसके शरीर की रक्षा किए जाने के कारण उसके पास उससे निपटने का कोई तरीका नहीं होगा? ये सोचते हुए सुकिन के शरीर पर मौजूद मायावी भाग्य स्वर्ण ड्रैगन ने भी अपनी कमर और पूंछ को लहराया और लिन युआन के शरीर पर मौजूद भाग्य स्वर्ण ड्रैगन की ओर सक्रिय रूप से छलांग लगाई। इस समय लिन युआन के सामने कोई सुरक्षा नहीं बची थी। सुकिन की नजरों में इस समय लिन युआन एक ऐसी युवती की तरह थी जिसकी सुरक्षा छीनी गई हो और वह अपनी मर्जी से किसी भी तरह से कत्लेआम कर रही हो। हे, आपने जो कहा वह सही है। सुकिन द्वारा पकड़े जाने के कगार पर पहुंचे देख आने वाली आंधी के कारण उसका मुकुट लहराने लगा, जिससे उसके नीचे छिपी व्यंग्यात्मक दृष्टि प्रकट हो गई। हम आपके इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं। इस दुनिया में केवल वही लोग शक्ति को नियंत्रित करने की योग्यता रखते हैं जो ताकत को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए गर्जन! सुकिन की भयभीत निगाहों के बीच लिन युआन के शरीर के भीतर से अजगर की तेज दहाड़ी गूंज उठी और एक प्रचंड आभा उठने लगी। तीसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट, चौथे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट, पांचवें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट, छठे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट, सातवें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट, आठवें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट। 9वां स्थान प्रारंभिक चरण, 9वां स्थान मध्य चरण, 9वां स्थान अंतिम चरण। बिना किसी रुकावट के सुकिन के रहस्यमय भावों के बीच लिन युआन के शरीर की आभा पूरी तरह से फैल गई। जब तक कि यह 9वें स्थान के शिखर पर नहीं पहुंच गया। लिन युआन के शरीर की सतह पर चमकीले पीले रंग की टूटी हुई कवच की पट्टियों से ढकी हुई थी। ऊर्जा संघनन से आकार बनता है, शिखर 9वें स्थान पर है। असंभव! सुकिन असहाय होकर देखती रही जैसे ही ड्रैगन के आकार की सच्ची ऊर्जा संघनित हुई और लिन युआन पर एक सच्चे ड्रैगन का कवच आ गया, जिससे उसका दिमाग स्थिर हो गया और वह जोर से चीख पड़ी। एक कठपुतली सम्राट जो महज तीसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट था, पलक झपकते ही एक शक्तिशाली 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन गया? एक के बाद एक अप्रत्याशित घटनाओं के कारण आत्मविश्वास से भरी सुकिन मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई। वह क्रोध से दहाड़ी, उसका दांत तेजी से घूमने लगा और उसमें से सच्ची ऊर्जा की धाराएं उमड़ने लगी। उसका आगे बढ़ता शरीर अचानक रुक गया और पैरों की एक जोरदार पटक के साथ वह हवा में उड़ गई। इस भव्य हॉल से भागना चाहती थी। लिन युआन को जिंदा पकड़ने का मूल विचार उसने बहुत पहले ही अपने दिमाग से निकाल दिया था। अब उसे लिन युआन को पकड़ने के बजाय लिन युआन के चंगुल से बचने के तरीके पर विचार करना था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिन युआन के सिर के ऊपर सोने से बना हुआ प्रतीत होने वाला एक भयंकर अजगर का पंजा उभरा और उसने अपने एक ही पंजे से उड़ती हुई सुकिन की ओर प्रहार किया। आकाश से अजगर का पंजा नीचे उतरा, जो एक दिव्य अजगर के पंजे की तरह लग रहा था, जिसमें एक राशि दिव्य शक्ति समाहित थी, जिसके कारण लोग सीधे उसकी ओर देखने का साहस नहीं करते थे। चीखता चिल्लाता और पंजे मारता हुआ गुलाबी विशालकाय अजगर के पंजे के संपर्क में आते ही तुरंत तितर-बितर हो गया और आतिशबाजी की तरफ बढ़ गया। सुकिन के पीछे पीछे चलते हुए उसकी सुरक्षात्मक रुचि, वास्तविक ऊर्जा अजगर के पंजे के नीचे कागज की तरह आसानी से फट गई। टकराना! अजगर के पंजे ने सुकिन की वास्तविक ऊर्जा को चीरते हुए सुकिन के कोमल शरीर पर जोरदार प्रहार किया। सुकिन एक गेंद की तरह सीधे बहुत बल से नीचे पटक दी गई, जिससे चारों ओर खून फैल गया और नीचे पड़े असंख्य शवों के बीच गिरते हुए वही टुकड़े हुए लोग में बदल गई। हालांकि लिन युआन को युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं था,
असंख्य पथों वाली ड्रैगन रूपांतरण कला के अभ्यास से प्राप्त उसकी शुद्ध शक्ति पहले ही साधारण शिखर 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्टों की शक्ति से कहीं अधिक थी। पूर्ण शक्ति के सिद्धांत के तहत जो सभी तकनीकों को वश में कर लेती है, सुकिन के पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। इससे पहले कि उसकी सुरक्षात्मक सच्ची ऊर्जा के पंजे से चीर दी गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। भव्य हॉल के ऊपर दो भाग्यशाली स्वर्ण ड्रैगन जो मूल रूप से एक अटूट लड़ाई में उलझे हुए थे, लिन युआन द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और सुकिन की हार के बाद ने देखा कि स्वर्गीय युआन राजवंश का प्रतिनिधित्व करने वाला भाग्यशाली स्वर्ण ड्रैगन ठोस शरीर में बदल गया, जबकि सुकिन द्वारा चुराया गया भाग्यशाली स्वर्ण ड्रैगन मुरझा गया। भव्य हॉल में अजगरों की दहाड़ों की लहरें गूंज उठी। पलक झपकते सुकिन द्वारा चुराया गया गोल्डन ड्रैगन टुकड़े टुकड़े कर खा लिया गया। गर्जन गोल्डन ड्रैगन ने अपनी मूल ड्रैगन जी को वापस ले लिया और उसका एक झांग नंबर शरीर तुरंत एक झांग और 3 इंच तक बढ़ गया और यह अधिक दिखने लगा। ये स्पष्ट रूप से काफी बढ़ गया था। ये लिन युआन के चारों ओर लिपट गया, जिससे लिन युआन और भी अधिक राशि और पवित्र प्रतीत होने लगा। और गोल्डन ड्रैगन के विकास के कारण लिन युआन जो मायरी पाथस ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का अभ्यास कर रहा था, ने भी महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर पहले से ही मौजूद विशाल शक्ति एक बार फिर से बढ़ने लगी है। लिन युआन के शरीर के भीतर ड्रैगन के आकार की सच्ची ऊर्जा की हल्की हल्की धाराएं तेजी से बढ़ने लगी और लिन युआन के शरीर पर मौजूद आभा और भी विशाल हो गई। ये तो और भी ऊंचे स्तर की ओर कदम बढ़ा रहा था। फुफ 3 साल से जिस गोल्डन ड्रैगन की उसने योजना बनाई थी, उसे असहाय रूप से बिखरते हुए देखकर और लिन युआन से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए सुकिन जो मुश्किल से जमीन से उठी थी और जिसने अभी तक अपनी आखिरी सांस नहीं ली थी, ने मुंह में खून उगल दिया। वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। 3 साल से चल रही उसकी साजिश अप्रत्याशित रूप से किसी और के लिए शादी के वस्त्र बनाने में तब्दील हो गई। इससे सुकिन की सहनशक्ति और भी कम हो गई और उसने अंतिम सांस ली। अध्याय 16 विद्रोही सेना। घबराओ मत, पहले शुद्धिकरण करो। महाराज, आप दिव्य शक्ति से परिपूर्ण हैं। हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं। तीनों ड्यूक और अन्य लोग जो पहले पूरी तरह से निराश महसूस कर रहे थे, ने अचानक लिन युआन को 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट की चरम शक्ति के साथ उभरते हुए देखा। एक ही मौके से उसने राक्षसी महारानी को मौत के घाट उतार दिया। ठीक उसी क्षण अपनी चोटों की परवाह किए बिना वे उत्साह से खड़े हो गए और श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। महाराज, आप दिव्य शक्ति से परिपूर्ण हैं। हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं। तीनों ड्यूक और अन्य अधिकारियों को लिन युआन के सामने से झुकाते देख नीचे खड़े असंख्य वेस्ट को एजेंट यू वाटियन यूनिक वे और हॉल के बाहर मौजूद शाही गार्डों ने भी तुरंत उनका अनुसरण किया और सुनामी जैसी जयकारों की गूंज से शाही महल का भीतरी और बाहरी हिस्सा हिल गया। सभी ने सिर झुकाकर सम्मान व्यक्त किया। इस समय तक लिन युआन ही एकमात्र व्यक्ति था जो अभी भी भव्य हॉल के भीतर खड़ा हो सकता था। सब लोग खड़े हो जाओ। ड्रैगन सिंहासन के सामने खड़े होकर और फर्श पर घुटने टेककर बैठे मंत्रियों और सैनिकों को देखते हुए लिन युआन ने शांत भाव धारण किया हुआ था, जबकि भीतर ही भीतर वह अत्यधिक संतुष्टि महसूस कर रहा था। यू चेंग और सुकिन को पीट कर मार डालना और शाही दरबार के विश्वासघाती मंत्रियों को पद से हटा देना, इसे एक छोटा लक्ष्य पूरा करना माना जा सकता है। अधिकारियों ने भव्य हॉल के अंदर कतार बनाकर खड़े होकर फर्श पर बिखरे शवों को महत्वहीन समझा। किन्नर और यू वाटियन ने क्रमशः लिन युआन के बाएं और दाएं हिस्से की देखभाल की। इस समय सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। क्योंकि महाराज प्रसन्न थे, इसलिए आपके अनुयायी भी स्वाभाविक रूप से प्रसन्न थे। लाशों से भरे उस भव्य हॉल के अंदर इस समय अप्रत्याशित रूप से खुशी के अंश बढ़ रहे थे। हालांकि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि विरोध करने के लिए उकसाने वाली एक आवाज ने इसे बाधित कर दिया। हम विरोध करने का साहस करते हैं। महामहिम, यद्यपि इस विश्वासघाती चांचल और दुष्ट महारानी को पहले ही न्याय के कटघरे में लाया जा चुका है, यदि शहर के बाहर मौजूद विशाल सेना को वास्तव में नियंत्रित कर लिया गया है जैसा कि उन्होंने कहा है, तब तक विरोधी पक्ष ने संभवतः सेना जुटा ली होगी। एक बार जब वे शाही शहर में घुसपैठ कर लेंगे तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हम जाकर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करने को तैयार हैं। जब तक महाराज क्षमादान का फरमान जारी नहीं करते, तब तक वे सेनापति निश्चित रूप से समझदार लोग हैं। इस समय असंख्य अधिकारियों के सामने खड़े ग्रैंड चीफ झाओ मुजी, ग्रैंड मेजर यांग और ग्रैंड गार्जियन सन जियांग ने एक दूसरे की ओर देखा और अंततः उन्हें बोलना पड़ा। हालांकि महाराज की शक्ति और इन गुप्त मार्शल आर्टिस्टों की बदौलत शाही महल ने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। यदि सम्राट की अपनी सेना, जिसने मूल रूप से शाही शहर की रक्षा की थी, वास्तव में वैसी ही थी जैसा कि यू चेंग, सुकिन और अन्य लोगों ने दावा किया था, उनकी 9 मुख्य सेनाओं को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया गया था। और जब उन्होंने अपनी चाल शुरू की, तो सेनाएं एक साथ एकत्रित हुई और शाही शहर की ओर बढ़ गईं। फिर भले ही उन्हें महारानी और चांसलर की मृत्यु की खबर मिल जाए, फिर भी वे संभवतः पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रद्रोह एक गंभीर अपराध था। पीछे हटना मृत्यु के समान था और पीछे न हटना भी मृत्यु के समान था। इस बात की प्रबल संभावना थी कि वे सेनाएं इस पर दांव लगाएंगी और सीधे शाही शहर पर हमला कर देंगी। जब 90,000 सैनिकों ने शहर में घुसपैठ की थी, तो उसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। सम्राट की अपनी सेना के 12 रक्षकों में सबसे निचले दर्जे के सैनिक तृतीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट थे और प्रत्येक सेना में कम से कम 2 जनरल थे जो 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट या उससे ऊपर के थे। वे भी इसी प्रकार सैन्य युद्धकला में निपुण थे। एक बार जब विशाल सेना एक पंक्तिबद्ध संरचना बना लेती थी, तो यहां तक कि 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट भी अगर उसमें घुसने की हिम्मत करता तो उसकी निश्चित मौत हो जाती। 12 सैन्य संरचनाओं का संयोजन संक्षेप में एक ग्रैंड मास्टर का भी मुकाबला कर सकता है। यदि केवल 9 सेनाएं भी विद्रोह कर अपनी टुकड़ियां बना लें, तो भी 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सम्राट की अपनी सेना ही शाही शहर की अंतिम शक्तिशाली बाधा थी। लेकिन एक बार विद्रोह करने के बाद वे सीधे अंदर घुस सकते थे, शाही शहर में प्रवेश कर सकते थे और सम्राट के जीवन को खतरा पैदा कर सकते थे। इससे तीनों ड्यूक और अन्य लोग चिंतित हो गए। हालांकि अगर लिन युआन उन जनरलों के पापों को क्षमा करने के लिए माफीनामा जारी कर सकता था, तो उसे ये भी विश्वास था कि वह विशाल सेनाओं को पीछे हटने के लिए राजी कर सकता था। आखिरकार इन जनरलों की भी पत्नियां, बच्चे और रिश्तेदार थे और इनमें से कुछ लोग शहर के भीतर ही रहते थे। जब तक बेहद मजबूर न किया जाए, वे राष्ट्रों का अपराध स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। इस विपत्ति से उबरने के लिए पहले कुछ उपाय आजमाएं। इस विपत्ति के बीच जाने के बाद हिसाब किताब निपटाने में अभी देर नहीं होगी। मेरे प्रिय मंत्रियों की बातें वास्तव में तर्कसंगत हैं। अपनी आंखों के सामने लटकते मुकुट के बीच से देखते हुए लिन युआन ने सौम्य स्वर में तीनों पुरुषों पर अपनी निगाहें डाली। जब उन तीनों को लगा कि लिन युआन ने उनकी आपत्ति स्वीकार कर ली है, तभी अचानक लिन युआन का लहजा उदासीन और तीखा हो गया। तथापि राजद्रोह करने वाले विद्रोहियों को उनके नौकरों के साथ मृत्युदंड दिया जाएगा। ड्रैगन सिंहासन पर सीधे बैठे लिन युआन की आंखों में दिव्य आभा से जगमगाती तेज रोशनी थी। उनका वैभव गहरा और गंभीर था, जिससे लोग उनसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं करते थे। अगर मैं इस समय समझौता कर लूं, तो क्या मैं मजाक का पात्र नहीं बन जाऊंगा? राजद्रोह जैसे अपराध को भी क्षमा किया जा सकता है, तो दुनिया के लोग मुझे कैसे देखेंगे? महामहिम कहां निवास करते हैं? शाही राजवंश की शान कहां निहित है? उस उदासीन और रासी आवाज ने भव्य हॉल में गूंज पैदा कर लोगों के दिलों को झकझोर दिया और नीचे मौजूद असंख्य अधिकारियों की कमर को और नीचे झुका दिया। वहां मौजूद असंख्य अधिकारियों के चेहरे शर्म और घबराहट से भरे हुए थे। महाराज को अपमान और समझौता स्वीकार करने के लिए मजबूर करना उनकी प्रजा की गलती थी। लेकिन मौजूदा हालात में अगर यह वाकई वैसा ही है जैसा सुकिन और यू चेंग ने कहा था, सेना के शहर में प्रवेश करने के साथ केवल 3,000 शाही रक्षकों और इन दर्जनों 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्टों पर निर्भर रहकर उनका मुकाबला करना शायद उनकी क्षमता से परे होगा। महामहिम कहें और नहीं, जिन बातों को लेकर आप चिंतित हैं, उनका मुझे बहुत पहले से ही अनुमान था। समय की गणना करने पर यह लगभग सही होना चाहिए। सफेद बालों वाले झाओ मुझे अभी भी विरोध करना चाहते थे, लेकिन लिन युआन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। महामहिम ने इसकी आशंका बहुत पहले ही कर ली थी। लिन युआन की बड़बड़ाहट सुनकर झाओ मुझी जो शब्द बोलने ही वाला था, वे अचानक रुक गए और उसने कुछ उलझन के साथ लिन युआन की ओर देखा। महाराज, आप किस बारे में बात कर रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि महाराज ने पहले ही सम्राट की सेना को पराजित कर दिया हो जिसने शाही महल के बाहर विद्रोह कर दिया था? नपुंसक वे, ये बुरा नौकर यहाँ है। हालांकि लिन युआन ने नीचे मौजूद लोगों के विचारों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी निगाहें बदल में खड़ी जगह एक पर टिक गईं। पश्चिमी दिक्कों के सैनिकों को लेकर महल में प्रवेश करो और मेरे लिए महल के अंदरूनी हिस्से की पूरी तरह से सफाई करो। कुछ लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। स्वाभाविक रूप से हिजरा वे शाही महल के अंदरूनी हिस्सों से सबसे अधिक परिचित था। पहले जब महारानी सत्ता में थी, तो शाही महल के अधिकांश नौकर हिजरे और राजमहल की दासियां उन्हीं की अपनी थी। अब जब लिन युआन सत्ता में आ गए थे, तो शाही दरबार में मौजूद विद्रोहियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। तब स्वाभाविक रूप से शाही महल में मौजूद इन लोगों को भी पद से हटाना आवश्यक हो गया था। लिन युआन निश्चित रूप से ये नहीं चाहता था कि उसके शाही महल के अंदर विद्रोहियों का कोई समूह मौजूद रहे जिसके लिए दिन रात निगरानी की आवश्यकता हो। ये बुरा नौकर आदेश का पालन करता है। लिन युआन द्वारा भीतरी महल को शुद्ध करने के लिए कहने पर हिजरा वे तुरंत बेहद उत्साहित हो गया। उसने तुरंत महल में पीछे छूटे हुए दर्जनों शीर्ष 8वें रैंक के पश्चिमी को एजेंटों का नेतृत्व किया और सीधे शाही महल की गहराई की ओर चल पड़ा। जब सुकिन शाही महल के प्रमुख पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे, तब उन्हें हर जगह शिकायतों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि महारानी के महल में कुछ नौकरियां और सेवक भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन अब हिजरा वे फरमान को लागू करने के लिए रवाना हो गया और यू वाटियन स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नहीं बैठा रहा। राजद्रोह करने वाले विद्रोहियों को उनके नौकरों के साथ मृत्युदंड दिया जाएगा। नपुंसक यू, मैं शाही रक्षकों को तुम्हारे हवाले करता हूं। इस बात का फायदा उठाओ कि उन लोगों को अभी तक खबर नहीं मिली है और विद्रोही मंत्रियों के सभी परिवारों की संपत्ति जब्त कर लो और उनका सफाया कर दो। यह विषय आदेश का पालन करता है। लिन युआन का आदेश प्राप्त करने के बाद यू वाटियन ने निर्णायक रूप से 3,000 शाही रक्षकों का नेतृत्व करते हुए हॉल में पड़े असंख्य शवों को हटा दिया। शवों का पीछा करते हुए उनके परिवारों की पहचान करने के बाद उसने उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया और उनके कुलों का सफाया कर दिया। ये देखकर कि अत्यंत शक्तिशाली वेस्ट डिपो एजेंट और एकमात्र सेना को ले जाया जा चुका था, झाओ मुझी और अन्य लोगों के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या महाराज बहुत बड़ा कदम नहीं उठा रहे थे?
इस समय सबसे जरूरी काम दोष की जांच करना नहीं बल्कि संभावित विद्रोही सेना से निपटने का तरीका सोचना था। ठीक इसी समय भव्य हॉल के बाहर से अचानक एक आवाज सुनाई दी। रिपोर्ट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। हमने महाराज के आदेश का पालन किया है और मिशन पूरा कर लिया है और विशेष रूप से रिपोर्ट देने आए हैं। अध्याय 17 सम्राट की अपनी सेना पर पूर्ण नियंत्रण ग्रैंड मास्टर बनने की राह में सफलता। रिपोर्ट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। आपके मंत्रियों ने महामहिम के भरोसे को नहीं तोड़ा है, उन्होंने मिशन पूरा कर लिया है और विशेष रूप से रिपोर्ट देने के लिए आए हैं। मंत्रियों के चिंतित होने की ठीक बात हॉल के बाहर से लगातार तेज आवाजें सुनाई दी। इसके बाद सभी ने देखा कि चांदी सफेद रंग के चोगे, कंधों पर लबादा और कमर पर लंबी तलवारें पहने लगभग 30 को एजेंट हॉल के बाहर से अंदर आए और जमीन पर घुटने टेककर अपने हाथ ऊपर उठा लिए। उन सभी के हाथों में एक चौकोर डिब्बा था। बक्सों को पूरी तरह से लाल कपड़े से ढका गया था, जिससे अंदर रखी वस्तुओं को देखना असंभव था। हालांकि जैसे ही ये लोग हॉल में दाखिल हुए, खून की एक तेज दुर्गंध उन पर छा गई, जिससे दरबारी मंत्रियों के चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई। उठिए, हमें विस्तार से बताइए आपका मिशन कितनी अच्छी तरह पूरा हुआ। वैसे आपके प्रिय मंत्रियों को भी सुनने दें। धन्यवाद महाराज। सभी एक एक करके खड़े हो गए और कुछ हैरान मंत्रियों की ओर देखने लगे। उनकी ओर एक नजर डालने के बाद उन्होंने अपने सिर नीचे कर लिए और रिपोर्ट देना शुरू कर दिया। इस क्षण तीनों युवक और अन्य लोग कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। कुछ क्षण पहले ही वे महामहिम के साथ शहर के बाहर विद्रोही सेना के बारे में चर्चा कर रहे थे। वे अचानक इन लोगों की रिपोर्ट सुनने के लिए क्यों तैयार हो रहे थे। वे सिर्फ के एजेंटों के पहनावे को देखकर स्पष्ट था कि यह महामहिम के हाथों में एक गुप्त बल था, जिसे एक मिशन को पूरा करने के लिए भेजा गया था। लेकिन इसका शहर के बाहर मंडरा रही विद्रोही सेना से क्या संबंध था। महामहिम को सूचित किया जाता है कि शाही शहर के बाहर सम्राट के 12 अंगरक्षकों में से 9 में कुल 27 जनरलों और कमांडरों के मन में विद्रोही इरादे हैं। पहला वाक्य बोलते ही अदालत हिल गई। तीनों युवकों और अन्य लोगों के चेहरे पर भाव भंगिमा उठे। हॉल में ऊंचाई पर स्थित लिन युआन को देखते हुए वे कुछ कहना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करें। उन 9 पहरेदारों का मतलब 90,000 सैनिकों की सेना थी। सेना में सभी सैनिक आदेशों का पालन करते थे। जब तक जनरल और कमांडर आदेश देते रहते थे, निचले रैंक के सैनिक उनका विरोध नहीं कर सकते थे। उन पर दबाव डाला गया था, इसलिए शाही शहर पर हमला करना एक स्वाभाविक परिणाम था। महामहिम, ये सुनकर तीनों युवकों के नेतृत्व वाला राजशाही गुट पहले से ही काफी चिंतित हो गया था। चिंता मत करो, उन्हें जारी रखने दो। तीनों युवक अभी बोलना ही चाहते थे कि लिन युआन के हाथ के इशारे से उनकी बात अधूरी रह गई। महामहिम कृपया ध्यान दें, सभी 27 विद्रोही जनरलों के सिर काट दिए गए हैं। उनके सिर यही हैं। सम्राट के 12 अंगरक्षकों को हम मंत्रियों ने पूरी तरह से वश में कर लिया है और वे महाराज के नियंत्रण में हैं। जैसे ही वे बोल रहे थे, वे सिर्फ के एजेंटों ने एक साथ अपने हाथों में रखे चौकोर बक्से ऊपर उठा लिए। उन पर लाल कपड़ा उड़ गया, जिससे अंदर मौजूद कई सिर दिखाई दिए, जिनकी आंखें चौड़ी खुली थीं और चेहरे पर डर के भाव थे। उनके सिर के पास उनकी व्यक्तिगत पहचान के प्रतीक रखे थे, जो उनकी पहचान साबित करते थे। तियान 1 गार्ड लियू पेन, तियान 2 गार्ड झाओ यान, तियान 5 गार्ड लियू शिचिंग, तियान 9 गार्ड झू चियान, तियान 12 गार्ड चेंग मिंगबू। सम्राट के 12 रक्षकों में से तीसरे रक्षक दल, 7वें रक्षक दल और 11वें रक्षक दल के अलावा शेष 9 गार्डों में से अधिकांश कमांडरों और जनरलों ने विद्रोह कर दिया था और उनके सिर यहीं पर रखे हुए थे। यह करीने से सजे हुए सिरों को देखकर हॉल में खड़े मंत्रियों को एक वास्तविकता का एहसास हुआ। इस तरह विद्रोहियों के आसन हमले और आने वाली तबाही का समाधान बस यूं ही हो गया। इन सिरों को निदेशक के पास भेजें और उनसे इन सिरों के आधार पर देशद्रोहियों को गिरफ्तार करने को कहें। साथ ही सम्राट की अपनी सेना को शहर की घेराबंदी के लिए जुटाओ। एक भी अपराधी को भागने नहीं दिया जाएगा। जाओ। लिन युआन ड्रैगन कुर्सी पर सीधा बैठ गया। इस प्रकार एक भयंकर संघर्ष जो छिड़ने ही वाला था, आसानी से सुलझ गया। सू किंग और लू चेन की साजिश को लिन युआन ने पूरी ताकत से कुचल दिया, इससे पहले कि वह मन में आ पाती। महाराज, आप बुद्धिमान हैं। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए अपनी बुद्धिमत्ता का बखान करने के अलावा शेष दरबारी मंत्रियों ने अपनी पिछली चिंताओं को पूरी तरह से भुला दिया। इसके अलावा लिन युआन की शक्ति वास्तव में 9वें रैंक के शिखर पर पहुंच गई थी और ऐसा लग रहा था कि वह ग्रैंड मास्टर बनने की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल करने से ज्यादा दूर नहीं था। 16 साल की उम्र में ही ग्रैंड मास्टर बनने की अपार क्षमता। यह एक ऐसी ऊंचाई थी जिसे स्वर्गीय लियुआन राजवंश की पिछली पीढ़ियों में कोई भी कभी हासिल नहीं कर पाया था। एक बार जब लिन युआन केवल ग्रैंड मास्टर बन जाएगा, तो स्वर्गीय लियुआन राजवंश की शक्ति एक उच्च स्तर तक बढ़ जाएगी और शायद उसे महाद्वीप की 8वें रैंक की शक्तियों की श्रेणी में कदम रखने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। ऐसा सोचते हुए लिन युआन के प्रति उनके दिलों में व्याप्त श्रद्धा एक और स्तर तक बढ़ गई। वह वफादारी और भी अधिक बढ़ गई। लिन युआन के आदेश पर शाही शहर के बाहर स्थित सम्राट की अपनी सेना ने शहर के चारों ओर से घेर लिया। शहर के अंदर यू हॉटिन ने 3000 शाही अंगरक्षकों का नेतृत्व किया, घरों पर छापा मारा और अपने हाथों में मौजूद शवों के आधार पर एक एक करके पूरे कुलों को मौत के घाट उतार दिया। शाही महल के अंदर किन्नवे के नेतृत्व में रैंक 8 की शिखर पर पहुंच चुके कई मेसिको एजेंटों ने महल के भीतर एक बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण अभियान चलाया। महल की लगभग 90% नौकरानियों और हिजड़ों को गिरफ्तार कर लिया गया। शाही महल के अंदर खून की नदियां बह निकली। पूरे शाही शहर में तलवारें और हथियार लहराए गए। आज पूरा शाही शहर अंदर और बाहर खून की रंग में डूबा हुआ था। रात हो गई। लिन युआन अजगर के पलंग पर अकेली बैठी थी। महारानी सुकेन, प्रधानमंत्री लू चेंग और कई अधिकारियों के साथ हुए विवाद को सुलझाने के बाद और उसने शाही अंगरक्षकों और सम्राट के 12 अंगरक्षकों को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। लिन युआन ने शुरू में अपनी सत्ता वापस ले ली थी और यह सम्राट के अपने नाम के अनुरूप साबित हुआ। इसलिए लिन युआन को भी पुरस्कार प्राप्त हुए। दिन मेजबान ने अपना संकट हल कर लिया है, शाही राजवंश की शक्ति पर नियंत्रण पा लिया है, बंधन तोड़ दिए हैं, आकाश में उड़ान भरी है और एक देश का सम्राट बन गया है। मेजबान को 3 बार बुलाने का मौका देकर पुरस्कृत करें। मेजबान को प्रथम श्रेणी की उत्कृष्ट मार्शल आर्ट लेफ्ट एज और ड्रैगन क्लॉ 1 स्टाइल से पुरस्कृत करें। मेजबान ने ड्रैगन जी में वृद्धि हासिल की है, सफलतापूर्वक दायरे में सफलता प्राप्त की है और ग्रैंडमास्टर स्तर प्राप्त कर लिया है। जैसे ही सिस्टम की आवाज धीमी हुई, लिन युआन के सिर के ऊपर एक भाग्यशाली स्वर्णिम ड्रैगन प्रकट हुआ, जो एक झांग और 3 इंच लंबा था और चावल के टुकड़े जितना मोटा था। जैसे ही गोल्डन ड्रैगन प्रकट हुआ, वह सीधे लिन युआन के शरीर में घुस गया। महल भर में धीमी से लेकर तेज आवाजों में अजगरों की दहाड़ की लहरें गूंज उठी। लिन युआन द्वारा विकसित असंख्य पथों वाली ड्रैगन रूपांतरण कला मूल रूप से शाही राजवंश की ड्रैगन जी की प्रतिध्वनि और प्रतिबिंब थी। ड्रैगन जी जितनी अधिक प्रचुर मात्रा में होगी, साधना की गति उतनी ही तेज होगी और अपनी शक्ति में सुधार करना उतना ही आसान होगा। आज लक गोल्डन ड्रैगन ने महारानी सुकिन द्वारा छीनी गई ड्रैगन क्यूई को पूरी तरह से निगल लिया, जिससे वह काफी मजबूत हो गई। इसलिए लिन युआन की साधना भी समय के साथ बढ़ती गई। लिन युआन के चारों ओर ड्रैगन के आकार की ऊर्जा की धाराएं लगातार तैर रही थी। उसके शरीर के भीतर दांतियान में मौजूद ड्रैगन के आकार की वास्तविक ऊर्जा चिपचिपी हो गई। दांतियान के अंदर ठहर गई और एक सुनहरे भंवर की तरह लगातार घूमती रही। हु समतल जमीन से एक तेज हवा चली, जहां-जहां से हवा गुजरी, पूरे शयन कक्ष में मौजूद कई पर्दे, धूपदान, मेजें, कुर्सियां और अन्य फर्नीचर हवा में उड़ने लगे। असंख्य विशाल स्वर्ण ड्रैगन ऊर्जा लगातार हवा में उमड़ रही थी, मानो कोई तूफान गुजर रहा हो और सब कुछ बहा ले जा रहा हो, लगभग बिना किसी कठिनाई के। लिन युआन को ऐसा महसूस हुआ मानो अधोलोक की एक पतली परत को सीधे छेद दिया गया हो। इसके तुरंत बाद एक प्रचंड ऊर्जा महल में प्रवेश कर गई और भीतरी प्रांगण में फैल गई। भव्य हॉल के बाहर पहरा दे रहे बेसिकों के असंख्य एजेंटों ने अपने चेहरों की ओर एक राशि और पवित्र आभा को प्रवाहित होते हुए महसूस किया। इस शक्ति के प्रभाव में यहां तक कि 8वें स्तर तक पहुंच चुके मार्शल आर्टिस्ट भी ऐसा महसूस कर रहे थे मानो वे एक सच्चे ड्रैगन के सामने केवल चींटियों में तब्दील हो गए हों और वे भी उन्हें देखने के लिए विवश हो गए। महामहिम, आप दिन प्रतिदिन रहस्यमय होते जा रहे हैं। लिन युआन बाहर हो रही हर बात से पूरी तरह अनजान थी। इस समय लिन युआन सफलता की आनंदमय अनुभूति में पूरी तरह डूबा हुआ था और खुद को इसे बाहर निकालने में असमर्थ था। जिस क्षण लिन युआन ने ग्रैंड मास्टर बनने की सफलता प्राप्त की, उसे अचानक अपने सामने की दुनिया एकदम स्पष्ट महसूस हुई, मानो उसने पूरी दुनिया को अपनी हथेली में थाम रखा हो। महज एक विचार से उसने अपने दांतियान के भीतर मौजूद सच्ची ऊर्जा को सक्रिय किया और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का लाभ उठाने में सक्षम हुआ। अपनी वास्तविक ऊर्जा से 10 गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न करना। जब सौभाग्य आता है तो आकाश और पृथ्वी मिलकर अपनी शक्ति का संचार करते हैं। यह एहसास वाकई अद्भुत है। लिन युआन ने अपनी उंगलियों से थोड़ी सी टूटी ऊर्जा वापस ली और बिस्तर से नीचे उतर गया। हालांकि उन्होंने जमीन पर कदम नहीं रखा। इसके बजाय वो शून्य लोक में जमीन से 3 फीट ऊपर चल गया। ऐसा लग रहा था मानो शून्य लोक में अदृश्य सीढ़ियां हों। अत्यधिक प्रसन्नता की स्थिति। ये एक ऐसी क्षमता थी जिसे ग्रैंड मास्टर बनने के बाद ही हासिल किया जा सकता था। क्षेत्र। इस समय तक लिन युआन एक शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर बन चुका था। गर्जन। हवा में लटके हुए लिन युआन का शरीर दबंग रहा था क्योंकि उसके चारों ओर से सच्ची ऊर्जा का प्रवाह कर रहा था, जो उसे अपने भीतर समाहित कर रहा था। लिन युआन वास्तव में हवा में ही 3 झांग लंबे एक दिव्य ड्रैगन में परिवर्तित हो गया, जो बादलों को चला रहा था और सुनहरे शब्दों से ढके हुए घोड़े पर सवार था। दिव्य ड्रैगन ने अपनी पूंछ झटक दी, अपने चारों पंजे हिलाए और पलक झपकते ही पूरे भव्य हॉल के चारों ओर कुंडली बना ली। बूम। दिव्य ड्रैगन ने अपने पंजे फैलाए और कुंडली मारी हुई ड्रैगन के आकार का सुनहरा स्तंभ, जिसे 2 लोगों को गले लगाने की आवश्यकता थी, सुनहरे दिव्य ड्रैगन के सामने तोपों की तरह सीधे चूर-चूर हो गया। अच्छा, जैसा कि एक उत्कृष्ट मार्शल कौशल से उम्मीद की जाती है, ये वास्तव में दुर्जेय है। एज और ड्रैगन क्लॉ के 8 रूपों के साथ पूरा प्रयोग करने के बाद लिन युआन का चेहरा खुशी से चमक उठा। महाद्वीप पर मार्शल आर्टिस्टों का बोलबाला था। शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट देवताओं और राक्षसों के समान थे, जो तारों को तोड़ते और चंद्रमा को थामते हुए ब्रह्मांड को गतिमान करते थे। मार्शल आर्टिस्टों की साधना विधियों को साधना तकनीकों और मार्शल कौशल में विभाजित किया गया था।
सरल शब्दों में कहें तो खेती की तकनीकें वे विधियां थी जिनका उपयोग खेती करने के लिए किया जाता था। सच्ची चीज ऊर्जा प्राप्त करें और अपनी साधना के स्तर को बढ़ाएं। जहां तक मार्शल स्किल्स की बात है, वे ट्रुची का उपयोग करने के तरीके थे। चाहे वह साधना तकनीक हो या मार्शल कौशल, निम्न से उच्च क्रम में उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: नश्वर त्याग, पारलौकिक और संत प्रवेश। प्रत्येक रैंक को आगे 1 से 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। लिन युआन को यह नहीं पता था कि प्रथम श्रेणी की पारलौकिक अवधारणा कितनी शक्तिशाली होती है। हालांकि वह समझ गया था कि स्वर्गीय युआन राजवंश के शाही परिवार के भीतर सबसे शक्तिशाली साधना तकनीक त्याग युआन गुप्त संहिता केवल चौथी श्रेणी की नश्वर त्याग साधना तकनीक थी। और यहाँ तक कि यह चौथी श्रेणी की नश्वर त्याग साधना तकनीक भी एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए ग्रैंडमास्टर बनने के लिए पर्याप्त थी। क्षेत्र 9वीं श्रेणी की नश्वर त्याग से ऊपर ही कोई पारलौकिक स्तर तक पहुंच सकता है। कोई कल्पना कर सकता है कि ऐसी साधना तकनीक एक ऐसा खजाना थी जिसे शक्तिशाली ग्रैंडमास्टर भी हासिल करने की आशा नहीं कर सकते थे। इस सिस्टम के उत्पाद वाकई बेहतरीन थे। लिन युआन को बेहद संतुष्टि महसूस हुई। ये सोचते हुए लिन युआन ने सिस्टम पैनल खोला। मेजबान लिन युआन। पहचान 9वें दर्जे का गुट, स्वर्गीय युआन राजवंश का सम्राट। ताकत प्रथम श्रेणी ग्रैंडमास्टर। आह्वान के अवसर उपलब्ध हैं 3 बार। राजवंश के लिए उपलब्ध भाग्य 17254 अंक। सिस्टम पैनल को खोलना हालांकि यह थोड़ा अव्यवस्थित था, लेकिन एक नजर में ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। 3 बार बुलाने का मौका। 9वें रैंक के शिखर अधिकारी यू हुआटियन के बारे में सोचते हुए उन्होंने मार्शल आर्टिस्ट का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और वे 300 शिखर 8वें रैंक के थे। बेस ट्रिपो एजेंट। लिन युआन खुद को सम्मान जारी रखने के लिए बाध्य महसूस कर रही थी। सिस्टम पहला आह्वान शुरू करो। समय बर्बाद किए बिना लिन युआन ने अपनी आंतरिक उत्तेजना को शांत किया और गहरी आवाज में कहा। मेजबान को बधाई हो कि उन्होंने मिंग राजवंश के प्रसिद्ध जापानी विरोधी सेनापति क्यूई जिगुआन को उनके नेतृत्व में क्यूई परिवार की सेना के 4000 सैनिकों सहित आमंत्रित किया है। पहले आह्वान ने ही लिन युआन की आंखों में चमक ला दी। क्यूई जिगुआन मिंग राजवंश के प्रसिद्ध जापानी विरोधी सेनापति। क्यूई परिवार की सेना का नाम क्यूई जिगुआन के नाम पर रखा गया था और यह मिंग राजवंश की एक बहुत प्रसिद्ध सेना थी। क्यूई परिवार की सेना ने अपनी प्रसिद्धि के लिए सब सैन्य अनुशासन, पेशेवर प्रशिक्षण स्तर, पूर्वी एशिया में सबसे उन्नत उपकरण, 100 विजयों का युद्ध रिकॉर्ड और 100,000 से अधिक दुश्मन सैनिकों के सिर काटने के रिकॉर्ड पर भरोसा किया, जिसे 16वीं से 17वीं शताब्दी तक पूर्वी एशिया की सबसे मजबूत सेना के रूप में सराहा गया। और सिस्टम द्वारा बुलाई गई क्यूई परिवार की सेना, वो तो भयंकर बागों और वीरों की एक और भी सच्ची सेना थी। इतना ही नहीं, ची जिगुआन की शक्ति प्रथम श्रेणी के स्तर तक बढ़ गई, ग्रैंड मास्टर। लेकिन उनके अधीन 4000 क्यूई परिवार की सेना में सबसे कमजोर सैनिक भी 7वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट थे। 9वें रैंक के 4 और 8वें रैंक के 400 सैनिक थे। प्रत्येक व्यक्ति को ची परिवार की कृपाण से लैस किया गया था। क्यूई परिवार की 4000 सैनिकों वाली सेना आगे चलकर मंदार फॉर्मेशन नामक एक सैन्य संरचना में संयोजित हो सकती है, जिससे उनकी युद्ध शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। महाद्वीप पर तैनात ऐसी सेना एक तेज तलवार के समान थी। एक ग्रैंड मास्टर सेनापति और उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में मार्शल आर्टिस्टों को सैनिकों के रूप में इस्तेमाल करने की ऐसी ताकत किसी भी पड़ोसी शाही राजवंश के पास नहीं थी। क्यूई परिवार की सेना के साथ लिन युआन को लगा कि आखिरकार उसके पास विस्तार करने की योग्यता आ गई है। जारी रखो, रुको मत। लिन युआन के निर्देश प्राप्त होने पर सिस्टम ने एक बार फिर काम करना शुरू कर दिया। जूचू को आमंत्रित करने के लिए मेजबान को बधाई। सिस्टम की आवाज सुनकर लिन युआन की आंखें अचानक चमक उठी। ये टाइगर मार्कस निकला, जूचू। वह 3 राज्यों के काल में जनरल लुगु के अधीन शीर्ष वीर जनरलों में से एक और सबसे कुलीन रक्षक था। उन्होंने एक बार जनरल लुगु से युद्ध किया था और यहां तक कि मा चाओ को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। वह काओ परिवार की 3 पीढ़ियों की रक्षा के लिए जिम्मेदार था और शाही अंगरक्षकों का नेतृत्व करता था। वह बेहद वफादार था। उन्हें अक्सर पुरस्कार और उपाधियां प्राप्त होती थी। ठीक ही पिछली घटनाओं के बाद पूरे शाही महल में शाही रक्षकों के पास उन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई शक्तिशाली जनरल नहीं था और लिन युआन चैन से नहीं बैठ सकता था। टाइगर मार्कस बिल्कुल सही समय पर पहुंचा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइगर मार्कस जूचू चौथे दर्जे के ग्रैंड मास्टर थे। उसकी युद्ध क्षमता लिन युआन की वर्तमान शक्ति से भी कहीं अधिक थी। चौथे दर्जे का ग्रैंड मास्टर पहले से ही ग्रैंड मास्टर बनने की मध्य अवस्था में मौजूद था। क्षेत्र यहां तक कि 8वें दर्जे के गुटों में भी इस तरह की शक्तिशाली इकाई का अस्तित्व रीढ़ की हड्डी की तरह था। 9वें दर्जे के गुट में रखे जाने के कारण वे सर्वोच्च स्तर के प्राणी थे। जारी रखना। लगातार 2 शक्तिशाली सैन्य जनरलों को बुलाए जाने से लिन युआन कुछ हद तक उत्साहित हो गया। हालांकि इसमें अभी भी एक छोटी सी खामी थी। ये इनको आमंत्रित करने के लिए मेजबान को बधाई। ये बहुत अच्छा है। बुलाए गए अक्षर को सुनकर लिन युआन स्वयं को खड़े होने से रोक नहीं सका। अंततः एक रणनीतिकार का आगमन हुआ, एक ऐसा व्यक्तित्व जो सरकारी मामलों का प्रबंधन करने में सक्षम था। ये उपनाम ही दिया गया नाम जी। शिया राजवंश के अंत में कोनसान में जन्मे क्योंकि उनकी मां नदी के ऊपर रहती थी, इसलिए उन्होंने इनको अपने गोत्र का नाम दिया। ये चीन के प्रारंभिक शान राजवंश के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और विचारक थे और सबसे शुरुआती यादवादी हस्तियों में से एक थे। ईसा पूर्व 16वीं शताब्दी के आरंभ में ये निशान राजवंश के राजदान की सहायता करते हुए जिया राजवंश को नष्ट किया और शान राजवंश की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शोरबी को तिपाई से समायोजित करने और 500 स्वादों में सामंजस्य स्थापित करने के सिद्धांत का उपयोग करके दुनिया पर शासन करना लाओत्से ने एक बड़े राज्य पर शासन करना छोटी मछली पकाने जैसा है कहा था। अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्होंने आधिकारिक अनुशासन में सुधार किया और आम लोगों की भावनाओं की गहरी समझ हासिल की, जिससे प्रारंभिक शान राजवंश की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत समृद्ध हुई, राजनीति अपेक्षाकृत स्पष्ट और ईमानदार रही और शान राजवंश की राष्ट्रीय शक्ति तेजी से फली फूली। वह प्रधानमंत्री बनने के लिए एक दुर्लभ प्रतिभा के धनी थे और वह बिल्कुल वही प्रतिभा था जिसकी लिन युआन को इस समय जरूरत थी। इस समय पूरे शाही राजवंश में अधिकांश अधिकारियों को उसके द्वारा मृत्युदंड दिया जा चुका था। संपूर्ण शाही राजवंश का संचालन केवल सम्राट के रूप में उन पर निर्भर नहीं हो सकता था, इसलिए सभी स्तरों पर अधिकारियों की भी आवश्यकता थी। तीनों ड्यूक और अन्य लोग फिलहाल किसी तरह स्थिति को संभाले हुए थे। कम समय में विभिन्न क्षेत्रों से ऐसे अधिकारियों का चयन करना जो शाही राजवंश में हर पद के लिए उपयुक्त हों और शाही राजवंश के सामान्य संचालन को बहाल करने में सक्षम हों, ऐसा काम नहीं था जिसे तीनों ड्यूक और अन्य लोग कुशलतापूर्वक संभाल सकें। अहम बात यह थी कि सभी आमंत्रित पात्रों की लिन युआन के प्रति वफादारी सौरन थी। इसलिए लिन युआन को मामलों को सुरक्षित रूप से उन्हें सौंपने की सुविधा मिली, जबकि उन्हें स्वयं कुछ मामलों में उलझे बिना साधना करने के लिए अधिक समय मिल सका। आखिरकार ये एक शुमानुमा दुनिया थी जहां आपात शक्ति स्वयं के पास होती थी। किसी भी गुट के लिए जबरदस्त ताकत अपरिहार्य थी। दिन सिस्टम एक मुख्य मिशन जारी कर रहा है। अध्याय 19 साकुरा राजवंश। जिस प्रकार लिन युआन ने दरबार के सभा कक्ष में दानव महारानी सुकिंग का वध किया। साकुरा राजवंश में बहुत दूर, सैकड़ों मील दूर, शाही महल के अंदर। दरबार की सभा समाप्त होने के बाद सम्राट सुही सीधे शाही महल के भीतर स्थित एक निश्चित क्षेत्र की ओर चल पड़े। निश्चित भूमि शाही महल के सबसे भीतरी हिस्से में स्थित थी। ये साकुरा राजवंश के शाही महल के भीतर एक वास्तव में गुप्त स्थान था। यहाँ तक कि हिजड़े महल की दासियां और राजकुमार या राजकुमारियां जिन्होंने अभी तक अपनी जागीरें स्थापित नहीं की थी, वे भी बिना बुलाए प्रवेश करने का साहस नहीं करते थे। ये शाही महल के भीतर स्थित एक छोटा सा पहाड़ था। वो छोटा पहाड़ चेरी के पेड़ों से ढका हुआ था। जब हल्की हवा चली तो पूरे पहाड़ पर चेरी के फूल लहराने लगे। एक हल्की सी खुशबू हवा में फैल गई और पूरा छोटा पहाड़ किसी सपने जैसा और मायावी प्रतीत होने लगा। छोटे पहाड़ की चोटी पर एक धारा के किनारे एक फार्म हाउस का आनंद स्थित था। आंगन में सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने ड्रैगन का चोला पहना हुआ था और जिसकी त्वचा इतनी सुगठित थी कि उस पर उम्र बढ़ने के कोई निशान नहीं दिख रहे थे, एक साधारण रूप से घने चेरी के पेड़ के नीचे बैठा था जिसे दो लोगों को गले लगाना पड़ता था और अपने हाथ में रखे ताजे गुसूं के टुकड़े का ध्यानपूर्वक स्वाद ले रहा था। वह आ गया है, अंदर आओ। जब साकुरा सम्राट सुही प्रांगण से अभी 20 झांक दूर थे, तभी पहाड़ से एक मधुर सी आवाज सुनाई दी। पहाड़ पर रहने वाले उस बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में 100 झांक की दूरी से 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट साकुरा सम्राट सुही के निशान खोज निकाले थे। बूढ़े व्यक्ति की पुकार सुनकर साकुरा सम्राट सुही का शरीर कांप उठा और उनकी चाल कुछ अंशों से तेज हो गई। पुराने पूर्वज वह आपको नमस्कार करते हैं। छोटे से आंगन के द्वार की ओर तेजी से चलते हुए साकुरा राजवंश के सम्राट सुही ने वास्तव में स्वेच्छा से आंगन के भीतर मौजूद साधारण दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति को झुककर प्रणाम किया। लेकिन न तो बूढ़े व्यक्ति को और न ही साकुरा सम्राट सुही को कुछ भी गड़बड़ महसूस हुई। ये तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि यह बूढ़ा व्यक्ति साकुरा राजवंश का रक्षक था और एकमात्र ग्रैंड मास्टर था। क्षेत्र साकुरा राजवंश में एक सदी तक मार्शल आर्टिस्ट रहे सुबागा, वर्तमान शाही परिवार में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले और सबसे अधिक शक्ति रखने वाले प्राचीन पूर्वज के रूप में साकुरा सम्राट सुही का उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना सामान्य बात थी। हम चूंकि आप आ जाए हैं तो ये बात सबको बता देना कि इसमें सूप का स्वाद काफी खराब हो गया है। आज सूप बनाने वाले लोगों को बदल दो। सामग्री तो काफी अच्छी है, लेकिन उसकी सांद्रता पर्याप्त नहीं है। बस उसकी मात्रा दोगुनी कर दीजिए और सूप उबालने वाले लोगों को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आने वाले दिनों के लिए उन सभी सामग्रियों का उपयोग कीजिए। अभ्यास से उनके प्राण रक्त की शक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगी। सूप बागन ने उठते हुए साकुरा सम्राट सुही पर एक नजर डाली, अपने हाथ में पकड़े हुए सूप के कटोरे को नीचे रखा, अपने मुंह के कोने से लाल रंग का एक निशान पोंछा और लापरवाही से कहा, मैं अपने पूर्वज के आदेश का कड़ाई से पालन करूंगा।
उन दोनों की नजर में मात्र कुछ दर्जन या सैकड़ों लोगों का जीवन और मृत्यु कोई मायने नहीं रखती थी। ठीक है, चूंकि तुम इस बार आए हो, तो अगर कुछ कहना हो तो सीधे बोलो। ये बुजुर्ग पूर्वज लोगों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करते। ये जानते हुए कि साकुरा सम्राट सूर्य किसी कारण से ही आए होंगे, वृद्ध पूर्वज उनके साथ इधर-उधर की बातें करने को तैयार नहीं थे। हे पूर्वज, किन एक की आत्मा का दीपक बुझ गया है। बूम। जैसे ही साकुरा सम्राट सूर्य ने बोलना समाप्त किया, उनके सामने खड़े साधारण दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति से एक अद्वितीय आभा प्रकट हुई। उसके चारों ओर 100 झांग के दायरे में अंगीनचल के पेड़ लगातार झूम रहे थे और पंखुड़ियां चारों दिशाओं में उड़ रही थी। उसके सामने रखा हुआ भूसू का कटोरा तुरंत चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े उछले और उसके सामने खड़े विशाल चेहरे के पेड़ में गहराई तक धंस गए। क्या कहा आपने? इस समय वृद्ध पूर्वज द्वारा प्रदर्शित सौहार्द पूरी तरह से गायब हो चुका था। अंत में केवल अंतहीन क्रूरता ही शेष रह गई। सुकिन, साकुरा राजवंश की सबसे बड़ी राजकुमारी होने से कहीं अधिक सरल व्यक्तित्व थी। वह साकुरा राजवंश की वह मार्शल आर्टिस्ट भी थी जिनसे ग्रैंडमास्टर बनने की सबसे अधिक उम्मीद थी। राज्य और उन्हें उम्मीद थी कि वे अगले एक शताब्दी तक साकुरा राजवंश की रक्षा करने की जिम्मेदारी संभालने के लिए उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। वह तियान संप्रदाय की बाहरी संप्रदाय की शिष्या भी थी। तियान संप्रदाय एक महासंप्रदाय था जिसने पूरे होकाइडो में 10 लाख के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था और पूरे महाद्वीप था और पूरे महाद्वीप में भी ये एक महाशक्ति थी जिसे तृतीय श्रेणी में स्थान दिया जा सकता था। पूरे होकाइडो में लगभग 100 शाही राजवंश अपने चरम पर थे। इनमें से 9 सबसे शक्तिशाली महाशाही राजवंश तियान संप्रदाय की सहायक सेनाएं थी। बाकी के तो पास तियान संप्रदाय की सहायक सेना बनने की योग्यता भी नहीं थी। यदि सुकिन उनमें से एक आंतरिक संप्रदाय की शिष्या बन जाती तो इससे साकुरा राजवंश को अपार लाभ होता। इतना ही नहीं, सुकिन भी उनकी सर्वोच्च साधना पात्र थी। जब तक सुकिन ने ग्रैंडमास्टर के पद तक पहुंचने में सफलता प्राप्त नहीं करी, वह सुकिन का उपयोग करके चौथे दर्जे के ग्रैंडमास्टर के पद तक पहुंच सकता था और उनकी उस जीवन अवधि को जो पहले से ही लगभग समाप्त हो चुकी थी, एक बार फिर से बढ़ा दे। और यही कारण था कि जब सुकिन ने शुरू में स्वर्गीय युवान राजवंश के विनाश को अस्थायी रूप से स्थगित करने और ग्रैंडमास्टर को फांसी देने के लिए स्वर्गीय युवान राजवंश जाने का प्रस्ताव रखा, तो उसने सुकिन का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। सफलता की योजना। अब साकुरा सम्राट सूर्य अचानक आकर उन्हें ये बताने लगी कि सुकिन का आत्मा दीपक बुझ गया है और उनकी मृत्यु हो गई है। वह भला इसे कैसे सहन कर सकता था? मेरे लिए सेना भेजो और इस स्वर्गीय युवान राजवंश का सफाया करो। इनका सफाया कर दो। मैं चाहता हूं कि स्वर्गीय युवान राजवंश में खून की नदियां बहें। इस समय बूढ़े व्यक्ति की आंखें पूरी तरह से लाल थी और उनका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उनके पहले वाले सौम्य स्वभाव का कोई निशान नहीं बचा था। वह इतना गुस्से में था कि पैर पटकने को तैयार था। किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए ग्रैंडमास्टर का दर्जा हासिल किए बिना साधना करना उस क्षेत्र में उनके जीवन को लंबा करना बिल्कुल असंभव था। दैनिक साधना के कारण उनका शरीर कमजोर हो जाता और उनकी जीवन अवधि कम हो जाती। एक साधारण शिखर के लिए 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट का 80 साल तक जीवित रहना अपने आप में काफी उल्लेखनीय था। अन्य मार्शल आर्टिस्टों की जीवन अवधि तो और भी कम थी। एक बार जब वे ग्रैंडमास्टर स्तर पर पहुंच जाते थे, तो मार्शल आर्टिस्ट अपना जीवन 120 वर्षों तक बढ़ा सकते थे। ग्रैंडमास्टर के 9वें रैंक पर प्रत्येक रैंक को पार करने से व्यक्ति की आयु 10 वर्ष तक बढ़ सकती है। यदि कोई महान ग्रैंडमास्टर तक पहुंचने में सफल हो जाए, उस दायरे में वे अपना जीवन 300 साल तक भी बढ़ा सकते थे। वास्तव में मार्शल आर्टिस्टों के युद्ध में हताहत होना अपरिहार्य था। जो लोग शांतिपूर्वक वृद्धावस्था में मर सकते थे, वे अत्यंत ही कम थे। क्योंकि वृद्ध पूर्वज जीवन रक्षा के दांव में पारंगत थे और शायद ही कभी दूसरों से लड़ते थे, और इसके अलावा प्रतिदिन शिशुओं, युवतियों और असंख्य मार्शल आर्टिस्टों की जीवनदायी रक्त से उबले हुए इस मिसो सूप का सेवन करते थे, इसलिए वे 120 वर्ष तक जीवित रहने में सफल रहे थे। हालांकि तृतीय रैंक ग्रैंडमास्टर उसका क्षेत्र उसे लगभग 20 साल और जीने के लिए पर्याप्त था, वह यूं ही मरना नहीं चाहता था। वह एक कदम और आगे बढ़ना चाहता था, चौथे दर्जे का ग्रैंडमास्टर बनना चाहता था और अगले 10 साल तक अपने भाग्य को जीना चाहता था। फिर तियान संप्रदाय के एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में सुकिन की पहचान पर भरोसा करते हुए वह दुर्लभ आध्यात्मिक औषधि, दीर्घायु के लिए औषधीय गोली और अन्य खजाने प्राप्त कर सकता था जिससे उसका जीवन लंबा हो सके। शायद उसे महान ग्रैंडमास्टर की एक झलक भी देखने को मिल जाए, ग्रैंडमास्टर से भी ऊपर का क्षेत्र। लेकिन अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। इससे भला वह पागल क्यों नहीं हो जाएगा? पुराने पूर्वज, प्राचीन पूर्वज के आभा दबाव के तहत 100 झांग के दायरे में मौजूद चेहरे के पेड़ एक गर्जना के साथ चटक गए और फट गए। सम्राट साकुरा सूर्य की बात करें तो यद्यपि वे 9वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट थे, फिर भी ग्रैंडमास्टर के दबाव में वे बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पा रहे थे। वे जमीन पर धंसे हुए थे, कमर सीधी करने में लगभग असमर्थ थे, उनका चेहरा लाल हो गया था और वे मुश्किल से कराह रहे थे। पफ। अपने नीचे साकुरा सम्राट सूर्य की दयनीय स्थिति को देखकर वृद्ध पूर्वज ने कुछ देर तक अपना गुस्सा निकालने के बाद अंततः अपनी आभा को नियंत्रित किया। अत्यधिक दबाव हटने के बाद साकुरा सम्राट सूर्य ने मुंह भर ताजा खून थूका, लेकिन उन्हें काफी बेहतर महसूस हुआ। हे पूर्वज, कृपया निश्चिंत रहें, मैं तुरंत वापस जाकर सीमावर्ती सेना को स्वर्गीय युवान राजवंश पर आक्रमण करने का आदेश दूंगा। स्वर्गीय युवान राजवंश अब एक छलनी की तरह हो गया है। न केवल जेनडोंग के जनरल ली वे हमारे आदमी हैं, बल्कि इसके भीतर भी कई परिवारों ने हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। जब तक हमारी साकुरा सेना हमला करती रहेगी, हम आसानी से जेनडोंग शहर को घेर कर यांजों पर कब्जा कर लेंगे। हमारी घुड़सवार सेना सीधे ड्रैगन के गढ़ पर हमला करके यांजों में प्रवेश कर सकेगी, जो स्वर्गीय युवान राजवंश का गढ़ है। त्यान युवान शाही शहर पर आसानी से कब्जा कर लिया और उसके पुत्री नहीं सम्राट को पकड़ लिया। साकुरा सम्राट सूर्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे की योजना को इस तरह से बोल दिया मानो उन्होंने इसका अनगिनत बार अभ्यास किया हो। अध्याय 20 सीमावर्ती सेना का विद्रोह और उग्र निगाहें। दिन सिस्टम ने एक मुख्य मिशन जारी किया है। साकुरा राजवंश ने आक्रमण कर दिया है। सीमा रक्षक ग्रैंड जनरल और परिवार के कई सदस्यों ने विद्रोह कर दिया है। शाही गरिमा की रक्षा करो और विद्रोह को दबाओ। सेना को एक ही बार बुलाए जाने का अवसर मिलेगा। देर रात शाही महल के भीतर लिन युआन की ग्रैंडमास्टर बनने की उपलब्धि की खुशी अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी कि उसे सीमावर्ती सेना के विद्रोह की खबर मिली। सिस्टम द्वारा दिए गए संकेतों और पुरस्कारों को देखते हुए लिन युआन हल्के से मुस्कुराया और उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसने अपने मन में सब कुछ पहले ही हिसाब लगा लिया था। उसने अभी महारानी और प्रधानमंत्री की हत्या की थी और शाही दरबार का पुनर्गठन भी अभी तक नहीं हुआ था। पूरे शाही राजवंश के क्षेत्रों का पुनर्गठन तो दूर की बात है। इस बार साकुरा राजवंश का आक्रमण वास्तव में परीक्षण का एक अवसर था। संभवतः रास्ते में परिवार के विद्रोही सदस्य और अधिकारी पहले से ही सम्राट के खिलाफ मार्च करने के लिए विद्रोही सेना में शामिल होने के लिए उत्सुक होंगे। बिल्कुल सही समय पर एक ही झटके में तुम सबको खत्म करने के लिए। और मुझे एक और आह्वान का अवसर मिल सकता है। एक बार आह्वान करने के लिए लिन युआन को उपलब्ध शाही राजवंश के 20,000 रन खर्च करने पड़ते थे। भाग्य शाही राजवंश की शक्ति और प्रभाव के विस्तार के साथ भाग्य भी बढ़ता जाएगा। शाही राजवंश का उपयोग करते हुए नागरिक और सैन्य अधिकारियों या यहां तक कि सेनाओं को बुलाने का सौभाग्य भी शाही राजवंश के लिए कोई बाधा नहीं बनता। भाग्य में गिरावट आएगी। वर्तमान में लिन युआन के पास शाही राजवंश के केवल 10,000 से कुछ अधिक रन ही उपलब्ध थे। भाग्य जो एक आह्वान को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। नागरिक और सैन्य अधिकारी और यहां तक कि सिस्टम से बुलाई जा सकने वाली सेनाएं लिन युआन के लिए इस दिन दुनिया में खुद को स्थापित करने की सबसे बड़ी पूंजी थी और स्वाभाविक रूप से उसे इस अवसर का लाभ उठाना ही था। अगले दिन कल के रक्तपातपूर्ण नरसंहार का अनुभव करने के बाद भोर होने से पहले शीर्ष दरबारी मंत्री दरबार की सभा के लिए भव्य हॉल में प्रवेश कर गए। खाली पड़े भव्य हॉल को देखकर ग्रैंड चीटर झाओ मुझी ने एक गहरी भरी, उन्हें थोड़ा अटपटा लग रहा था। लेकिन तुरंत बाद अदालत में पेश होने से पहले मेरी खबर के बारे में सोचते हुए उनका चेहरा चिंता से भर गया। महाराजा गए हैं। जैसे ही हिजरा वेई की तीखी चुभने वाली चीख गूंजी, लिन युआन की आकृति ड्रैगन सिंहासन पर प्रकट हुई। लिन युआन के ठीक पीछे हिजरा वेई के अलावा 3 और लोग भी थे। ये तीनों लोग कौन हैं? वीर उत्सुकता से लिन युआन के पीछे चल रहे लोगों को देख रही थी। उनके चेहरों पर हैरानी के भाव झलक रहे थे। लेकिन उस समय किसी ने भी सवाल पूछने के लिए आवाज नहीं उठाई। लिन युआन के आगमन को देखते हुए नागरिक और सैन्य दोनों विभागों के असंख्य मंत्री दो अलग-अलग पंक्तियों में खड़े हो गए। ये तीनों रानियां दो बिना झुके सबके सामने खड़ी रहीं। हालांकि झाओ मुझी के पीछे के अधिकारी कुछ हद तक नाखुश थे, लेकिन ये देखकर कि झाओ मुझी सहित तीनों चुप रहे और लिन युआन की शान से डरे हुए किसी ने भी इस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। महामहिम, यान प्रांत से एक अत्यावश्यक सूचना। यान प्रांत की पूर्वी दमन सेना के जनरल ली वेई ने पूर्वी दमन सेना के 100,000 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विद्रोह कर दिया है और अब साकुरा राजवंश की विशाल सेना हमारे राजवंश के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। दोनों पक्षों के संयुक्त बलों के साथ कुल मिलाकर 200,000 से अधिक सैनिक हैं। रास्ते में पड़ने वाले शहरों ने बहुत कम प्रतिरोध दिखाया और यहां तक कि परिवार के काफी सदस्य भी उनके साथ शामिल हो गए। सीधे अंदर जाते हुए अनुमान है कि अगले 2 दिनों में वे हमारे शाही शहर के नीचे तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। महामहिम, हमारा स्वर्गीय युवान राजवंश गंभीर खतरे में है। गुरु झाओ मुझी चिंता और क्रोध से भरे चेहरे के साथ आगे बढ़े। महामहिम ने बड़ी मुश्किल से महारानी और प्रधानमंत्री को वश में कर लिया था और शाही सत्ता को अपने हाथों में वापस ले लिया था, लेकिन अब सीमा पर विद्रोह और एक शत्रु राष्ट्र का आक्रमण हो गया था। ग्रैंड ट्यूटर के शब्द समाप्त होते ही मंत्रियों का पूरा दरबार हंगामा करने लगा। क्या सीमा सेना का सेनापति वास्तव में दुश्मन के पाले में शामिल हो गया था? साकुरा राजवंश बड़े पैमाने पर आक्रमण कर रहा था और उस क्षेत्र के कई परिवार के सदस्य साकुरा राजवंश में शामिल हो गए थे। 200,000 सैनिकों की एक सेना सीमा पर धावा बोलने ही वाली थी। सीमावर्ती सेना एक विशिष्ट बल थी जिसने स्थानीय सैन्य टुकड़ियों को आसानी से कुचल दिया था और यहां तक कि शाही शहर की रक्षा करने वाले सम्राट के 12 रक्षकों का भी मुकाबला कर सकती थी।
इसके अलावा चूंकि वे सीमावर्ती सैनिक थे, इसलिए उनकी उग्र और वीर छवि और भी अधिक तीव्र थी। एक बार जब उन्हें शाही राजवंश के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई, तो वास्तव में एक भी झड़प में उनका कोई मुकाबला नहीं होगा। वे आसानी से शाही शहर के नीचे तक पहुंच सकते थे। स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय युवान राजवंश के पास केवल इतनी ही छोटी सेना नहीं थी, लेकिन स्वर्गीय युवान राजवंश के आसपास अभी भी अन्य शाही राजवंश थे जिनसे बचाव करना आवश्यक था, जिसके कारण सैनिकों को वापस बुलाना पूरी तरह से असंभव था। शाही शहर के भीतर वर्तमान में सम्राट की अपनी सेना के केवल 120,000 सैनिक ही इसकी रक्षा कर रहे थे। यदि वे शाही शहर को बचा भी लेते, तो शेष शहरों को लूट लिया जाना तय था। मंत्रियों को सकुरा राजवंश की प्रकृति की भली भांति समझ थी। वे उन्हें शाही राजवंश की विशाल भूमि पर अंधाधुंध लूटपाट करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दे सकते थे। ये खबर सुनते ही कई मंत्री भी घबरा गए। मौन। हिजरा बे ने जोर से चिल्लाया, जिससे नीचे मौजूद भीड़ ने बारी-बारी से अजगर सिंहासन पर सीधे बैठे लिन युआन की ओर देखा। साकुरा राजवंश ने हमारे स्वर्गीय युवान राजवंश का उल्लंघन करने का साहस किया है, वे तो सीधे-सीधे मौत को दावत दे रहे हैं। लिन युआन की आंखों में ठंडक सी दौड़ गई और उसके शरीर से एक सुनहरा अजगर निकला। उसकी हत्या करने की मंशा आसमान को घेर रही थी। इससे निचली अदालतों के मंत्री तुरंत शांत हो गए। महामहिम, ये सेनापति अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए एक अभियान पर जाने के लिए शाही आदेश का अनुरोध करता है। मैं निश्चित रूप से आक्रमणकारी शत्रु सेनाओं को रोककर उनका सफाया कर दूंगा। नीचे युद्ध कवच पहने और कमर पर किवी परिवार की लंबी तलवार बांधे हुए किवी जिगवान ने गुस्से से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और तुरंत एक अभियान पर जाने की अनुमति मांगी। इस दुनिया में आने के बाद किवी जिगवान और अन्य लोगों को भी इस दुनिया के बारे में बुनियादी जानकारी दी गई थी। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि ये तथाकथित सकुरा राजवंश उन जापानी समुद्री डाकुओं से बहुत अलग नहीं था जिनका सामना उन्होंने पहले किया था। तुच्छ बदमाश महामहिम की राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करने का साहस करते हैं। उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। हालांकि उसके पास केवल 4000 किवी परिवार की सेना के सैनिक थे, फिर भी उसे इतना आत्मविश्वास था कि वह जापानी समुद्री डाकुओं जैसी दिखने वाली उन सेनाओं को अपनी तलवार के नीचे काट डालेगा। भव्य हॉल में मौजूद असंख्य मंत्रियों ने उस महान व्यक्ति पर अपनी निगाहें गड़ा दी, जिसने अपनी बात रखी थी। ये कौन है? हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये सेनापति महाराज के पीछे-पीछे आया है, इसलिए एक बार फिर महाराज की गुप्त सेनाओं में से एक होना चाहिए। जनरल के शरीर से निकल रही गुर्जर आभा को देखकर वीर के मन में भी तरह-तरह के अनुमान थे। ये है जनरल ची जिगवान। उनके नेतृत्व में किवी परिवार की सेना के 4000 सैनिक वास्तव में बहादुर और युद्ध में परखे हुए सैनिक हैं। सभी की निगाहें महसूस करते हुए लिन युआन मुस्कुराए और वीर से उसका परिचय कराया। नाम किवी जिगवान। मार्शल दाव साधना, प्रथम श्रेणी की ग्रैंडमास्टर क्षेत्र विशेषज्ञ। नियंत्रित बल 4000 किवी परिवार की सेना। निष्ठा 100। ये सेनापति एक शाही फरमान की मांग करता है। लिन युआन को काफी देर तक चुप देखकर किवी जिगवान ने एक बार फिर कमीशन का अनुरोध करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। उसकी युद्ध की भावना उबल रही थी। इस जनरल का साहस सराहनीय है, लेकिन क्या 4000 सैनिक कुछ कम नहीं है? विरोधी सेना के पास पूरे 200,000 और उससे भी अधिक सैनिक हैं। बगल में खड़े गुरु कियांग ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, 4000 सैनिकों के साथ क्या ये निश्चित रूप से मौत की ओर नहीं जा रहा है? महाराज, आपको ऐसा अहंकारी और घमंडी व्यक्ति कहां से मिला? मेरे अधीन तैनात सैनिक उन लोगों से कैसे तुलनीय हो सकते हैं जो केवल बेतरतीब ढंग से संख्या पूरी करने के लिए भर्ती किए गए हैं? अगर इनकी संख्या केवल 4000 भी हो, तो यह काफी है। कि जिगवान ने गुस्से से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अनजाने में ही ग्रैंडमास्टर की आभा को मुक्त कर दिया। उसके शरीर से क्षेत्र अलग हो गया। जिन अधिकारियों को अभी भी संदेह था, उन्हें तुरंत तक दबाया गया जब तक उनकी कमर झुक नहीं गई। ये ग्रैंडमास्टर का एक विशेषज्ञ है। क्षेत्र। क्या हमारे स्वर्गीय युवान राजवंश में अभी भी कोई ग्रैंडमास्टर सत्ता संभाले हुए है? पहले ही क्षण में वीर में गुस्से का कोई निशान नहीं दिखा, बल्कि वे कुछ हद तक उत्साहित हो गए। उनके अपने शाही राजवंश में एक ग्रैंडमास्टर सत्ता की बागडोर संभाले हुए थे। ग्रैंडमास्टर स्तर का एक मार्शल आर्टिस्ट हवा में भी उड़ सकता था और उनके हमलों की मारक क्षमता 9वीं रैंक के मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में दर्जनों गुना अधिक थी। अचानक हमले की स्थिति में वे 10,000 सैनिकों के बीच से दुश्मन सेनापति का सिर आसानी से धड़ से अलग कर सकते थे। बिना हमला किए ही दुश्मन की सेना में अराजकता पैदा करना। उस समय तक सम्राट के 12 रक्षकों को लामबंद करके हमला करने से निश्चित रूप से चमत्कारी परिणाम होंगे। ये सोचते ही भीड़ की निगाहें ची जिगवान की ओर भड़क उठी। निर्णायक ग्रैंड जनरल को इस समय कुछ असहज महसूस हो रहा था।